के साथ भोज कक्ष में लटकी हुई सुलेख की ओर चल पड़ा। उसे सुलेख में खास दिलचस्पी नहीं थी, लेकिन दूर से देखने पर सुलेख बहुत ही सुंदर और जीवंत लग रहा था, इसलिए वह जाकर उसे देखना चाहती थी। ये देखकर जियाओ यीफेंग ने बिना किसी झिझक के उनका अनुसरण किया। उन्हें सुलेख में बिल्कुल भी रुचि नहीं थी, लेकिन उन्हें किन युनहान और मू झाओझाओ में बहुत रुचि थी। सुलेख की प्रशंसा करते हुए किन युनहान और मू झाओझाओ कभी कभी प्रशंसा और सम्मान के शब्द फुसफुसाते थे। जब जियाओ यीफेंग उन दोनों के पास पहुंचा तो उसने बीच में ही कहा, दाओ, इन किरदारों को इतनी खूबसूरती से लिखा गया है कि वे सचमुच महान गुरु की उपाधि के योग्य हैं। अरे गंवार, तुमने शायद ज्यादा पढ़ाई भी नहीं की है, क्या तुम्हें लगता है कि तुम्हें सुलेख के बारे में कुछ पता है? किन युनहान ने दाओ से तिरस्कारपूर्वक कहा, मैंने ज्यादा किताबें नहीं पढ़ी हैं, लेकिन मैं फिर भी लिख सकता हूँ और मुझे लगता है कि मैं काफी अच्छा लिखता हूँ। जियाओ यीफेंग ने शेखी बघारी। कोई तुम्हारी बात पर विश्वास नहीं करेगा, किन युनहान ने उपहास उड़ाते हुए कहा। छोटे दोस्त, क्या तुम भी सुलेख जानते हो? मुकोन पास ही था और शियाओ यीफेंग की बातें सुनकर दाओ से पूछने आया। जी हाँ, जियाओ यीफेंग ने सिर हिलाया, लेकिन मेरी लिखावट ब्रश से नहीं बल्कि तलवार से लिखी जाती है। मुकोन की उत्कृष्ट सुलेख कृतियों को यहाँ देखकर जियाओ यीफेंग निश्चित रूप से किसी विशेषज्ञ के सामने अपने कौशल का प्रदर्शन करने की हिम्मत नहीं करेगा, इसलिए वह अपनी प्रतिभा को किसी और तरीके से प्रदर्शित करना चाहता था। उन्होंने कई वर्षों तक मार्शल आर्ट का अभ्यास किया था और तलवार चलाना उनके लिए उतना ही आसान था जितना हाथ चलाना। तलवार से लिखना कलम से लिखने जैसा ही था, हालांकि इसे आम लोगों के लिए भी एक अनोखा कौशल माना जाता है। तलवारबाजी के साथ मिलकर ये दर्शकों को निश्चित रूप से आश्चर्यचकित कर देगा। ओह, मुकोन ने आश्चर्य से कहा। वह कुछ साथी सुलेखकों को भी जानता है, जिनमें से कुछ ऐसे विलक्षण प्रतिभा वाले लोग हैं जो सुलेख लिखने के लिए ब्रश का उपयोग नहीं करते हैं। हालांकि उनमें से किसी ने भी सुलेख लिखने के लिए तलवारों का इस्तेमाल नहीं किया था। जियाओ यीफेंग की बातें सुनकर उसे बहुत दिलचस्पी हुई और वह इसे ठीक से समझना चाहता था। बूढ़े गुरु मू, क्या आप कृपया मुझे एक तलवार दिला सकते हैं? इसका वजन कम से कम 30-15 किलो होना चाहिए, जितना भारी हो उतना अच्छा, जियाओ यीफेंग ने विशेष रूप से अनुरोध किया। उसके लिए यह मायने नहीं रखता था कि उसने शब्द लिखने के लिए किस तरह की तलवार का इस्तेमाल किया। बात सिर्फ इतनी सी है कि बड़ी तलवार का इस्तेमाल करना ज्यादा मुश्किल और अधिक परिष्कृत लगता है। ये सुनकर मुकोंग और भी ज्यादा हैरान हो गया। इतनी भारी तलवार को पकड़ना ही बेहद मुश्किल होगा, लिखने के लिए इस्तेमाल करना तो दूर की बात है। ये काम बहुत कठिन होगा। मुकोंग को शियाओ यीफेंग के प्रदर्शन का बेसब्री से इंतजार था। ठीक है, आज दादा मू का जन्मदिन है, जो बहुत ही शुभ दिन है। तलवार के साथ नृत्य करना थोड़ा अशुभ लगता है, वांग हाओरान ने जानबूझकर मुकोंग की बात काटते हुए कहा। ये मुकोंग हिचकिचाया। जैसे जैसे आपकी उम्र बढ़ती है, आप और अधिक सतर्क हो जाते हैं। तलवारों की खड़खड़ाहट और लड़ाई झगड़े से भरा जन्मदिन का बोझ निश्चित रूप से शुभ संकेत नहीं है। ये तो बस तलवारबाजी और सुलेख है, लड़ाई नहीं। इसमें अशुभ क्या है? जियाओ यीफेंग ने वांग हाओरान की ओर देखा। वह काफी असंतुष्ट थी। वह तुम्हारे दादा नहीं है, इसलिए जाहिर है कि तुम इसे कोई बड़ी बात नहीं समझते। किन युनहान ने देखा कि शियाओ यीफेंग बहुत नाराज थी और वांग हाओरान की ओर से जवाब देने से खुद को रोक नहीं पाई। दादाजी, मुझे भी लगता है कि तलवार नृत्य करना ठीक नहीं है। इसे भूल जाए। अगर हमें सच में सुलेख का प्रदर्शन करना है तो हम ब्रश का इस्तेमाल कर सकते हैं, जो उतना ही अच्छा है। मू झाओझाओ को अपने दादाजी की ज्यादा फिक्र थी, इसलिए उसने दाओ को मनाने के लिए अपनी बात रखी। ये बात समझ में आती है। अपनी प्रिय पोती को बोलते देख मुकोंग ने शियाओ यीफेंग से सुलेख का प्रदर्शन करवाने का विचार तुरंत छोड़ दिया। उन्होंने जियो यीफेंग दाओ की ओर देखा। मेरे युवा मित्र, तलवार की जगह कलम का इस्तेमाल क्यों न करें? मुझे तलवार से सुलेख लिखने की आदत है, ब्रश से वो भाव नहीं आता, इसलिए मैं यह नहीं करूंगा। जियाओ यीफेंग ने बहाना बनाया, लेकिन बोलते हुए उसने वांग हाओरान को कई बार नाराजगी से घूरा। डिंग, होस्ट ने मुख्य किरदार को ब्लॉक कर दिया। जियाओ यीफेंग के पहनावे ने उसे 200 खलनायक अंक दिलाए। मुख्य किरदार का हेलो -10, होस्ट का खलनायक हेलो जोड़े 0। वांग हाओरान को ढेरों पुरस्कार मिले और वह बहुत प्रसन्न हुआ। फिर वह कुछ कदम आगे बढ़ा, अपने चारों ओर की सुलेख कृतियों पर एक नजर डाली और अचानक दाओ की प्रशंसा की। दादा मू की सुलेख कला प्राचीन और आधुनिक दोनों शैलियों की खूबियों को समाहित करती है, जिससे उसकी अपनी एक अनूठी शैली का निर्माण होता है। मैं वास्तव में उनकी प्रशंसा करता हूँ। हाओरान, क्या तुम्हें सुलेख भी आता है? मुकोंग ने पूछे बिना नहीं रह सकी। महान गुरु के सामने मैं ये दावा करने की हिम्मत कैसे कर सकता हूँ कि मैं समझता हूँ? वांग हाओरान ने कुछ क्षण के लिए विनम्रता से कहा, फिर जल्दी से विषय बदल दिया। हालांकि मैंने सुलेख में भी हाथ आजमाया है, जैसे कि नियमित लिपि के 4 महान उस्तादों की रचनाएं, सोंग राजवंश के 4 उस्तादों की रचनाएं और वे सुलेखक जिन्होंने सीधी लिपि और घुमावदार लिपि में महत्वपूर्ण उपलब्धियां हासिल की हैं। मैंने उनकी कम से कम 1000 बार नकल की है और मेरा मानना है कि मैंने उनका सार सीख लिया है। अध्याय 83 ने पूरे दर्शकों को चौंका दिया। हे, हाओरान की बातें तो काफी घमंडी हैं, मुकोंग ने हंसते हुए कहा। स्पष्टतः उन्हें इस पर विश्वास नहीं था और वे इसे थोड़ा कमतर भी समझते थे। सुलेख सीखना आसान है, लेकिन इसमें महारत हासिल करना मुश्किल है, खासकर आधुनिक समाज में जहां लोग बॉलपॉइंट पेन से लिखने के आदी हैं, तो वे ब्रश से सुलेख करने के आदी कैसे हो सकते हैं? मुकोंग ही नहीं, बल्कि किन युनहान, मू झाओझाओ और अधिकांश अन्य अतिथि भी वांग हाओरान को संदेह की नजरों से देख रहे थे। वहां मौजूद एकमात्र व्यक्ति जिसे वांग हाओरान पर वास्तव में भरोसा था, वह वांग जियांग था। उनके इस भरोसे का कोई कारण बताने की जरूरत नहीं थी, उन्हें बस लगता था कि उनका बेटा बहुत ही शानदार है। क्या आपके पास लिखने का कोई सामान है? वांग हाओरान ने मुकोंग के हाव भाव को देखा, लेकिन कोई बहस नहीं की। उसने सीधे दाओ से पूछा, मैं इन चीजों को अपने साथ हर जगह ले जाता हूँ। मुकोंग ने तुरंत किसी को लिखने के लिए ब्रश, स्याही, कागज और स्याही के पत्थर लाने के लिए भेजा। भोजगृह में रखी एक मेज को साफ करें और उसे कागज से ढक दें। मेहमान चारों ओर जमा हो गए, सबकी निगाहें वांग हाओरान पर टिकी हुई थीं। https:// कलम और कागज तो तैयार हैं, लेकिन स्याही अभी तक पीसी नहीं गई है। वांग हाओरान मू झाओझाओ के पास गए, एक प्यारी सी मुस्कान बिखेरी और दाओ से पूछा, क्या आप अपने कोमल हाथों से मेरे लिए स्याही पीस सकते हैं? स्याही पीसना भी एक कुशल कार्य है। मुकोंग निश्चित रूप से इस कला में कुशल है, लेकिन उससे स्याही को पीसने का काम करवाना कुछ हद तक अनुचित है। मू झाओझाओ ने बचपन से ही सुलेख का अध्ययन किया है और इसमें उन्हें काफी अनुभव होना चाहिए, वह सबसे उपयुक्त उम्मीदवार हैं। जरूर। मू झाओझाओ वांग हाओरान के प्रति बहुत मित्रवत थे, इसलिए उन्होंने इस अनुरोध को तुरंत मान लिया। कुछ ही समय में स्याही को पीस लिया गया। वांग हाओरान ने अपना ब्रश उठाया, उसे स्याही में
डुबोया और तुरंत कागज पर लिखना शुरू कर दिया। अजगर की चाल की तरह सुरुचिपूर्ण और गतिशील पात्र कागज पर उभर आते हैं। ध्यान से देखने पर इस पर लिखावट दिखाई देती है। योंगहे के 9वें वर्ष में, जो कि गुइचोउ का वर्ष है, वसंत ऋतु के अंत में हम शुद्धिकरण अनुष्ठान करने के लिए शानिन कुआइजी में स्थित ऑर्किड मंडप में एकत्रित हुए। युवा और बुजुर्ग सभी विशिष्ट अतिथि एकत्रित हुए। कुछ ही समय में 324 शब्दों का एक लेख पूरा हो गया। वांग हाओरान ने लिखना बंद नहीं किया, बल्कि एक नया कागज उठाया और फिर से लिखना शुरू कर दिया। पिछला लेख रनिंग स्क्रिप्ट में लिखा गया था, लेकिन नए लेख में कर्सिव स्क्रिप्ट का उपयोग किया गया है। कुछ मिनट बाद एक और लेख पूरा हो गया। इसे कागज की नई शीट से बदल दें। इस बार ये सुलेख की एक और शैली है। आसपास मौजूद हर कोई सुलेख से पूरी तरह मंत्रमुग्ध था और समय का पता ही नहीं चला। लगभग आधे घंटे बाद वांग हाओरान ने अपने अंतिम लेख का आखिरी शब्द लिखा। स्याही गिरी और ब्रश रुक गया। जमीन पर नजर डालने पर पता चला कि वहां पहले से ही 1 दर्जन से अधिक बड़े कागज के पन्ने बिछे हुए थे। कागज की प्रत्येक शीट पर उत्कृष्ट सुलेख है और प्रत्येक की अपनी अनूठी शैली है। अपनी ग्रैंडमास्टर स्तर की सुलेख कला के साथ वांग हाओरान को इन उत्कृष्ट कृतियों की नकल करना अविश्वसनीय रूप से आसान लगता है। मुकोन की निगाहें जमीन पर खुदी हुई सुलेख पर पड़ी और वह पूरी तरह से स्तब्ध, अवाक रह गया। वांग जिजी की ऑर्किड पवेलियन की प्रस्तावना, ओयांग जुन की 36 सुलेख विधियां, यान झेंकिंग का मागो अमरवेदी का वृतांत, हुआइसू की आत्मकथा, लियू गोंगक्वान का लेडी सू के लिए समाधि लेख, सुशी का क्षितिज पर काले बादलों का परिशिष्ट। ये सुलेख संबंधी कृतियां मुकोन के लिए अत्यंत परिचित थीं, क्योंकि ये सभी प्रसिद्ध सुलेखकों की उत्कृष्ट कृतियां थीं। जब उन्होंने पहली बार सुलेख सीखना शुरू किया तो उन्होंने अतीत के सुलेख उस्तादों की नकल करके शुरुआत की। अंततः उन्होंने कई उस्तादों की खूबियों को आत्मसात किया और अपनी खुद की अनूठी शैली विकसित की। वांग हाओरान द्वारा रचित सुलेखीय रचनाएं भावना और शैली दोनों ही दृष्टियों से मूल लेखक के बेहद करीब हैं। अगर आप वांग हाओरान की सुलेख को मूल लेखक की सुलेख के साथ साथ रखें और केवल लिखावट की तुलना करें तो मुकोन स्वीकार करते हैं कि शायद वह अंतर नहीं बता पाएंगे। किसी उस्ताद की लिखावट की नकल करते हुए कोई व्यक्ति इस स्तर की कुशलता कैसे प्राप्त कर सकता है? ये तो बिल्कुल अविश्वसनीय है। मुकोन के अलावा उनके आसपास मौजूद अन्य मेहमान भी हैरान रह गए। उनमें ऐसे लोग भी थे जो सुलेख को समझते थे और वे स्वाभाविक रूप से वांग हाओरान की शैली को पहचान सकते थे। सभी ने वांग हाओरान की जमकर प्रशंसा की। वांग जियान को बेहद गर्व महसूस हुआ और वह चिल्लाए बिना नहीं रह सकी। यह मेरा बेटा है, मेरा बेटा। अपने आसपास के उपहासों को अनदेखा करते हुए वांग हाओरान ने मुकोन से बस इतना कहा, दाओ। वांग जेड, जो कि नियमित लिपि के अग्रणी उस्ताद थे, हुआइसू, जो कि घुमावदार लिपि के महान उस्ताद थे, और नियमित लिपि के 4 महान उस्ताद, ओयांग जुन, यान झेंकिंग, लियू गोंगक्वान और झाओ मेंगफू। मैंने सोंग राजवंश के 4 गुरुओं सुशी, हुआंग टिंग जियान, मीफू और काई जियान की एक कृति की नकल की है। दादा मू के नजरिए से मेरी कला कितनी अच्छी है। हाओरान, मैंने कभी कल्पना भी नहीं की थी कि तुम सुलेख में इतनी प्रतिभा रखते हो। बूढ़े आदमी, मैं तुम्हारी क्षमताओं से अनजान था और पहले तुम्हें मानता था, मुकोन ने कहा। दरअसल वांग हाओरान ने इन प्रसिद्ध सुलेखकों की कृतियों को केवल देखा था, लेकिन उन्होंने कभी उनकी नकल नहीं की थी। ये पहली बार है जब मैंने किसी रचना की नकल की है और इसमें अभी भी कुछ छोटी मोटी कमियां हैं। यदि आपने अभ्यास किया है तो आप निश्चित रूप से अपनी ही आंखों से दूसरों की आंखों को धोखा दे सकते हैं। हालांकि इन खामियों के बावजूद भी मुकोन सदमे में था। इसका मुख्य कारण यह है कि मेरी सुंदरी स्याही पीस रही थी, जिसकी वजह से मैं असाधारण रूप से अच्छा लिख पाया। सामान्य तौर पर मैं शायद इतना अच्छा नहीं लिख पाता। वांग हाओरान बोलते हुए मू झाओ झाओ को अपनी प्यारी प्यारी आंखों से एक शरारती नजर से देखना नहीं भूले। ये सुनकर सभी ने सहज रूप से मू झाओ झाओ की ओर देखा। इतने सारे लोगों द्वारा देखा जाना। मू झाओ झाओ को थोड़ी शर्मिंदगी महसूस हुई और अनजाने में ही उसके चेहरे पर लाली आ गई। डिंग, नायिकाओं में से एक मू झाओ झाओ की मेजबानी करने पर अनुकूलता 10 अंक बढ़ गई। वर्तमान में कुल अनुकूलता 30 बहुत मैत्रीपूर्ण है। डिंग, मेजबान ने कथानक को प्रभावित किया है। 200 खलनायक अंक प्राप्त किए हैं। भले ही यह पहले से थोड़ा कमतर हो, फिर भी यह बेहद प्रभावशाली है। मुझे नहीं लगता कि मैं इसकी नकल करने की कोशिश में आपसे बेहतर कर पाऊंगी, मुकोन ने प्रशंसा करते हुए कहा और फिर सुलेख के कामों की ओर देखा। उन रचनाओं में से एक ने उन्हें कुछ हद तक आश्चर्यचकित कर दिया। हाओरान, वह आखिरी रचना, मुझे आश्चर्य है कि इसे किस प्राचीन सुलेखक से नकल किया गया था। मुकोन ने दाओ से पूछे बिना नहीं रह सका। दादा मू दाओ, क्या आपको पता नहीं चल रहा? क्या मैं आपकी नकल कर रहा हूँ? वांग हाओरान मुस्कुराया। मुकोन अपनी सुलेख शैली से बहुत अच्छी तरह परिचित थे। वास्तव में उन्होंने इसे पहले ही समझ लिया था, लेकिन वह वांग हाओरान को इसे स्वयं बोलते हुए सुनना चाहते थे। हाओरान, मेरी रचना को इन प्रसिद्ध सुलेखकों की रचनाओं के साथ रखकर मुझे बहुत अधिक श्रेय दे रहे हो। मुकोन ने शर्मिंदगी से कहा, ये सच नहीं है दादा मू, आप हमारे समय के महान सुलेख विशेषज्ञ हैं, जिनकी अनगिनत उत्कृष्ट कृतियां हैं। कई वर्षों बाद भी आपको अमरता से याद किया जाएगा और आप सोंग राजवंश के 4 महान सुलेख विशेषज्ञों के बराबर स्थान पाएंगे। वांग हाओरान ने गंभीरता से कहा। ये सुनकर मुकोन को लगा कि उसके शरीर की हर कोशिका तरोताजा हो गई है। एक प्रख्यात सुलेखक के रूप में उनकी सबसे बड़ी इच्छा थी कि उनकी रचनाएं पीढ़ियों तक संजोई रहें और भावी पीढ़ी उन्हें दाओ के नाम से जाने। वांग हाओरान को ऐसा कहते हुए सुनकर उन्हें बेहद खुशी हुई। अगर उसे अपना आपा खोने का डर न होता तो वह सचमुच अपने जूनियर वांग हाओरान को कई बार गले लगाना और चूमना चाहता। काफी देर बाद मुकोन का उत्साह कुछ शांत हुआ और उसने अचानक संकोच से वांग हाओरान से पूछा, प्रसिद्ध सुलेखकों की कृतियों की आपकी नकल बहुत ही उत्कृष्ट है। आपको सुलेख में बहुत रुचि होनी चाहिए और आपने इसके लिए बहुत मेहनत की है। क्या आप इस क्षेत्र में अपने कौशल को और निखारना चाहेंगे? वांग हाओरान को यह आभास हुआ कि मुकोन एक शिष्य लेने पर विचार कर रहे थे, लेकिन उनका ऐसा कोई इरादा नहीं था और इसलिए उन्होंने विनम्रतापूर्वक दाओ के प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया। कैलीग्राफी सिर्फ मेरा एक शौक है और मैं इस पर बहुत अधिक ऊर्जा खर्च करने या इसे अपनी भविष्य की योजनाओं में शामिल करने की योजना नहीं बना रहा हूँ। अध्याय 84 बचाव कार्य पेशेवरों को सौंप दें। ये सुनकर मुकोन ने वांग हाओरान के प्रति बहुत ही सहानुभूति दिखाई। उनके विचार में वांग हाओरान को 1 अरब डॉलर का विशाल समूह विरासत में मिलने वाला है और भविष्य में करने के लिए बहुत कुछ है, इसलिए यह बिल्कुल स्वाभाविक है कि वह सुलेख का अध्ययन करना नहीं चुनते हैं। हालांकि मुकोन ने वांग हाओरान को अपना शिष्य बनाने की अपनी सनक को दबा दिया। उनके पास अन्य विवेकपूर्ण गुण भी थे। उसे हमेशा से इस बात का अफसोस रहा है और अब जब उसे एक अनमोल रत्न मिल गया है तो वह इसे छोड़ने को तैयार नहीं है। अचानक ही मुकोन ने मू झाओ झाओ को अपनी ओर खींच लिया।
हावरान, झाओ झाओ को भी सुलेख में बहुत रुचि है। आप दोनों युवा हैं, इसलिए मुझे लगता है कि आप दोनों में बहुत कुछ समान होगा। आपको एक दूसरे को बेहतर तरीके से जानना चाहिए। दादाजी, मु झाओ झाओ को ऐसा लगा जैसे उसे बेच लिया गया हो और उसने तुरंत थोड़ा विरोध किया। ठीक है, जब मुझे समय मिलेगा तो मैं निश्चित रूप से झाओ झाओ से सुलेख के बारे में सलाह लूंगी, वांग हावरान ने सहमति जताते हुए कहा। मेरा कौशल स्तर बहुत औसत है, कृपया मुझे कुछ सुझाव दें। मु झाओ झाओ भी वांग हावरान की नकल करने की क्षमता से चकित थे और उनके प्रति बहुत प्रशंसा महसूस करते थे, इसलिए उन्होंने दाव से मार्गदर्शन मांगा। बिल्कुल बिल्कुल, वांग हावरान मुस्कुराया और मु झाओ झाओ पर एक दो बार और नजर डालने से खुद को रोक नहीं पाया। उपन्यास पढ़ने के लिए एक शक्तिशाली वेबसाइट। मैंने मन ही मन सोचा, मेरे पास तुम्हें सुलेख सिखाने का समय नहीं है, लेकिन मेरे पास तुम्हें बैठने का सही तरीका सिखाने के लिए बहुत समय है। वांग हावरान, आप कमाल हैं, मुझे उम्मीद नहीं थी कि आपकी सुलेख कला इतनी अच्छी होगी। किन युनहान प्रशंसा करने से खुद को रोक नहीं पाई। मुझे बहुत कुछ मिलेगा, सच में, तो जल्दी बताओ तुम और क्या कर सकते हो? किन युनहान ने जोर देकर पूछा। पिछली बार वांग हावरान ने अपने उत्कृष्ट मार्शल आर्ट कौशल का उपयोग करके डाकुओं को हराया था और इस बार उन्होंने इतनी सुंदर और अद्भुत सुलेख कला का प्रदर्शन किया है। किन युनहान वांग हावरान के बारे में और अधिक जानने के लिए उत्सुक हो गया और खुद को रोक नहीं पाया। खैर, जैसे जैसे आप मेरे साथ अधिक समय बिताएंगे, आपको धीरे धीरे पता चल जाएगा। छी, ठीक है, तो मुझे मत बताओ। किन युनहान ने असंतुष्ट होकर नाक सिकोड़ी। साइड पर वांग हावरान को सुर्खियों में देखकर शियाओ यिफेंग पहले से ही बहुत नाखुश थी, विशेष रूप से म्यू झाओ झाओ और वांग हावरान को विनम्रतापूर्वक सलाह मांगते हुए और किन युनहान को वांग हावरान के साथ फिर से छेड़खानी करते हुए देखना। इससे वांग हावरान के प्रति शियाओ यिफेंग की नफरत और बढ़ गई। उस कमीने अमीर खानदान के लड़के ने मेरी लड़की को चुराने की हिम्मत की, वो खुद मुसीबत मोल ले रहा है। जियाओ यिफेंग ने गुप्त रूप से वांग हावरान को सबक सिखाने का अवसर तलाशने की योजना बनाई ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि वह भविष्य में किन युनहान और मु झाओ झाओ से दूर रहे। उसी समय एक होटल मैनेजर मुकोन के पास आया और उसके कान में कुछ फुसफुसाया। ये सुनकर मुकोन ने जोर से घोषणा की, दावत शुरू होने वाली है, कृपया अपनी अपनी सीटों पर बैठ जाए। ये सुनकर मेहमान धीरे धीरे अपनी अपनी निर्धारित सीटों की ओर चल पड़े। मुकोन को डर था कि जमीन पर पड़ी अत्यधिक यथार्थवादी प्रतिकृतियां कुचली और गंदी हो जाएंगी, इसलिए वह कागजों को उठाने के लिए नीचे झुका। हालांकि केवल 3 नोट उठाने के बाद ही उसका सिर अचानक एक तरफ झुक गया और वह जमीन पर गिर पड़ा। दादाजी, मु झाओ झाओ चौंक गई और दौड़कर वहां पहुंची। जब बाकी मेहमानों ने ये देखा तो वे सभी ये देखने के लिए आ गए कि क्या हो रहा है। मुकोन बेहोश था और लाख कोशिशों के बावजूद उसे जगाया नहीं जा सका। मु झाओ झाओ इतनी चिंतित थी कि उसकी आंखों में आंसू आ गए। किसी ने तुरंत आपातकालीन नंबर डायल किया, लेकिन ये स्पष्ट था कि पैरामेडिक्स जल्द ही नहीं पहुंच पाएंगे। इस अप्रत्याशित स्थिति ने वहां मौजूद सभी लोगों को चौंका दिया। कुछ क्षणों की सन्नाटे भरी खामोशी के बाद वांग हावरान तुरंत खुद से कुछ बुदबुदाने लगा। धिक्कार है, शियाओ यिफेंग की तो कोई मौजूदगी ही नहीं है, उसने सारी सुर्खियां बटोर ली हैं। इस स्थिति में उन्हें हालात बदलने का एक और मौका दिया गया था। मुकोन की बीमारी अचानक हुई थी और अब शियाओ यिफेंग के प्रदर्शन करने का मौका आ गया है। रास्ता दो, मुझे देखने दो। जैसे ही वांग हावरान शिकायत कर रहा था, शियाओ यिफेंग चिल्लाया और भीड़ को चीरते हुए मुकोन के पास पहुंच गया। मु झाओ झाओ, चिंता मत करो, मैं तुम्हारे दादाजी को बचा सकता हूं, जियाओ यिफेंग ने दाव को आश्वस्त किया। क्या आप मेडिकल आर्ट्स के बारे में जानते हैं? मु झाओ झाओ, जिसकी आंखों से आंसू बह रहे थे, ने आश्चर्य से उसकी ओर देखा। ठीक है, जियो यिफेंग ने दाव को फिर से आश्वस्त करते हुए सिर हिलाया। मेरे यहाँ होने से तुम्हारे दादाजी बिल्कुल ठीक रहेंगे। मु झाओ झाओ घबरा गई, हिचकिचाते हुए सिर हिलाया और अपने दादा की जांच करने के लिए शियाओ यिफेंग को जगह देने के लिए एक तरफ हटने ही वाली थी। आप कहते हैं कि आपको मेडिकल आर्ट्स का ज्ञान है, लेकिन क्या आपके पास मेडिकल लाइसेंस है? वांग हावरान ने तुरंत सवाल उठाया। मेरे पास ये चीज नहीं है और मुझे इसकी जरूरत भी नहीं है। जियाओ यिफेंग ने भौहें चढ़ा ली। जियो यिफेंग को यह स्वीकार करते हुए देखने पर वांग हावरान ने मु झाओ झाओ की ओर अपनी निगाहें घुमाई और कहा, दाओ, सुना तुमने, उसने कहा कि उसके पास लाइसेंस नहीं है। क्या तुम उसे अपना इलाज करने दोगी? वह हमारी ही उम्र का है और तुम्हें सच में लगता है कि उसे चिकित्सा के बारे में कुछ पता है? शायद शुरू में तो कोई बड़ी समस्या न हो, लेकिन वह सब कुछ बिगाड़ सकता है और कोई गंभीर बात हो सकती है। मुझे डर है कि तुम्हें जिंदगी भर इसका पछतावा होगा। वांग हावरान के विश्लेषण के बाद घबराए हुए मु झाओ झाओ को तुरंत समझ आ गया कि क्या हो रहा है। नहीं, मैं आपको उनका इलाज करने नहीं दे सकता। अगर आप मेरे दादाजी को नुकसान पहुंचाते हैं तो क्या आप इसकी जिम्मेदारी ले सकते हैं? तुम्हारे दादाजी की हालत बहुत गंभीर है, अगर उनका इलाज नहीं हुआ तो उनकी जान को खतरा हो सकता है। मैं तुमसे वादा करता हूं, अगर मैं उन्हें ठीक नहीं कर पाया तो मैं अपनी जान दे दूंगा। जियाओ यिफेंग ने मु झाओ झाओ को दिलासा देने के लिए ये बातें कहीं। म्यू झाओ झाओ का दिल डगमगा गया। झाओ झाओ, यहाँ पेशेवर आपातकालीन डॉक्टर हैं, उन्हें इसे संभालने दो, वांग हावरान ने तुरंत कहा। वह वास्तव में मुकोन को ठीक कर सकता था, लेकिन लोगों को बचाने के लिए जहर का उपयोग करने का उसका तरीका अजीब था, इसलिए वह इसे सार्वजनिक रूप से इस्तेमाल नहीं करना चाहता था। इसके अलावा जहर देने की यह तकनीक एक तुरुप का पत्ता है और भविष्य में इसका इस्तेमाल शियाओ यिफेंग के खिलाफ किया जा सकता है। जियाओ यिफेंग को फिलहाल इस बात की जानकारी नहीं है कि दाव के पास विष से संबंधित कौशल हैं। इस सूचना के अभाव का फायदा उठाते हुए हम निश्चित रूप से उसे अप्रत्याशित रूप से पकड़ने में सक्षम होंगे। ये कहाँ है? मु झाओ झाओ ने जल्दी से दाव से पूछा। वांग हावरान ने तुरंत कोई प्रतिक्रिया नहीं दी, बल्कि वांग जियांग की ओर देखा। पिताजी, आपकी मेडिकल टीम कहाँ है? बस बाहर इंतजार करो, मैं उन्हें अभी बुला लेती हूँ। वांग जियांग ने तुरंत फोन किया। कुछ ही सेकंड बाद सफेद कोट पहने और प्राथमिक चिकित्सा उपकरण लिए डॉक्टरों का एक समूह दौड़कर आया। ये व्यवस्था स्पष्ट रूप से एक पेशेवर टीम का संकेत देती है। इसके अलावा उनके सफेद कोट पर त्यानहुई शब्द भी छपे हुए थे। कुछ विवेकशील धनी व्यक्तियों ने उन्हें तुरंत त्यानहुई क्लिनिक की आपातकालीन चिकित्सा टीम के रूप में पहचान लिया। त्यानहुई क्लिनिक उच्चतम स्तर की चिकित्सा देखभाल का प्रतिनिधित्व करता है। भीड़ में स्वतः ही एक रास्ता बन गया जिससे आपातकालीन डॉक्टरों को अंदर जाने की अनुमति मिल गई। जब मु झाओ झाओ ने पेशेवर डॉक्टर को आते देखा तो उसने स्वाभाविक रूप से उसे बिल्कुल नहीं रोका और तुरंत रास्ता दे दिया। जियाओ यिफेंग हक्का बक्का रह गया और वहीं जम गया, जब तक कि मेहमानों ने उसे जबरदस्ती खींचकर दूर नहीं कर दिया। डिंग, होस्ट ने मुख्य किरदार को ब्लॉक कर दिया है। शाओ यिफेंग के पहनावे ने उसे 300 खलनायक अंक दिलाए। मुख्य किरदार का हेलो -15, होस्ट का खलनायक हेलो जोड़े 5।
अपनी इच्छा के अनुसार पुरस्कार प्राप्त करने पर वांग हाओरान मुस्कुराए बिना नहीं रह सका। शाओ यीफेंग चिकित्सा कला में निपुण है और उसमें असाधारण युद्ध शक्ति है। इच्छा पूर्ति वाले उपन्यासों की आम परंपरा के अनुसार अगर उसे अपनी ताकत दिखानी है तो उसे निश्चित रूप से इन दो तरीकों में से किसी एक का इस्तेमाल करना होगा। इसीलिए वांग हाओरान ने वांग जियांग को चिकित्सा दल और अंगरक्षक दल के साथ भेजा। अब लगता है कि यह वाकई काम आया। कई डॉक्टरों ने तुरंत और कुशलतापूर्वक स्थिति का प्रारंभिक आकलन किया, जैसे कि स्टेथोस्कोप से दिल की धड़कन सुनना और मुंह कोन की पलकें खोलकर उसकी पुतलियों की जांच करना। 1 मिनट से भी कम समय में डॉक्टरों ने प्रारंभिक आकलन कर लिया। डॉक्टर ने तुरंत उपचार के उपाय किए और कुछ ही समय बाद मुंह धीरे धीरे होश में आ गया। क्या मुझे क्या हो गया है? मुंह ने खाली निगाहों से चारों ओर देखा। अध्याय 85 तुम मनहूस हो। दादाजी, आप कुछ उठाते समय बेहोश हो गए थे। मुझाओ ने राहत की सांस लेते हुए जवाब दिया। बुजुर्ग व्यक्ति के शरीर में रक्त प्रवाह कमजोर है और उनकी रक्त वाहिकाएं उम्र के साथ कमजोर हो रही हैं। झुकने के दौरान ही उनके मस्तिष्क में अत्यधिक रक्त प्रवाह हो गया होगा, जिससे उन्हें तीव्र आघात लगा। यदि समय पर उपचार न किया जाए तो यह आसानी से स्ट्रोक का कारण बन सकता है। सौभाग्य से उपचार समय पर हो गया, लेकिन सुरक्षा कारणों से मैं आपको व्यापक जांच के लिए अस्पताल जाने की सलाह देता हूँ। मुझाओ की बात सुनकर आपातकालीन दल का नेतृत्व कर रहे डॉक्टर ने तुरंत मुंह की स्थिति का सटीक आकलन किया। मेरे दादाजी की जान बचाने के लिए आपका धन्यवाद, मुझाओ ने कृतज्ञतापूर्वक कहा। हम तो बस पैसे के लिए अपना काम कर रहे हैं। अगर आप हमें धन्यवाद देना चाहते हैं तो महाप्रबंधक वांग को लिखें। प्रमुख डॉक्टर दाओ ने कहा। मुझाओ ने अपनी निगाहें वांग जियांग की ओर मोड़ी। चाचा वांग, धन्यवाद। औपचारिकता की कोई जरूरत नहीं भतीजी। मैं शायद ही कभी एम्बुलेंस टीम का नेतृत्व करता हूँ। ये सब मेरे प्यारे बेटे के आज जिक्र करने की वजह से हुआ। अगर तुम सच में किसी को धन्यवाद देना चाहती हो तो मेरे बेटे को धन्यवाद दो। वांग जियांग ने वांग हाओरान को सहारा दिया। मुझाओ कुछ नहीं बोले, लेकिन उन्होंने वांग हाओरान को कई बार ध्यान से देखा। उनकी नम आंखों में गहरी कृतज्ञता झलक रही थी। वांग हाओरान इसे बहुत दूर से भी महसूस कर सकता था। इसी समय सिस्टम ने एक सूचना संदेश भी भेजा। डिंग, नायिकाओं में से एक मुझाओ की मेजबानी करने पर अनुकूलता 10 अंक बढ़ गई। वर्तमान में कुल अनुकूलता 40 बहुत मैत्रीपूर्ण है। डिंग, मेजबान ने कहानी का रुख बदल दिया है और 300 खलनायक अंक हासिल कर लिए हैं। आपातकालीन चिकित्सा दल के तैयार रहने के कारण मुकोन को किसी भी संभावित खतरे की चिंता नहीं थी और उन्होंने भोज समाप्त होने के बाद ही अस्पताल जाकर जांच करवाने पर जोर दिया। मुझाओ ने उसे कई बार समझाने की कोशिश की, लेकिन जब उसने देखा कि इसका कोई फायदा नहीं हो रहा है तो वह मुकोन की बात मानने के लिए मजबूर हो गया। भोज योजना के अनुसार संपन्न हुआ। मुख्य अधिकारी के कार्यालय में 10 सीटें हैं। मुकोन शराब पीने में असमर्थ था, इसलिए उसने शराब की जगह चाय पी और वांग जियांग के सम्मान में कई बार टोस्ट किया। मुख्य मेज पर अन्य सीटों पर बैठे कई मेहमान जानते थे कि दाओ वांग जियांग एक प्रसिद्ध व्यक्ति थे, इसलिए उनके प्रति हर तरह से स्नेह और सम्मान का भाव दिखाया गया। टेबल के शीर्ष पर बैठे किनकाई और वांग जियांग दोनों ही बड़े व्यवसायी हैं और उन्हें दोस्त माना जा सकता है, इसलिए उन्हें चापलूसी भरी कोई बात कहने की जरूरत नहीं है। हालांकि किनकाई वांग हाओरान की सुलेख कला से प्रभावित हुए और भोजन के दौरान उनके बीच कई बार मौखिक बातचीत हुई। जियाओ यीफेंग भी सबसे आगे वाली सीट पर बैठा था, लेकिन लगभग किसी ने भी उस पर ध्यान नहीं दिया। इससे उन्हें ऐसा महसूस हुआ जैसे उन्हें दरकिनार किया जा रहा हो। शाओ यीफेंग चुपचाप अपनी शराब पीता रहा, अपने ही विचारों में खोया हुआ था। अचानक इसी क्षण टकराना। भोजगृह के बाहर से अचानक एक जोरदार धमाका हुआ। कभी चहल पहल से भरे रहने वाले भोज कक्ष में अचानक दहशत का माहौल छा गया। ये तो बंदूक की आवाज है। भोजशाला के प्रवेश द्वार के पास बैठे मेहमान चौंक गए और अपनी सीटों से उछलकर तेजी से प्रवेश क्षेत्र से दूर चले गए। भोजगृह में लोगों के इधर उधर चलने, कुर्सियां गिराने और घबराहट में चीखने की आवाजें गूंज रही थीं। कुछ क्षणों के लिए माहौल थोड़ा अव्यवस्थित हो गया। इस हंगामे को देखकर वांग हाओरान पहले तो अचंभित रह गया और फिर उसे गाली देने की तीव्र इच्छा हुई। धतेरी की, मुकोन का अचानक बीमार पड़ जाना एक बात है, लेकिन उससे भी बुरी बात यह है कि वह सचमुच वहां आ गया। जिस लेखक ने शियाओ यीफेंग को रक्षक बनाकर यह उपन्यास लिखा है, वह वाकई हास्यास्पद है। वे शियाओ यीफेंग को कहानी में अपनी प्रतिभा दिखाने का मौका देने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। वे बिल्कुल ही तरकीन हैं। यह एक 5 सितारा होटल है, इसलिए यहाँ पहले से ही अच्छी सुरक्षा व्यवस्था है। उस गोलीबारी की घटना का क्या कारण था? क्या ऐसा हो सकता है कि डाकू हमें लूटने के लिए यहाँ आए हों? बैंग बैंग बैंग, बाहर का शोर और तेज हो गया। आवाजों से ऐसा लग रहा था कि लोगों के 2 समूह आपस में भिड़ रहे हैं। वांग हाओरान ने तुरंत एक्स-रे विजन का इस्तेमाल करके देखा। उसने तुरंत यह निष्कर्ष निकाला कि ये 2 समूहों के बीच टकराव था। एक समूह वांग जियांग द्वारा लाए गए अंगरक्षकों का था और दूसरा समूह डाकुओं का था। उन डाकुओं में से वांग हाओरान ने 3 के चेहरों को पहचान लिया। ये वही 3 युवक थे जिन्होंने व्यावसायिक क्षेत्र में किन युनहान का अपहरण करने की कोशिश की थी। शायद अपनी पिछली हार के कारण ये लोग इस बार सचमुच हथियार लेकर आए थे। ये तो वाकई पेशेवर स्तर का काम है। दुर्भाग्यवश वांग जियांग की 10 सदस्यीय पेशेवर अंगरक्षक टीम भी हथियारों से लैस थी और निश्चित रूप से उनसे डरती नहीं थी। दोनों पक्षों ने आड़ लेकर गोलीबारी की, लेकिन यह मानव शरीरों की रूपरेखा बनाने जैसा था और किसी भी पक्ष को कोई नुकसान नहीं हुआ। हालांकि इन अंगरक्षकों द्वारा रास्ता रोके जाने के कारण बदमाशों के गिरोह के पास भोजघर में घुसने का लगभग कोई मौका नहीं था। वांग हाओरान को थोड़ी राहत महसूस हुई। अगर डाकू अंदर नहीं घुस पाए तो शियाओ यीफेंग को प्रदर्शन करने का मौका नहीं मिलेगा। हालांकि वांग हाओरान को पता था कि दाओ किसी खतरे में नहीं है, लेकिन बाकी लोगों को ये बात पता नहीं थी। भोजघर के बाहर का शोर बहुत भयावह था। किसी ने भी स्थिति का जायजा लेने के लिए बाहर जाने की हिम्मत नहीं की। वे केवल भोज कक्ष में दुबके रहे और बेसब्री से इंतजार करते रहे। जाओ, क्या हमारी किस्मत खराब चल रही है? अभी अभी हम आग से बचकर निकले थे और अब फिर से इस तरह की मुसीबत में फंस गए हैं। किन युनहान का चेहरा पीला पड़ गया था, लेकिन फिर भी वह शिकायत करने से खुद को रोक नहीं पाया। शायद इस साल बस बदकिस्मती है। मुझाओ भी इस बात से बेहद निराश थे। ये सुनकर पास ही खड़े मुकोंग ने भी यही भावना व्यक्त की। हाल ही में बहुत सारी परेशानियां आई हैं। दुनिया को देख चुके किनकाई अपेक्षाकृत शांत रहे और अपनी बेटी को सुरक्षा का एहसास दिलाने के लिए तुरंत उसके पास चले गए। छोटी बच्ची, अंकल किन, मैं आपकी रक्षा करूंगा। आप सब ठीक हो जाएंगे। चमकने का मौका देखकर जियो यीफेंग तुरंत किन युनहान और किनकाई के पास सुरक्षात्मक रूप से खड़ा हो गया। किनकाई ने शियाओ यीफेंग को सिर हिलाकर सहमति दी। उसकी आंखों में विश्वास झलक रहा था। उन्हें शियाओ यीफेंग की क्षमताओं पर पूरा भरोसा था।
पिछली बार जब तुम स्कूल गए थे तब आग लग गई थी। इस बार जैसे ही तुम बोझ में आए डाकू प्रकट हो गए। मुझे लगता है तुम मनहूस हो। किन युनहान शियाओ यीफेंग से बहुत नाराज था और अधीरता में आकर उसने अनजाने में कुछ कह दिया। आप मुझे दोष कैसे दे सकते हैं? जियाओ यीफेंग ने मासूमियत से कहा। ये सब सुन रहे वांग हाओरान को भी बहुत गुस्सा आ रहा था और वह भी गाली देना चाहते थे। धिक्कार है, ये सब तुम्हारी वजह से है। अगर तुम रक्षक न होते तो तुम जहाँ भी जाते मुसीबत न खड़ी करते। खैर, तुमसे मिलने से कभी कुछ अच्छा नहीं होता। मुझसे दूर रहो, तुम्हें देखकर ही मुझे चिढ़ होती है। किन युनहान ने शियाओ यीफेंग से कहा। नहीं, मुझे तुम्हारे साथ रहना होगा और तुम्हारी रक्षा करनी होगी। जियाओ यीफेंग दाओ, डाकू बाहर हैं, यहाँ खड़े रहने का क्या फायदा? अगर तुम मेरी रक्षा करना चाहते हो तो दरवाजे के पास खड़े हो जाओ। किन युनहान शियाओ यीफेंग को देखना नहीं चाहता था, इसलिए वह उसे छुटकारा पाना चाहता था। तो मैं जाकर दरवाजे की रखवाली करती हूँ। जियाओ यीफेंग ने देखा कि युवा मिस क्यूई भी उसी स्थिति में है, इसलिए उसने कोई आपत्ति नहीं जताई और उसकी बात मान ली। भोजघर में केवल एक ही दरवाजा है। जब तक मैं इस जगह की रखवाली करता रहूंगा तब तक यह ऐसा है मानो एक अकेला आदमी 10,000 लोगों के खिलाफ दरवाजा थामे खड़ा हो और कोई अंदर नहीं आ सकता। ये सोचते हुए जियाओ यीफेंग ने मुट्ठी भर चॉपस्टिक उठाई और उन्हें दरवाजे की रक्षा के लिए गुप्त हथियार के रूप में इस्तेमाल किया। जब शियाओ यीफेंग चली गई तो वांग हाओरान को शांति और सुकून का एहसास हुआ। हालांकि बाहर लड़ाई जारी है, इससे वांग हाओरान कुछ हद तक असमंजस में पड़ गया। वे बदमाश कितने बेवकूफ थे, वे साफ तौर पर अंदर घुस नहीं पाए तो फिर भाग क्यों गए? क्या आप सिर्फ गिरफ्तार होने का इंतजार कर रहे हैं? मस्तिष्क पक्षाघात का ऐसा मामला संभव ही नहीं है। अगर वे सेरेब्रल पाल्सी से पीड़ित नहीं हैं और वे नहीं जाते हैं तो क्या दाओ को लगता है कि वे किन युनहान का अपहरण कर सकते हैं? लेकिन वे अंदर नहीं जा सकते तो उन्हें किन युनहान का अपहरण करने का क्या अधिकार है? कठिन। वांग हाओरान को अचानक एक संभावना का ख्याल आया। लेखक का नोट, नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। मैं सभी पाठकों को आने वाले वर्ष में समृद्धि और सफलता की कामना करता हूं और कामना करता हूं कि आपकी सभी मनोकामनाएं पूरी हों। चौथा अपडेट आ गया है। अगर आप लेखक का समर्थन करना चाहते हैं तो कृपया आखिरी अध्याय के अंत में अपना वोट दें। धन्यवाद। अध्याय 86 राजकुमार और राजकुमारी। वांग हाओरान ने बाहर चल रही लड़ाई से अपना ध्यान हटाकर तुरंत एक्स-रे विजन का इस्तेमाल करते हुए किन युनहान के आसपास के लोगों को स्कैन किया। एक पुरुष वेटर प्लेट लेकर लापरवाही से किन युनहान की ओर चलता हुआ दिखाई दिया। प्लेट को एक गहरे रंग के कपड़े से ढका गया था जिससे उस पर क्या रखा है ये देखना असंभव था। हालांकि एक्स-रे विजन के मालिक वांग हाओरान से यह बात छिपी नहीं रह सकी। पुरुष वेटर किन युनहान के पास पहुंचा और धीरे से प्लेट पर रखे काले कपड़े को उठाने के लिए हाथ बढ़ाया। हालांकि उसे अभी तक कोई कदम उठाने का मौका नहीं मिला था। वांग हाओरान ने बिजली की गति से शराब की बोतल पकड़ी और उसे तोड़कर खोल दिया। धड़ाम की आवाज और चीख के साथ वेटर अपना सिर पकड़कर जमीन पर गिर पड़ा। आसपास के लोग चौंक गए और कुछ हद तक असमंजस में भी पड़ गए। लोगों को समझ नहीं आया कि वांग हाओरान ने अचानक लोगों को पीटना क्यों शुरू कर दिया। हालांकि सबका ध्यान तुरंत उस प्लेट की ओर गया जो जमीन पर गिर गई थी। https:// गिरने के प्रभाव से प्लेट पर लगा काला कपड़ा उतर गया था। थाली में रखी लकड़ी की बंदूक भी सबकी नजरों के सामने थी। डाकू का सिर फट जाने के बाद उसने अपना सिर पकड़ लिया और दर्द से चीखने लगा मानो वह विरोध करने में असमर्थ हो। हालांकि एहतियात के तौर पर वांग हाओरान ने हथियार को थोड़ा और दूर लात मारकर फेंक दिया। किन काई ने अपनी तीव्र बुद्धि से तुरंत समझ लिया कि ये संभवतः डाकू थे जो उसकी बेटी का अपहरण करने की कोशिश कर रहे थे। पिताजी, यह क्या है? किन युनहान भयभीत और अचंभित दोनों था। अब तुम्हें समझ आ गया होगा कि तुम्हारे पिताजी ने तुम्हारे लिए बॉडीगार्ड क्यों रखे थे, है ना? किन काई ने गहरी आवाज में कहा। किन युनहान अभी भी सदमे में था। अगर वांग हाओरान न होता तो अब तक उसे बंधक बना लिया गया होता। पिछली बार जब वह आग में फंस गया था तब वांग हाओरान ने उसे बचाया था। अब जब उसका अपहरण होने वाला था तब वांग हाओरान ने उसे फिर से बचा लिया। परियों की कहानियों में जब कोई राजकुमारी खतरे में होती है तो एक राजकुमार हमेशा उसे बचाने के लिए आगे आता है। शायद वांग हाओरान उसका राजकुमार है। ये सोचते ही किन युनहान की नजर अनायास ही वांग हाओरान पर पड़ गई। रूप, रंग और पारिवारिक पृष्ठभूमि के हिसाब से क्या वांग हाओरान असल जिंदगी का राजकुमार नहीं है? डिंग। मेजबान ने नायक को रोककर किन युनहान के अपहरण को बचाया और 400 खलनायक अंक प्राप्त किए। शाओ यीफेंग नायक का हेलो -20, मेजबान का खलनायक हेलो जोड़ 2 0। डिंग। नायिकाओं में से एक किन युनहान के प्रति अनुकूलता 10 अंक बढ़ गई है। वर्तमान में कुल अनुकूलता 55 है। स्नेह विकसित हो रहा है। डिंग। मेजबान ने कथानक पर बहुत प्रभाव डाला है, उसे 600 खलनायक अंक मिले हैं। जियाओ यीफेंग नायक का हेलो -30, मेजबान खलनायक का हेलो जोड़ 3 0। लगातार 3 सिस्टम संदेश प्राप्त होने पर वांग हाओरान इतना खुश हुआ कि वह लगभग उड़ ही गया। 1000 विलेन पॉइंट्स और 50 ऑरा पॉइंट्स का इनाम गौण है। इसका मुख्य कारण यह है कि किन युनहान की लोकप्रियता में गुणात्मक परिवर्तन आया है। इससे शियाओ यीफेंग से निपटना काफी आसान हो जाता है। हाओरान, शुक्र है तुमने तुरंत प्रतिक्रिया दी और समय पर कार्रवाई की, वरना बहुत बड़ी आपदा हो जाती। बहुत बहुत धन्यवाद, किन काई ने कृतज्ञतापूर्वक कहा। इसी समय जियाओ यीफेंग भी दौड़कर वहां आ गई। हालांकि वह केवल इतना ही कर सका कि डाकू के सिर को चीरकर उसकी नसों और हड्डियों को विस्थापित कर दिया, जिससे वह प्रतिरोध करने में पूरी तरह असमर्थ हो गया। छोटी मालकिन, क्या आप ठीक हैं? जियाओ यीफेंग ने चिंता से दाव से पूछा। डाकुओं का सफाया हो जाने के बाद ही तुम दखल देने आते हो। तुम्हारे जैसे अंगरक्षक रखने का क्या फायदा? किन युनहान ने शियाओ यीफेंग से तिरस्कारपूर्वक कहा। युवती, यही वो आदमी है जिसे आपने अभी मुझे दरवाजे की रखवाली करने को कहा था। अगर आपने मुझे उसके पास रहने को कहा होता तो वो आपसे 3 मीटर दूर पड़ा होता। जियाओ यीफेंग दाओ, क्या इसमें मेरी कोई गलती है? अगर मैं तुम्हें द्वार की रखवाली करने को कहूँ तो तुम रखोगे? अगर मैं तुम्हें मरने को कहूँ तो क्या तुम भी मर जाओगे? किन युनहान अपनी मनमानी और मनमौजी स्वभाव के लिए जाना जाता था और पलटवार करते समय वह और भी व्यंग्यात्मक हो जाता था। इस खंडन को सुनकर शियाओ यीफेंग अवाक रह गया। भोजगृह के बाहर गोलीबारी की आवाज धीरे धीरे कम हो गई। दोनों पक्षों के पास सीमित मात्रा में संसाधन हैं। अगर लड़ाई जारी रही तो जिसके पास पहले संसाधन खत्म हो जाएंगे वही हार जाएगा। 7 लुटेरों के समूह ने होटल के खंभों का इस्तेमाल छुपने के लिए किया। उनमें से 3 वही 3 युवक थे जो पहले किन युनहान का अपहरण करने में असफल रहे थे। एक लंबा था, एक छोटा था और एक का चेहरा चेचक के निशानों से भरा हुआ था।
धिक्कार है, यहाँ इतने सारे अंगरक्षक कैसे आ गए, और वो भी हथियारों से लैस। लड़ाई कुछ देर के लिए रुक गई और गुस्सैल दागदार युवक गुर्राया। शायद किनकाई इसे लाया होगा। ये व्यक्ति सचमुच असाधारण है, वह इतनी सावधानी बरतता है। लंबे कद के युवक ने आश्चर्य से कहा। तो अब हम क्या करें? उस छोटे कद के युवक ने कुछ फीके और घबराए हुए चेहरे के साथ दाव से पूछा। ये सब तुम्हारी गलती है। अगर तुमने गलती से बंदूक दिखा दी होती तो उन अंगरक्षकों को कैसे पता चलता कि हम अजीब व्यवहार कर रहे हैं? चेचक के निशान वाले युवक ने गुस्से से कहा। अभी बहस करने का समय नहीं है। वो कमीना मिंग इतने दिनों से बाहर नहीं आया, उसके साथ कुछ तो हुआ होगा। अब और इंतजार नहीं करते, चलो यहाँ से निकलने का रास्ता ढूंढते हैं। लंबे युवक ने अपने साथी दाव से बात करते हुए एक निर्णायक निर्णय लिया। रिट्रीट को कवर करो। ये सुनकर उसके साथियों ने तुरंत अपने अंतिम संसाधनों का उपयोग करते हुए भारी गोलाबारी की और व्यवस्थित तरीके से पीछे हट गए। ये देखकर अंगरक्षकों ने उन्हें रोकने की कोशिश नहीं की। उनका मुख्य उद्देश्य अपने नियोक्ता की रक्षा करना था, न कि इन बदमाशों से लड़ना। बीप बीप बीप। मिंग, अचानक बांसुरी की आवाज सुनाई दी। पुलिस आ गई है, चलो 2 समूहों में बंट जाते हैं। लंबे कद के युवक ने आदेश दिया। डाकुओं का वह समूह 2 अलग अलग वाहनों में सवार होकर विपरीत दिशाओं में भाग गया। जू झेंग ने गिरफ्तारी का नेतृत्व किया। मैं काली वैन का पीछा करूंगा, शियाओलिन सफेद वैन का पीछा करेगी और शियाओलिन भोजघर में जाकर देखेगी कि कहीं किसी को बंधक तो नहीं बनाया गया है। अगर ऐसा है तो उनकी सुरक्षा हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है। इस दृश्य को देखकर उसने तुरंत अपने आदमियों को 3 समूहों में विभाजित कर दिया। 2 समूह डाकुओं के वाहनों का पीछा करने के लिए गए और तीसरा समूह भोज कक्ष की ओर गया। इतना कहकर जू झेंग और शियाओलिन डाकुओं का पीछा करने चले गए। मेरे साथ आइए, लिंग दुवान्या ने एक जोरदार आवाज लगाई और खुद को हथियारों से लैस करते हुए अपने सहयोगियों के साथ भोज कक्ष में घुस गई। हालांकि जब वे भोज कक्ष में दाखिल हुए तो उन्होंने पाया कि अंदर कोई भी डाकू मौजूद नहीं था जो भीड़ के लिए खतरा पैदा कर सके। बचे हुए एकमात्र डाकू को भी काबू कर लिया गया है। एक बार जब उन्हें ये पुष्टि हो गई कि कोई खतरा नहीं है तो लिंग दुवान्या और उनके सहयोगियों ने तुरंत अपनी सतर्कता कम कर दी। इसके तुरंत बाद लिंग दुवान्या और उनके सहयोगियों ने भोज कक्ष में मौजूद अंगरक्षकों और कुछ मेहमानों से जल्दी से संक्षिप्त प्रारंभिक बयान लिए। घटना की सामान्य रूपरेखा जानने के बाद लिंग दुवान्या ने शियाओ यिफेंग की ओर देखा और थोड़ा भौहें सिकुड़ी। शाओ यिफेंग ने वास्तव में एक और कदम उठाया, लेकिन ये तब हुआ जब डाकुओं को पहले ही काबू में कर लिया गया था। लिंग दुवान्या के विचार में ये कुछ हद तक अनावश्यक था या शायद थोड़ा अधिक ही था। डाकुओं के भी मानवाधिकार होते हैं। ज़ियाओ यिफेंग ने निहत्थे प्रतिद्वंद्वी की हड्डियां तोड़ दी और उसे विस्थापित कर दिया। ये बदमाश शियाओ यिफेंग पर मुकदमा करने के लिए एक वकील नियुक्त कर सकता है। लेकिन दूसरी ओर बिजनेस टाइकून किनकाई द्वारा शियाओ यिफेंग का समर्थन किए जाने के कारण इस गुंडे के मुकदमे में जीतने की संभावना लगभग शून्य है। लेकिन लिंग दुवान्या को इस बात की चिंता करने की जरूरत नहीं है। लिंग दुवान्या को शियाओ यिफेंग से नफरत थी और स्वाभाविक रूप से वह उससे कोई लेना देना नहीं रखना चाहती थी। उसने शियाओ यिफेंग को पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया और वांग हाओरान को बड़ी प्रशंसा भरी नजरों से देखा। उन निगाहों में विस्मय, आश्चर्य और प्रशंसा का भाव था। डिंग, नायिकाओं में से एक लिंग दुवान्या की मेजबानी करने पर अनुकूलता 5 बढ़ गई। वर्तमान में कुल अनुकूलता 25 है, बहुत मैत्रीपूर्ण। डिंग, मेजबान ने कथानक को प्रभावित किया है और 100 खलनायक अंक प्राप्त किए हैं। अध्याय 87 धन वृक्ष पर उगता हुआ धन। लिंग दुवान्या इस समय काम पर थी और उसके लिए वांग हाओरान से ज्यादा बात करना सुविधाजनक नहीं था, लेकिन उसने वांग हाओरान को एक दोस्ताना नजर से देखा। वांग हाओरान ने हल्के से सिर हिलाया, जिसे एक प्रतिक्रिया माना जा सकता है। उसी समय लिंग दुवान्या का फोन बजा। ये कैप्टन जू झेंग का संदेश है। काली वैन में सवार बदमाशों को पकड़ लिया गया है, जबकि दूसरी सफेद वैन में सवार बदमाश भाग निकले हैं। मैदान छोड़ना। लिंग दुवान्या ने अपने सहयोगियों को आवाज दी और जाने की तैयारी करने लगी। अधिकारी महोदय, कृपया एक क्षण प्रतीक्षा करें। किनकाई लिंग दुवान्या के पास गया और बोला, दाओ उद्धरण चिन्ह, क्या मैं आपकी किसी काम में मदद कर सकती हूँ श्रीमान किन? लिंग दुवान्या ने सहज भाव से पूछा। किनकाई द्वारा शियाओ यिफेंग को जमानत पर छुड़ाने को लेकर वह अभी थोड़ी नाराज थी। मैं पूछना चाहता हूँ, क्या उन डाकुओं को अभी तक पकड़ा गया है? किनकाई ने दाव से पूछा। उपन्यास पढ़ने के लिए एक शक्तिशाली वेबसाइट। मुझे खेद है, लेकिन नियमों के अनुसार मुझे इस प्रश्न का उत्तर देने की अनुमति नहीं है, लिंग दुवान्या ने विनम्रतापूर्वक मना कर दिया। किनकाई एक चतुर व्यक्ति था। लिंग दुवान्या की आवाज सुनकर वह समझ गया कि डाकुओं को संभवतः पकड़ लिया गया है। मैं आपकी बात पूरी तरह समझता हूँ। किनकाई ने पहले तो दूसरे व्यक्ति के विचारों से सहमति जताई, लेकिन फिर अचानक विषय बदलते हुए कहा, हालांकि इस बात की प्रबल संभावना है कि ये लुटेरे मेरी बेटी के पीछे पड़े हैं। हो सकता है मैं आपको कुछ ऐसी जानकारी दे सकूं जो इस मामले में उपयोगी हो। ये सुनकर लिंग दुवान्या सचमुच ललचा गई। चून की राष्ट्रपति किन सहायता करने के इच्छुक हैं, इसलिए हमें ऐसा करने में अत्यंत प्रसन्नता होगी। किनकाई मुस्कुराया और सिर हिलाया। उसका इरादा लिंग दुवान्या के साथ जाने का था। अधिकारी लिंग, एक पल रुकिए, वांग हाओरान ने अचानक पुकारा। लिंग दुवान्या ने मुड़कर वांग हाओरान को प्रश्नवाचक दृष्टि से देखा। वांग हाओरान ने तुरंत जवाब नहीं दिया, बल्कि वांग जियांग की ओर देखा। हो सकता है कि वे डाकू किन युनहान के अपहरणकर्ता न हों। उनका हमारे वांग परिवार से कुछ संबंध हो सकता है। आप उनके साथ जाकर क्यों नहीं देखते? शायद आप इस मामले को सुलझाने में मदद कर सकें। इसका हमारे वांग परिवार से क्या लेना देना है? वांग जियांग हैरान रह गया। मुझे कुछ दिन पहले एक धमकी भरा पत्र मिला था, वांग हाओरान ने दुख जताते हुए कहा। वे डाकू अवश्य किन युनहान के लिए आए होंगे, इसीलिए वह इतना कपटी था। सबसे पहले वह किनकाई के तनाव को कम करना चाहता था। उसे डर था कि किनकाई बहुत आक्रामक प्रतिक्रिया देगा और जबरदस्ती शियाओ यिफेंग को किन युनहान के पास सुरक्षा के लिए रख देगा। दूसरा, वे चाहते थे कि वांग जियांग को इस मामले के बारे में पता चले। वे डाकू जरूर किसी के आदेश पर काम कर रहे होंगे। अगर उनसे हमें उस गिरोह के सरगना के बारे में कोई सुराग मिल जाए तो फिर वह वहां से शुरुआत कर सकता है और इस सब के पीछे के मास्टरमाइंड से निपटने का रास्ता ढूंढ सकता है। इस तरह किन युनहान के अपहरण का संकट सीधे तौर पर हल हो गया। शियाओ यिफेंग का अंगरक्षक का काम निश्चित रूप से खत्म हो गया है और वह किन युनहान के साथ रहने का अवसर खो देगा। अपने बेटे की बातें सुनकर वांग जियांग को तुरंत एहसास हुआ कि धमकी भरे पत्र के कारण ही उसका बेटा मेडिकल टीम और बॉडीगार्ड टीम का नेतृत्व करना चाहता है। किस कमीने ने मेरे बेटे को छूने की हिम्मत की? वो तो मुसीबत मोल ले रहा है। वांग जियांग बेहद गुस्से में थी और उसने वांग हाओरान की बात पर जरा भी संदेह नहीं किया।
क्योंकि व्यापार में लोगों को नाराज करना बहुत आसान होता है। किसी दुश्मन द्वारा अपने ही बेटे को निशाना बनाकर उससे छुटकारा पाना बिल्कुल सामान्य बात है। क्या वह धमकी भरा पत्र अभी भी वही है? लिंग दुबानिया ने चिंता से पूछा, इस उम्मीद में कि शायद उसे उस धमकी भरे पत्र के जरिए कुछ सुराग मिल जाएं। मैंने इसे पढ़ने के तुरंत बाद फेंक दिया। वांग हाओरान तो बस मनगढ़ंत बातें बना रहा था। जाहिर है वह धमकी भरा पत्र पेश नहीं कर सकता था। लिंग दुबानिया को थोड़ा अफसोस हुआ। फिर वह किन काय और वांग जियान के साथ चली गई। डाकुओं की वजह से सभी मेहमान असहज महसूस कर रहे थे। एक शानदार जन्मदिन की दावत का अंत अप्रिय तरीके से हुआ। सभी लोग अपने अपने मूल स्थान पर वापस चले गए। दोपहर के अवकाश के दौरान वांग हाओरान को फोंग हिंग से वीचेट पर एक संदेश मिला। यह नीले और सफेद रंग के चीनी मिट्टी के फूलदान की एक तस्वीर है, जिसके साथ एक पंक्ति में लिखा हुआ है, तांग राजवंश का नीले और सफेद रंग का चीनी मिट्टी का फूलदान, क्या आप इसे खरीदना चाहेंगे? स्पष्टतः फोंग हिंग ने गोल्डन फिंगर की मदद से एक और बड़ी खोज कर ली है। वांग हाओरान को इन प्राचीन वस्तुओं के मूल्य के बारे में पूरी तरह से यकीन नहीं था, लेकिन उन्होंने सोचा कि तांग राजवंश की कोई भी चीज बहुत कीमती होगी। बेशक मुझे इसमें दिलचस्पी है। वांग हाओरान भला उन्हें दिए गए पैसों को कैसे ठुकरा सकते थे? चलिए मिलने की जगह तय कर लेते हैं। आप मुझे समय और जगह बता दीजिएगा। फोंग हिंग ने तुरंत जवाब दिया। हम शाम 6 बजे शुइजे मिडिल स्कूल के प्रवेश द्वार पर मिले। कोई बात नहीं। फोंग हिंग से बातचीत समाप्त करने के बाद वांग हाओरान ने एक फोन कॉल किया। नेशनल ब्यूटी एंड हेवनली फ्रेग्रेंस का मुख्यालय भवन। फोंग जुबान ने कल रात अच्छी नींद ली और आराम किया, इसलिए वह आज काम पर बहुत गंभीर और एकाग्रचित थी। राष्ट्रपति झेन, ये योजना विभाग द्वारा नए सीजन की मॉइस्चराइजिंग क्रीम के लिए प्रस्तुत किया गया योजना प्रस्ताव है। क्या आप इस पर एक नजर डालना चाहेंगे? फोंग जुबान डेस्क के सामने खड़ी होकर झेन ली को एक दस्तावेज सौंप दिया। पिछली बार से काफी बेहतर। झेन ली ने उस पर एक नजर डाली और हल्के से सिर हिलाया, लेकिन फिर भी पूरी तरह संतुष्ट नहीं थी। उन्होंने प्रस्ताव में कई विवरणों की ओर इशारा करते हुए कहा, यहाँ और यहाँ योजना टीम से इन्हें फिर से संशोधित करने को कहें। ठीक है। फोंग जुबान ने झेन ली द्वारा बताए गए स्थान को लिख लिया। झेन ली अभी भी प्रस्ताव की समीक्षा कर रहे थे और स्पष्ट रूप से अभी भी उसकी कमियों को ढूंढ रहे थे। फोंग जुबान थोड़ा झुककर धैर्यपूर्वक प्रतीक्षा करने लगी। अचानक तभी उसका फोन बज उठा। कॉलर आईडी देखते ही फोंग जुबान को अचानक सहज रूप से घबराहट महसूस हुई। राष्ट्रपति झेन, क्या मैं बाहर जाकर एक निजी फोन कॉल कर सकती हूँ? फोंग जुबान ने सावधानी से पूछा। क्या आज आपका यहाँ काम करने का पहला दिन है? झेन ली ने भौहें चढ़ाते हुए पूछा। कार्य समय के दौरान व्यक्तिगत कॉल का जवाब देना नियमों के विरुद्ध है। फोंग जुबान उस कॉल को नजरअंदाज नहीं कर सकी, इसलिए एक पल हिचकिचाने के बाद उसके पास दाव को बताने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। ये आपके बेटे का फोन है? अच्छा, तो जाओ फोन उठाओ, काम जरूरी नहीं है। झेन ली का चेहरा तुरंत नरम पड़ गया। धन्यवाद राष्ट्रपति झेन। फोंग जुबान ने सिर हिलाया और फोन का जवाब देने के लिए कार्यालय से बाहर चली गई। तुम्हारे भाई को फिर से कुछ अच्छा मिल गया है। मैंने उससे स्कूल के गेट पर मिलने और सौदा करने का इंतजाम कर लिया है। वांग हाओरान ने फोन के दूसरी तरफ से सीधे सीधे कहा। ठीक है, मैं राष्ट्रपति झेन से छुट्टी मांग लूंगी, लेकिन मुझे नहीं पता कि वह मान जाएंगी या नहीं। फोंग जुबान के पास बहुत काम है और उसने कुछ दिन पहले ही आधे दिन की छुट्टी ले ली थी, इसलिए वह चिंतित थी। अगर वह सहमत नहीं होती है तो बस कह देना कि मैंने तुम्हें छुट्टी लेने के लिए कहा था। ठीक है। ये सुनकर फोंग जुबान को तुरंत लगा कि इसमें कोई समस्या ही नहीं है। झेन ली अपने बेटे को कितना प्यार करती है, इसे देखते हुए वह निश्चित रूप से इस अनुरोध को मान लेगी। शाम 6 बजे स्कूल के गेट पर वांग हाओरान ने समय और स्थान बताया, फिर एक अनुस्मारक जोड़ा। वैसे जब तुम आओ तो अपने भाई के संदेह को जगाने से बचने के लिए बेहतर होगा कि तुम एक उपयुक्त बहाना लेकर आओ। अधिमानतः ऐसा बहाना जिससे तुम्हारा भाई सोचे कि तुम उससे संयोगवश मिल गए हो। तो मैं कंपनी के काम से होने का बहाना बनाऊंगा और कहूंगा कि मैं संयोगवश स्कूल के पास से गुजर रहा था। फोंग जुबान दाओ, कैसा रहेगा अगर आप आए तो 5 सितारा होटल में ठहरें और अपने साथ लाने के लिए कुछ अतिरिक्त खाना पैक कर लें? वांग हाओरान ने सुझाव दिया। दोपहर में मुकोंग के जन्मदिन के भोज में ऐसी ही एक घटना घटी और वह भोजन के कुछ निवाले खाने में सक्षम तो था, लेकिन दोपहर में उसे बहुत भूख लग रही थी। ठीक है, आप कौन कौन से व्यंजन खाना चाहेंगे? फोंग जुबान ने दाओ से पूछा। आप इस पर नजर रखिएगा, मैं आपको पैसे ट्रांसफर कर दूंगा, बस इतना ही। इतना कहकर वांग हाओरान ने फोन काट दिया। कुछ सेकंड बाद फोंग जुबान को वीचेट ट्रांसफर के माध्यम से पैसे प्राप्त हुए। ये राशि 30,000 है। फोंग जुबान स्तब्ध रह गया। क्या अमीरों की जिंदगी ऐसी ही होती है? एक दिन का खर्चा 30,000 होता है। अध्याय 88 फोंग हिंग, धन देने वाला लड़का। फोंग जुबान से फोन पर बात खत्म करने के बाद वांग हाओरान ने बचे हुए समय का फायदा उठाते हुए वांग जियान को फोन किया। कैसा रहा? वे डाकू आखिर किसके पीछे पड़े थे? वांग हाओरान ने दाओ से जानबूझकर पूछा। ये हमारे परिवार को निशाना नहीं बना रहा है। इसका निशाना किन का है? वे किन यूनहान का अपहरण करने की योजना बना रहे हैं। वांग जियान ने दाओ को जवाब दिया। ओह, अब समझ में आया। वांग हाओरान ने समझने का नाटक किया और फिर दाओ से पूछा, तो फिर इस डाकुओं के गिरोह के पीछे का मास्टरमाइंड कौन है? मुझे नहीं पता। पर्दे के पीछे का व्यक्ति काफी सतर्क है। उन्होंने सिर्फ एक संपर्क व्यक्ति को उनसे बात करने के लिए भेजा था। उन बदमाशों ने संपर्क व्यक्ति के सामने वाले व्यक्ति से कभी मुलाकात भी नहीं की। मास्टरमाइंड से मिलना तो दूर की बात है। उन्होंने सारी बातचीत ऑनलाइन ही की। इसका मतलब है कि मामले की पूरी तरह से तहस नहस हो गई है। वांग हाओरान ने आह भरी। पूरी तरह नहीं, आपका क्या मतलब है? हालांकि गुंडों की उस व्यक्ति से कभी मुलाकात नहीं हुई थी, लेकिन वे जानते थे कि दाओ के संपर्क का एक उपनाम था, ईगल। पुलिस स्टेशन से पता करने के बाद उन्हें पता चला कि ईगल ब्लैक पीनी के आदमियों में से एक था। ब्लैक पीनी कौन है? एक ऐसी महिला जिसका दिल पुरुष से भी अधिक निर्दयी था। वह किंगलिंग शहर के अंडरवर्ल्ड में बहुत प्रभावशाली थी और एक ऐसी शख्सियत थी जिससे लोग डरते थे। हालांकि हाल के वर्षों में उसने धीरे धीरे अपना व्यवहार सुधार लिया है और कुछ कानूनी धंधे करने लगी है। ब्लैक पीनी आमतौर पर कहाँ काम करता है? किंगलिंग शहर की 19वीं स्ट्रीट पर एक ब्लैक पीनी बार है। वो उसका पसंदीदा अड्डा है। वो अक्सर शाम को वहां जाती है। सवाल का जवाब देने के बाद वांग जियान थोड़ा उत्सुक हो गया। प्यारे बेटे, तुम ये सवाल क्यों पूछ रहे हो? कुछ नहीं, बस जिज्ञासावश, वांग हाओरान ने स्पष्ट रूप से उत्तर दिया। तभी स्कूल की घंटी बजी और उसने इस अवसर का लाभ उठाते हुए, मुझे अब क्लास जाना है, मुझे जाना होगा, बाय बाय। ठीक है प्यारे बेटे। फोन रखने के बाद वांग हाओरान विचारों में डूबा हुआ कक्षा में अपनी सीट पर लौट आया।
वांग जियांग के अनुसार किन युनहान के अपहरण के पीछे का मास्टरमाइंड ब्लैक पीनी से संबंधित होना चाहिए। भले ही ब्लैक पीनी मुख्य साजिशकर्ता न हो, लेकिन ब्लैक पीनी की पृष्ठभूमि और रुतबे को देखते हुए वह निश्चित रूप से मुख्य साजिशकर्ता से मिला होगा। किन काई की सारी समस्याओं को पूरी तरह से सुलझाने और शियाओ यीफेंग से बॉडीगार्ड की नौकरी छीनने में ब्लैक पीनी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। लगता है मुझे उस ब्लैक पीनी बार में जाना पड़ेगा। वांग हाओरान ने मन ही मन फैसला कर लिया। ये सोचकर उसने एट्रीब्यूट पैनल खोला और अपने खलनायक अंक जांचे। वह ब्लैक पीनी बार ड्रैगन और बाघों का अड्डा हो सकता है। वहां जाने से पहले आपको अपने कौशल में सुधार कर लेना चाहिए। खलनायक के अंक बढ़कर 3200 हो गए हैं। वांग हाओरान ने 6 साल के आंतरिक कौशल को पुनः प्राप्त करने के लिए 3000 खलनायक अंक खर्च किए। इस समय एट्रीब्यूट पैनल में भी बदलाव आया। मेजबान वांग हाओरन, लड़ाई शक्ति का मान 1099, आकर्षण मूल्य 268, विलेन हिलो 736, खलनायक अंक 200, कौशल ग्रैंड मास्टर स्तर की सुलेख और चित्रकला की नकल करने की क्षमता, मास्टर स्तर की व्यवहारिक विंग चुन मुक्केबाजी, उत्कृष्ट गायन कौशल, सर्वश्रेष्ठ अभिनेता स्तर का अभिनय कौशल, एक्स-रे दृष्टि, उन्नत विष तकनीक, शीर्ष स्तरीय हैकर तकनीक, 18 वर्षों का आंतरिक कौशल। युद्ध क्षमता का मूल्य बढ़कर 1099 हो गया है, जो एक बहुत बड़ा सुधार है। वांग हाओरान की शारीरिक क्षमता, प्रतिक्रिया गति और गोलीबारी की गति में काफी वृद्धि हुई है। 30 मीटर के दायरे में, यहाँ तक कि जब उसका सामना आग्नेयास्त्रों से लैस दुश्मन से होता था, तब भी वह समय रहते चकमा दे सकता था, आसानी से दुश्मन के पास पहुंच सकता था और उसे साफ सुथरे और प्रभावी ढंग से खत्म कर सकता था। शाम 6 बजे से कुछ मिनट पहले वांग हाओरान वादे के मुताबिक स्कूल के गेट पर पहुंच गया। एक टैक्सी ड्राइवर और एक फरारी लगभग एक ही समय पर स्कूल के गेट पर रुकी। फोंग हिंग राइड हेलिंग कार से बाहर निकल गया। फैंग जुबान फरारी से उतर गई। बहन, आप यहाँ क्यों आई हैं? और आप इतनी शानदार सुपर कार चला रही हैं? फोंग हिंग ने आश्चर्य से कहा। फैंग जुबान ने फरारी का आगे का ट्रंक खोला, जिसमें कुछ बेहद खूबसूरती से पैक किए गए बक्से दिखाई दिए। मेरी बॉस ने मुझे अपने बेटे को खाना पहुंचाने के लिए कहा और चीजों को आसान बनाने के लिए उन्होंने मुझे अपनी कार चलाने की इजाजत दे दी। समझाने के बाद उसने जिज्ञासा का दिखावा करते हुए अपने छोटे भाई दाव से पूछा, और आप यहाँ क्या कर रहे हैं? फोंग हिंग ने अपने हाथ में पकड़ी हुई 2 फुट ऊंची मुलायम कपड़े में लिपटी बोतल की ओर इशारा किया और खुशी से मुस्कुरा उठा। मुझे एक और खजाना मिल गया। पिछली बार उसने मुझसे कहा था कि भविष्य में मुझे जो भी खजाना मिलेगा वह उसे खरीद लेगा, इसलिए मैं यहाँ उसके साथ लेन देन कर रहा हूँ। जैसे ही वह बोला, फैंग हिंग ने वांग हाओरन पर नजर डाली। अपने छोटे भाई के खुश चेहरे को देखकर फोंग जुबान ने मन ही मन आह भरी, लेकिन बाहरी तौर पर उसने सुखद आश्चर्य का नाटक किया और मुस्कुरा दी। वांग हाओरान ने दोनों भाई बहनों के चेहरों पर अलग अलग भाव देखे, मन ही मन मुस्कुराया और फिर गंभीर भाव से फोंग हिंग की ओर देखा। इसे खोलो और मुझे देखने दो। फोंग हिंग ने जमीन पर एक नरम कपड़ा चटाई की तरह बिछाया और फिर बोतल को सावधानीपूर्वक उस पर रख दिया। वांग हाओरान जमीन पर बैठ गया और उसका अध्ययन करने का नाटक करने लगा, मानो वह उसकी प्रामाणिकता का आकलन कर रहा हो। काफी देर बाद उसने धीरे से बोलना शुरू किया। ये सचमुच तांग राजवंश के नीले और सफेद चीनी मिट्टी के बर्तनों जैसा दिखता है। अपनी कीमत बताए। ये सारी जानकारी फोंग हिंग ने कही थी, वह बस इसे दोहरा रहा था। लेकिन हम इसके बारे में कुछ नहीं कर सकते, उसे वास्तव में प्राचीन वस्तुओं का मूल्यांकन करने के बारे में कुछ भी नहीं पता है। मैंने विशेषज्ञों से परामर्श कर लिया है। इस नीले और सफेद चीनी मिट्टी के फूलदान की बाजार में कीमत लगभग 8 मिलियन युआन है। फोंग हिंग दाओ 8 लाखों। फोंग जुबान ने हैरानी से कहा। मेरा छोटा भाई तो सचमुच जुनूनी हो गया है, उसकी भूख बढ़ती ही जा रही है। वो इस टूटी बोतल के लिए 80 लाख रुपए मांग रहा है। हालांकि वांग हाओरान शांत रहे और मन ही मन थोड़ा प्रसन्न भी हुए। बोतल जितनी महंगी होगी वह उतना ही ज्यादा कमाएगा। हमें भविष्य में दीर्घकालिक सहयोग की आवश्यकता है। क्या आपको लगता है कि आप इसे मुझे बाजार मूल्य पर बेच दें? पिछली बार के विपरीत वांग हाओरान तुरंत सहमत नहीं हुए, बल्कि उन्होंने थोड़ी सौदेबाजी की, क्योंकि उसे डर था कि अगर वह बहुत ज्यादा नरमी दिखाएगा तो फोंग हिंग को शक हो जाएगा। अपनी कीमत बताओ, मैं देखूंगा कि क्या मैं उसे स्वीकार कर सकता हूँ, फोंग हिंग ने कुछ क्षण की झिझक के बाद कहा। 7.5 मिलियन। वांग हाओरान ने थोड़ी सौदेबाजी की। 5 लाख की कटौती बहुत ज्यादा है। मैं केवल 2 लाख की कटौती ही स्वीकार कर सकता हूँ। क्यों न हम सब समझौता करके इसे 7.7 मिलियन कर दें? फोंग हिंग ने कुछ सेकंड रुकने के बाद सिर हिलाते हुए कहा, ठीक है। हालांकि इस नीले और सफेद चीनी मिट्टी के बर्तन का बाजार मूल्य 8 मिलियन है, लेकिन इसे बाजार मूल्य पर बेचने में कुछ समय लगेगा। अगर इसे जल्दी बेच दिया जाए तो 300,000 का नुकसान भी बुरा नहीं है। आखिरकार दूसरी पार्टी ने दीर्घकालिक अधिग्रहण का वादा किया था, इसलिए फोंग हिंग इस छोटे से नुकसान को स्वीकार कर सकता था। तो मैं आपको पैसे ट्रांसफर कर दूंगा। ये देखकर कि फोंग हिंग सहमत हो गया, वांग हाओरान ने बेतरतीब ढंग से अपना फोन चलाना शुरू कर दिया। काफी समय बीत जाने के बाद भी स्थानांतरण प्रक्रिया पूरी नहीं हो पाई थी। क्या आपके खाते में कुछ गड़बड़ है? पैसे जमा नहीं हो रहे हैं? वांग हाओरान दाओ, ये कैसे संभव है? फोंग हिंग ने तुरंत सवाल किया। आप मेरे नीले और सफेद चीनी मिट्टी के बर्तनों को मुझसे ठगने की कोशिश तो नहीं कर रहे हैं, है ना? अपनी बहन से पूछो कि मेरे परिवार की संपत्ति कितनी है। क्या मुझे तुम्हें मात्र 7.7 मिलियन के बारे में झूठ बोलने की जरूरत होगी? वांग हाओरान ने व्यंग्य किया। शाओ हिंग, हो सकता है कि वाकई आपके खाते में कोई समस्या हो, फोंग जुबान ने बीच में कहा। यह असंभव है, मैंने हाल ही में पैसे निकाले थे और सब कुछ सामान्य था, फोंग हिंग ने हैरानी से कहा। ये कैसा रहेगा? वांग हाओरान को लगा कि समय सही है, इसलिए उसने दाव का सुझाव दिया। मैं आपकी बहन के खाते में पैसे ट्रांसफर करने की कोशिश करूंगा। ठीक है, कोशिश करके देखो। फोंग हिंग ने बिना किसी झिझक के सिर हिलाया। अध्याय 89 दोनों कैंपस बेल्स विनेगर किंग हैं। ये देखकर कि फोंग हिंग सहमत हो गया है, वांग हाओरान ने तुरंत अपने फोन पर सामान्य कामकाज फिर से शुरू कर दिया। 10 मिनट के भीतर 7.7 मिलियन की राशि सफलतापूर्वक फोंग जुबान के खाते में स्थानांतरित कर दी गई। फोंग हिंग को यह विश्वास दिलाने के लिए कि वांग हाओरान ने वास्तव में पैसे भेजे थे। छोटे भाई, देखो, मुझे पैसे मिले हैं। फोंग जुबान ने अपने फोन पर बैंक की सूचना का संदेश फोंग हिंग को दिखाया। मुझे इसे पाकर खुशी हुई। फोंग हिंग ने राहत की सांस ली और वांग हाओरान की ओर हाथ बढ़ाया। आपके साथ काम करना मेरे लिए खुशी की बात है। आपके साथ काम करना खुशी की बात है। वांग हाओरान ने मन ही मन मुस्कुराते हुए सोचा और उनसे हाथ मिलाने के लिए आगे बढ़ा। बहन, खाना पहुंचाने का काम हो गया है, चलो साथ चलते हैं।
फोंग हिंग ने सड़क किनारे खड़ी फरारी को देखा और उसे बहुत लालच हुआ। वह सुपरकार में सवारी करने का अनुभव लेना चाहती थी। वह तो कभी चुपके से फरारी खरीदने के बारे में भी सोचता था। छोटे भाई, तुम्हें पहले वापस जाना चाहिए। खाना पहुंचाने के बाद मुझे कुछ काम निपटाना है। फोंग जुबान ने अपने भाई के सुझाव को विनम्रतापूर्वक अस्वीकार कर दिया। ये कार जेन ली की है और वांग हाओरान की मौजूदगी में वह निश्चित रूप से लोगों को ले जाने के लिए फरारी का इस्तेमाल नहीं करना चाहेगी। https:// उसे डर था कि उसका छोटा भाई अनाड़ीपन करके कार को नुकसान पहुंचा देगा और फिर जेन ली उसके लिए मुसीबत खड़ी कर देगी। ठीक है, मैं खुद ही एक गाड़ी रोक लूंगा। फोंग हिंग अपनी बहन की मजबूरी समझ गया और उसने जिद नहीं की। संयोगवश एक टैक्सी वहां से गुजर रही थी और फोंग हिंग ने उसे हाथ दिखाकर रोका और जल्दी से फोंग जुबान की नजरों से ओझल हो गया। मैं पास के बैंक में जाकर आपको पैसे वापस भेज दूंगा। फैंग जुबान दाओ। उसका बैंक खाता एक सामान्य खाता था और ऑनलाइन धन हस्तांतरण वांग हाओरान जैसे शीर्ष स्तरीय बैंक ग्राहकों के लिए होने वाले धन हस्तांतरण की तुलना में कहीं भी उतना तेज नहीं था। आमतौर पर इसमें 24 घंटे तक का समय लगता था। अपने खाते में इतनी बड़ी रकम देखकर फोंग जुबान काफी घबरा गई और वह जल्द से जल्द पास की किसी शाखा में जाकर 7 मिलियन युआन से अधिक की रकम वांग हाओरान को वापस ट्रांसफर करना चाहती थी। एक पल रुकिए, मैं खाना खत्म करने के बाद आपके साथ चलूंगा। फोंग जुबान बहुत हैरान थी। क्या आपको यहाँ थोड़ी देर इंतजार करने में खुशी नहीं हो रही है? वांग हाओरान ने शिकायत की। नहीं। फोंग जुबान ने झट से अपना सिर हिलाया। उसके नैतिक मूल्य अब भी अच्छे हैं। वांग हाओरान से लाभ प्राप्त करने के बावजूद वह बिना किसी शिकायत के कड़ी मेहनत करने को तैयार है। तुम यहीं रुको और इस नीले और सफेद चीनी मिट्टी के फूलदान की रखवाली करो। मैं ड्राइवर को फोन करके इसे ले जाने के लिए बुलाता हूँ। तो इसका मतलब है कि ड्राइवर के नीले और सफेद चीनी मिट्टी के बर्तन ले जाने के बाद मैं जा सकता हूँ, है ना? बिल्कुल नहीं, मेरे बाहर आने का इंतजार करो, मुझे तुम्हें कुछ बताना है। ओह, मैं समझा। उद्धरण चिन्ह। वांग हाओरान खाना लेकर कक्षा की ओर चल पड़ा। आप क्या ले जा रहे हैं? जब वे कक्षा के दरवाजे पर पहुंचे तो दरवाजे के बगल में बालकनी गलियारे में बैठकर नजारे का आनंद ले रही किन युनहान ने उत्सुकता से वांग हाओरान से पूछा। किन युनहान पहले तो अपनी कक्षा के पास गलियारे की बालकनी से नजारे की तारीफ कर रहा था, लेकिन जब उसने वांग हाओरान को नीचे से ऊपर आते देखा तो वह अनजाने में उसी रास्ते पर आ गया जिससे वांग हाओरान अनिवार्य रूप से अपनी कक्षा में वापस जाने वाला था। आज मैं कैफेटेरिया में खाना नहीं खाना चाहता था, इसलिए मैंने किसी से होटल से कुछ खाना पैक करवा कर भिजवा दिया। वांग हाओरान ने समझाया और फिर विनम्रतापूर्वक पूछा, क्या आपने खाना खा लिया? क्या आप साथ में खाना खाना चाहते हैं? ठीक है, मैंने अभी तक खाना नहीं खाया है। किन युनहान ने उत्सुकता से सहमति जताई। बहन युनहान, आप यहाँ क्या कर रही हैं? मु झाओ झाओ अचानक दूर से चलकर आए और हैरानी से दाव से पूछा। यहाँ का नज़ारा बहुत अच्छा है, नीचे से नज़ारा देखना सुविधाजनक है। किन युनहान ने बेतुकी बातें करना शुरू कर दिया। सचमुच। मु झाओ झाओ किन युनहान की जगह पर खड़ा हो गया और उसने कुछ बार उस पर नजर डाली, लेकिन उसे कुछ भी महसूस नहीं हुआ। चूंकि तुमने भी कुछ नहीं खाया है तो चलो मेरे क्लासरूम में साथ में खाना खा लेते हैं, वांग हाओरान ने किन युनहान से कहा। बहन युनहान, क्या आपने मेरे साथ कैंटीन में खाना नहीं खाया था? मु झाओ झाओ स्थिति को न समझते हुए आश्चर्य से तुरंत दाव से पूछा। किन युनहान शर्मिंदा और चिढ़ गई। उसने अपनी सबसे अच्छी दोस्त को तीखी नजर से देखा और फिर, दाव, मेरा पेट अभी भरा नहीं है, मैं थोड़ा और खाना चाहता हूँ, क्या इसमें कोई समस्या है? नहीं, सच कहूँ तो मेरा पेट भी नहीं भरा है। मु झाओ झाओ ने इशारा करते हुए अपने पेट पर हाथ फेरा। खाना तो भरपूर है, आप हमारे साथ क्यों नहीं शामिल होते? वांग हाओरान दाव, ठीक है। मु झाओ झाओ ने तुरंत सिर हिलाया। वांग हाओरान कक्षा में पहुंचा और कई डेस्क का इस्तेमाल करके एक अस्थायी भोजन की मेज बनाई। सभी टेकआउट बॉक्स खोलें और अंदर के सभी व्यंजन सामने आ जाएंगे। पल भर में ही हवा में सुगंध फैल गई। वाह, ये तो वाकई एक शानदार दावत है। किन युनहान और म्यू झाओ झाओ दोनों आश्चर्यचकित थे। ये व्यंजन उतने ही स्वादिष्ट हैं जितना कि आज दोपहर हमने जन्मदिन की दावत खाई थी। वांग हाओरान भी थोड़ा हैरान था। उसने फोंग जुबान को 30,000 युआन हस्तांतरित किए, जिसमें से एक छोटा हिस्सा भोजन के लिए था और अधिकांश हिस्सा फोंग जुबान की सेवा शुल्क के लिए था। हालांकि फोंग जुबान काफी स्पष्टवादी थी। उसने बस यही सोचा था कि वांग हाओरान एक शानदार डिनर करने जा रहा है, इसलिए उसने खाने में कंजूसी करने की कोशिश नहीं की और पूरे 30,000 युआन खर्च कर दिए। डिंग, होस्ट ने नायिकाओं में से एक जू मुयान को ईर्ष्यालु बना दिया है, जिससे उसे 200 खलनायक अंक मिले हैं। अचानक आए सिस्टम नोटिफिकेशन संदेश से वांग हाओरान चौंक गया। उसने तुरंत ऊपर देखा और पाया कि जू मुयान कक्षा में लौट रही थी। अरे विनेगर किंग, लगे रहो, मुझे और विलेन पॉइंट्स दिलाओ। वांग हाओरान ने धीरे से आवाज दी, लेकिन जू मुयान को अनसुना करने का नाटक किया और किन युनहान और मु झाओ झाओ के साथ खाना जारी रखा। इस लड़के को महिलाओं को रिझाने का हुनर तो आता ही है। जू मुयान ने धीरे से गुनगुनाया और खुद से कुछ बुदबुदाया। विनजिंग, जो उसके साथ कक्षा में आई थी, ने दाव से मजाक किया। क्या कैंपस बैले को जलन हो रही है? वह खुले विचारों वाली महिला है और वांग हाओरान के प्रति बेहद आकर्षित है। इतनी सारी खूबसूरत महिलाओं को वांग हाओरान के पीछे पड़े देखकर उसकी उत्कृष्टता ही सिद्ध होती है। विनजिंग को जरा भी जलन नहीं थी, बल्कि वह काफी खुश थी। कौन जल रहा है? मैं नहीं। जू मुयान हमेशा की तरह जिद्दी थी। तुम बहुत खूबसूरत हो और उनसे डरती भी नहीं हो। उधर जाओ, वरना हमारी क्लास का सबसे चहेता लड़का दूसरी क्लास की सबसे खूबसूरत लड़की के हाथों छिन जाएगा। फिर तुम कहाँ जाओगी? विनजिंग ने उसे प्रोत्साहित किए बिना नहीं रह सकी। ये सुनकर जू मुयान को लगा कि यह बात बिल्कुल सही है। किन युनहान और मु झाओ झाओ दूसरी कक्षाओं से हैं। वे बिना किसी झिझक के वांग हाओरान के साथ दोपहर का भोजन करने मेरी कक्षा में आए, तो मुझे किस बात का डर है? ये सोचते हुए जू मुयान वांग हाओरान की मेज की ओर चली गई। तुम्हें इतने दिल खोलकर खाते देखकर मुझे भी भूख लग रही है। जू मुयान ने वांग हाओरान पर मीठी मुस्कान बिखेरी। क्या आपको भी कुछ चाहिए? लेकिन हमारे पास चॉपस्टिक खत्म हो गई हैं। फोंग जुबान ने कटोरे और चॉपस्टिक के 3 सेट लिए, जो सभी पहले से ही इस्तेमाल किए जा चुके थे। जू मुयान ने गहरी सांस ली, फिर खुलकर हंस पड़ी। मैं सुअर के पैरों के साथ पका हुआ पपीता खाना चाहता हूँ, क्या आप मुझे थोड़ा दे सकते हैं? ओह ठीक है। वांग हाओरान जू मुयान की बातों से स्तब्ध रह गया, लेकिन फिर भी उसने सहमति में सिर हिलाया। अपनी चॉपस्टिक से पपीते का एक टुकड़ा और सुअर के पैर का एक टुकड़ा उठाया और जू मुयान के गुलाबी छोटे मुंह में डाल दिया। जू मुयान ने बड़े सलीके से चबाया और निगल लिया। उसके चेहरे पर हल्की सी खुशी झलक रही थी। ये बहुत स्वादिष्ट है, मुझे और चाहिए। वांग हाओरान ने आश्चर्य से जू मुयान की ओर देखा। आज विनेगर किंग के साथ कुछ गड़बड़ है।
कक्षा में इतने सारे लोग हैं और वह आमतौर पर बहुत शर्मीली रहती है, फिर भी वह इतनी सक्रिय है। क्या दाओ को किन युनहान और म्यू झाओ झाओ ने उकसाया था? किन युनहान शुरू में अपने भोजन का आनंद ले रही थी, लेकिन जूमयान की अत्यधिक मीठी बातों से वह काफी परेशान हो गई और दाओ को चिढ़ाने से खुद को रोक नहीं पाई। तुम दोनों प्रेमी प्रेमिका नहीं हो, क्या तुम्हें शर्म नहीं आती कि वांग हाओरान तुम्हें खाना परोस रहा है? डिंग, मेजबान ने नायिकाओं में से एक को भेजा है। किन युनहान को जलन होती है और उसे 100 खलनायक अंक मिलते हैं। वांग हाओरान आश्चर्यचकित और प्रसन्न दोनों थे। एक नए सिरके के राजा का जन्म हो चुका था। लेखक का नोट, चौथा अपडेट आ गया है। अगर आप लेखक का समर्थन करना चाहते हैं तो कृपया पिछले अध्याय के अंत में अपना वोट दें। धन्यवाद। अध्याय 90 बार में जाना। हम बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड नहीं हैं, लेकिन बहुत अच्छे दोस्त हैं। ये तो बस साथ में खाना खाना है, इसमें तुम्हारा क्या लेना देना? किन युनहान का सामना करते हुए जूमयान ने भी पीछे हटे बिना जवाबी कार्रवाई की। मुझे इससे कोई परेशानी नहीं है, लेकिन मैं कुछ कहना चाहता हूँ, क्या इसकी अनुमति नहीं है? किन युनहान ने तीखे स्वर में जवाब दिया। तो फिर तुम जो चाहो कह लो, मैं बस ऐसा दिखावा करूंगी कि मैंने तुम्हें सुना ही नहीं। जूमयान ने नाक सिकोड़ी और मुस्कुराते हुए वांग हाओरान की तरफ देखा। मुझे भी पपीता खाने का मन करता है। ठीक है, मैं आपके लिए ले आता हूँ। वांग हाओरान ने अपनी चॉपस्टिक से कुछ खाना उठाया। इस बार किन युनहान ने ज्यादा कुछ नहीं कहा, लेकिन वह थोड़ा नाखुश लग रहा था। डिंग, मेजबान ने नायिकाओं में से एक को भेजा है। किन युनहान को जलन होती है और उसे 100 खलनायक अंक मिलते हैं। जूमयान ने कुछ निवाले खाए, उसकी आंखों में आत्मसंतुष्टि झलक रही थी। बहन युनहान, आपको भी अधिक पपीता खाना चाहिए, यह आपके स्वास्थ्य के लिए अच्छा है। म्यू झाओ झाओ काफी देर तक चुप रहे, फिर अचानक एक वाक्य बोल बैठे। इसके बाद उन्होंने चॉपस्टिक से पपीते के कई बड़े टुकड़े उठाए और उन्हें किन युनहान के कटोरे में डाल दिया ताकि जूमयान उन्हें खाना जाए। उपन्यास पढ़ने के लिए एक शक्तिशाली वेबसाइट। झाओ झाओ, अगर तुम ठीक से बोल नहीं सकते तो बिल्कुल मत बोलो। किन युनहान क्यूई ने अपनी आंखें घुमाई। मेरी काया जूमयान जितनी आकर्षक नहीं है। ज्यादा पपीता खाने से शायद इसकी भरपाई हो जाए, लेकिन मैं ये बात सबके सामने नहीं कह सकती। मुझे चेहरा नहीं चाहिए, मेरा पेट भर गया है, इसलिए मैं अब और नहीं खाऊंगी। चलो इसे जरूरतमंदों को दे देते हैं। जूमयान ने किन युनहान के हाव भाव को देखा, अपनी हंसी रोकने की पूरी कोशिश की और वांग हाओरान की ओर मुड़ी। क्या तुम इतने बड़े हो? तुम तो उसके बराबर हो, किन युनहान ने कहा। हालांकि क्यूई ने म्यू झाओ झाओ को पकड़ा और खड़ा हो गया, फिर उसे जूमयान के बगल में धकेल दिया। म्यू झाओ झाओ अधिकांश महिलाओं के विपरीत एक महिला है। जूमयान सी और डी के बीच में है। मुझे अपनी कमियों पर शर्म आती है, लेकिन मैं खुद से बेहतर हूँ और खुद से बदतर। ये कहकर जूमयान ने देर नहीं की और अच्छे मूड में सीधे वेन जिंग के पास चली गई। किन युनहान क्यूई के दांतों में खुजली हो रही थी। बहन युनहान, क्या मैं बैठ सकती हूँ? म्यू झाओ झाओ ने धीरे से कहा, उसका मुंह अभी भी खाने से भरा हुआ था। तुम्हारा पिछवाड़ा तुम्हारा शरीर है, अगर तुम्हें बैठना ही है तो खुद क्यों नहीं बैठ जाते? किन युनहान ने झुंझलाहट से म्यू झाओ झाओ को घूरकर देखा। जूमयान ने अभी अभी मेरी आलोचना की और इस बड़े बेवकूफ दोस्त ने न केवल मुझे पलटवार करने में मदद नहीं की, बल्कि मेरी कमियों को भी उजागर किया, जिससे जूमयान मुझ पर हंसने लगी। कितना बुरा टीममेट है। बहन युनहान, शांत हो जाओ और लकड़ी खाओ। म्यू झाओ झाओ ने उसे दिलासा दिया, लेकिन इससे पहले कि वह अपनी बात पूरी कर पाती, किन युनहान ने अपनी बड़ी बड़ी आंखों से उसे फिर से घूरकर देखा। म्यू झाओ झाओ ने तुरंत चुप होकर खाना खाने चला गया। किन युनहान ने अपनी निगाहें हटाई, पपीतों को घृणा से घूरा, फिर खुद को दृढ़ किया, पपीतों को उठाया और एक ही बार में सारे खा गया। वह जानती थी कि उसका शरीर बहुत आकर्षक नहीं था, लेकिन उसने इसे हमेशा स्वीकार किया था। हालांकि म्यू झाओ झाओ अक्सर उसे अधिक पपीता खाने के लिए कहती थी, लेकिन उसने कभी उसकी बात को गंभीरता से नहीं लिया। उनकी राय में, जब तक वह खुश और संतुष्ट हैं, उन्हें जानबूझकर खुद को क्यों बदलना चाहिए? शरीर में उभार होने से बदबूदार लड़कों को आप और भी आकर्षक लगती हैं। वह इससे खुश नहीं है, लेकिन अब उसे अपने शरीर को निखारने की तीव्र इच्छा है। वह एक सशक्त महिला भी बनना चाहती थी। 36 डी टाइप। अरे बाप रे, युनहान बहन पागल हो गई हैं। म्यू झाओ झाओ ने बगल से बार बार आहें भरी। हालांकि वह थोड़ी भोली है और बोलने में बहुत अच्छी नहीं है, लेकिन ये स्पष्ट है कि किन युनहान जूमयान को प्यार में अपनी प्रतिद्वंदी मानती है। ऐसा लगता है कि युनहान बहन को पहली बार प्यार का एहसास हो रहा है। क्या वह वांग हाओरान के लिए अपने जीवन में बदलाव लाने वाली है? वैसे वांग हाओरान वाकई लाजवाब है। वह सुंदर है, अच्छे परिवार से आता है और बेहद बहादुर है। उसके बॉयफ्रेंड वाले गुण तो बेमिसाल हैं। ये सोचते हुए म्यू झाओ झाओ ने वांग हाओरान पर एक दो बार और नजर डाली। इससे कक्षा में हंगामा मच गया। इस कक्षा में पहले से ही एक सबसे खूबसूरत छात्रा थी और अब दो और खूबसूरत छात्राएं शामिल हो गई हैं। शुइजे मिडिल स्कूल की तीनों सुंदरियां आज एक ही कक्षा में एकत्रित हुई और वे सभी वांग हाओरान के चारों ओर घेरा बनाकर खड़ी थीं। लड़कों का वह समूह वांग हाओरान के प्रति ईर्ष्या, जलन और द्वेष से भरा हुआ था। दूसरी ओर उस लड़की को इस बात का अफसोस था कि वह उतनी खूबसूरत नहीं थी, वरना वह कैंपस के चहेते लड़के के इतने करीब हो सकती थी। रात के खाने के बाद किन युनहान और म्यू झाओ झाओ ने गंदगी साफ करने की जिम्मेदारी ली। वांग हाओरान को आराम करने में खुशी हुई और शाम की स्व अध्ययन से पहले कुछ समय शेष रहते हुए वह स्कूल के गेट पर चला गया। फोंग जुबान अभी भी स्कूल के गेट पर इंतजार कर रही थी और बेहद ऊबी हुई लग रही थी। चलो चलते हैं। वांग हाओरान फरारी की यात्री सीट पर बैठ गया। कहाँ जाना है? कार में बैठते हुए फोंग जुबान ने दाओ से खाली नजर से पूछा। तुमने अपनी स्टॉकिंग्स फिर से बदल दी? क्वालिटी कैसी है? वांग हाओरान ने मुस्कुराते हुए पूछा। उसकी नजरें नीचे की ओर झुक गईं। फेंग जुबान चौंक गया और उसने फरारी स्टार्ट कर दी। वांग हाओरान के कुछ भी कहे बिना ही वह जान गई थी कि दाओ को कहाँ जाना चाहिए। कुछ चीजें एक बार पहली बार हो जाने पर फिर दूसरी बार होने पर अनगिनत बार दोहराई जा सकती हैं। फोंग जुबान को अब इस बात से उतना विरोध नहीं है। डॉट 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 डॉट। डिंग, मेजबान ने एक नायिका को चुरा लिया है। फोंग जुबान ने 500 खलनायक अंक अर्जित किए। फोंग हिंग मुख्य किरदार का हेलो -25, फोंग जुबान महिला मुख्य किरदार का हेलो -25, मेजबान खलनायक का हेलो जोड़ 5-0। डॉट 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 डॉट। शाम के स्वर अध्ययन के समाप्त होने से कुछ मिनट पहले वांग हाओरान ने घंटी बजने से पहले ही अपना सामान समेटा और कक्षा से निकल गया। टीचर सॉन्ग के साथ उनके अच्छे संबंधों को देखते हुए क्लास को कुछ मिनट पहले खत्म करना उनके लिए कोई बड़ी बात नहीं है। कक्षा से निकलने के बाद वांग हाओरान ने फरारी की चाबी ली और स्कूल के गेट की ओर चल पड़ा।
फोंग जुबान इस फरारी को चला रही थी। वांग हाओरान ने उस शाम ब्लैक पीनी बार जाने का फैसला किया, लेकिन वह वांग जियांग को बताना नहीं चाहता था ताकि वह परेशान न हो, इसलिए उसने ड्राइवर रखने की योजना नहीं बनाई। इसलिए उन्होंने कार वहीं छोड़ दी और फोंग जुबान को टैक्सी से वापस कंपनी जाने के लिए कहा। छुट्टियों के दौरान वांग हाओरान ने अपना ड्राइविंग टेस्ट दिया। वह बिल्कुल माहिर तो नहीं था, लेकिन सड़क पर बिना किसी समस्या के गाड़ी चलाने में पूरी तरह सक्षम था। हालांकि जैसे ही वांग हाओरान स्कूल के गेट पर पहुंचा, उसने किन युनहान को सुरक्षा कक्ष से हाथ में एक पैकेट लिए बाहर आते देखा। किन युनहान स्पष्ट रूप से चौंक गया। उसने सहज रूप से छोटे से डिब्बे को अपनी पीठ के पीछे छिपा लिया, फिर मुस्कुराने लगा। वांग हाओरान, क्लास अभी खत्म नहीं हुई है और तुम अभी से जा रहे हो? हाँ, मुझे कुछ काम है, इसलिए मैं जल्दी निकलने की योजना बना रहा हूँ, वांग हाओरान ने लापरवाही से समझाया। ओह, किन युनहान ने सिर हिलाया, फिर अचानक वांग हाओरान के हाथ में फरारी कार की चाबियां देखीं और शरारती मन से सोचा, तुम खुद गाड़ी चलाकर आए हो, कहाँ जा रहे हो? घर चलो, हम और कहाँ जा सकते हैं? मुझे विश्वास नहीं हो रहा। आमतौर पर जब तुम घर जाती हो तो ड्राइवर तुम्हें लेने आता है, लेकिन आज तुम खुद गाड़ी चलाकर आए हो। जरूर कुछ गड़बड़ है, किन युनहान ने संदेह से कहा। ठीक है, दरअसल मुझे लगा कि दिन भर पढ़ाई करना थोड़ा उबाऊ हो रहा था, इसलिए मैं आराम करने के लिए कोई जगह ढूंढना चाहता था, वांग हाओरान ने दाव को आधे मजाक में जवाब दिया। हम कहाँ जा रहे हैं? मुझे भी साथ ले चलो, मैं आजकल बहुत उदास महसूस कर रहा हूँ, किन युनहान ने चेहरे पर चिंता का भाव लिए कहा। वांग हाओरान एक पल के लिए हिचकिचाया। वह किसी गंभीर काम से जा रहा है, इसलिए किन युनहान को साथ ले जाना उसके लिए असुविधाजनक होगा। मैं बाहर जाने की योजना बना रहा हूँ। इस तरह की जगह तुम्हारे लिए ठीक नहीं है, इसलिए तुम्हें नहीं जाना चाहिए। वांग हाओरान चाहता था कि वह पीछे हट जाए। मैं अपनी जिंदगी में कभी बार में नहीं गई, मुझे वहाँ ले चलो, मुझे वहाँ ले चलो। किन युनहान न केवल पीछे नहीं हटी, बल्कि उसकी दिलचस्पी और भी बढ़ गई। अध्याय 91 ब्लैक पीनी बार। अगर आप वाकई जाना चाहते हैं तो जा सकते हैं, लेकिन इस मामले को गुप्त रखना होगा। किन युनहान के उत्साह को देखकर वांग हाओरान ने कोई आपत्ति नहीं जताई, बल्कि केवल एक सलाह दी। किन युनहान को बार में ले जाना थोड़ा असुविधाजनक था, हालांकि ये कम से कम किन युनहान के साथ अकेले समय बिताने का एक अच्छा अवसर है। इसके अलावा बार ऐसी जगहें हैं जहां हर तरह के लोग मिलते जुलते हैं। अगर कुछ गुंडे किन युनहान को परेशान करने की कोशिश करते हैं तो वांग हाओरान बीच में आकर उन्हें भगा सकता है और मुसीबत में फंसी लड़की को बचा सकता है, जिससे किन युनहान का दिल जीत लिया जाएगा। अगर मेरे पापा को पता चल गया कि मैं ऐसी जगह गया था तो वो शायद मुझे मार ही डालेंगे। चिंता मत करो, मैं इसे राज रखूंगा, पक्का वादा। किन युनहान ने अपनी छोटी उंगली ऊपर उठाई। वांग हाओरान को ये बचकाना लगा, लेकिन फिर भी उसने अनिच्छा से उसे छोटी उंगली से वादा किया। दोनों एक साथ स्कूल के गेट से बाहर निकले। तुम्हारे हाथ में क्या है? वांग हाओरान ने पैकेज को छिपाने की उसकी कोशिश को देखकर पूछा। डिलीवरी वाला लड़का, बेशक मुझे पता है कि दाव एक कुरियर सेवा है, मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि इसके अंदर क्या है। पैकेज पर अंग्रेजी लेबल लगा हुआ था, लेकिन वांग हाओरान ने इसे पहले कभी नहीं देखा था। नाश्ता, बस नाश्ता, किन युनहान ने मुस्कुराते हुए कहा। वांग हाओरान को इस बात पर यकीन नहीं हुआ। किन युनहान इस पैकेज को लेने के लिए स्पष्ट रूप से क्लास से जल्दी निकल गई। अगर ये स्नैक्स होते तो वो इन्हें इस तरह नहीं छिपाती। वांग हाओरान ने तुरंत एक्स-रे विजन का इस्तेमाल करके जांच की। तभी मुझे एहसास हुआ कि पैकेज में कपड़े थे, त्वचा से सटे हुए कपड़े। यदि इसे ABCDE के अनुसार वर्गीकृत किया जाता है तो यह संभवतः ग्रेड भी होगा, जो पूर्वी एशियाई महिलाओं के बीच सबसे आम रैंक है। ये स्पष्ट रूप से किन युनहान के पहनने के साइज का है। इसका रंग काला है। काला रंग आकर्षण और रहस्य का प्रतीक है। ये धनी युवती ऊपरी तौर पर बिगड़ी हुई, मनमानी करने वाली और तर्कहीन लगती है, लेकिन असल में वह अंदर ही अंदर बेहद भावुक है। एक लाल फरारी कार सड़क पर तेजी से दौड़ती हुई लगभग 20 मिनट बाद एक बार के सामने रुक गई। कैंची के आकार के दरवाजे खुले और एक बेहद खूबसूरत जोड़ा बाहर निकला। सुपर कार, आकर्षक पुरुष और खूबसूरत महिलाएं, ये संयोजन बेहद ही मनमोहक है। ये दो स्वाभाविक रूप से वांग हाओरान और किन युनहान हैं। प्रवेश द्वार पर सुपर कार को पार्क होते देख एक वैलेट तुरंत उनके पास आया और विनम्रतापूर्वक पूछा कि क्या उन्हें पार्किंग में मदद की जरूरत है। वह बार बहुत लोकप्रिय था। वांग हाओरान को वहां जाते समय पार्किंग की जगह नहीं मिली। उसने यूं ही चाबियां फेंक दी, लापरवाही से वैलेट को टिप के तौर पर कुछ $100 दिए और वैलेट को कार पार्क करने के लिए कहा। बार के बाहर खड़े होकर वांग हाओरान अंदर से आती शराब और संगीत की तेज आवाज सुन सकता था। वांग हाओरान तुरंत अंदर नहीं गए, बल्कि उन्होंने किन युनहान से बात की। क्या मैं आपका हाथ पकड़ सकता हूँ? किन युनहान इस सवाल से स्तब्ध रह गया। बारों में बहुत सारे गुंडे होते हैं। अगर हम हाथ में हाथ डालकर अंदर जाएंगे तो लोग सोचेंगे कि हम पति पत्नी हैं और कोई हमें परेशान नहीं करेगा, वांग हाओरान ने विश्वासपूर्वक कहा। ठीक है, मैं आपकी बात सुन लूंगा। किन युनहान ने शर्माते हुए सिर हिलाया। किन युनहान को सहमत होते देख वांग हाओरान ने आगे बढ़कर उसका कोमल, हड्डी रहित हाथ थाम लिया। वांग हाओरान ने स्पष्ट रूप से महसूस किया कि घबराहट के कारण उस छोटे से हाथ में हल्की सी कंपकंपी हो रही थी। डिंग, होस्ट महिला लीड के साथ फ्लर्ट करता है। किन युनहान ने आपका दिल जीत लिया है, जिससे आपको 100 विलेन पॉइंट्स मिले हैं। चलो अंदर जाएं। वांग हाओरान ने किन युनहान को बार में खींच लिया। हवा में शराब की तेज गंध फैली हुई थी। संगीत मेरे कानों में गूंज रहा था और रोशनी इतनी तेज थी कि आंखें चौंधिया रही थीं। बार की लॉबी के डांस फ्लोर पर कई पुरुष और महिलाएं झूमते और नाचते हुए नजर आ रहे थे। वांग हाओरान किन युनहान को लाउंज एरिया में ले गई, जहां एक बारटेंडर तुरंत उनके पास आया और उनसे पूछा कि वे कौन से पेय पदार्थ लेना चाहते हैं। किन युनहान उस जगह के लिए नया था और उसे नहीं पता था कि दाव किस तरह के पेय पदार्थ परोसता है। वांग हाओरान दरअसल किन युनहान का साथ देना चाहता था, इसलिए उसने उसके लिए एक तेज अल्कोहल वाला पेय मंगवाया और उसे नशे में धुत कर दिया। दुर्भाग्यवश उसे यहाँ कुछ महत्वपूर्ण काम निपटाने थे और भले ही उसने किन युनहान को सफलतापूर्वक शराब पिला दी थी, लेकिन वह उसे तुरंत अपने साथ नहीं ले जा सका। इससे उसकी मुसीबत और बढ़ सकती है। वांग हाओरान को यह विचार अस्थायी रूप से छोड़ना पड़ा और उन्होंने केवल 2 कम अल्कोहल वाले पेय का ऑर्डर दिया। पेय पदार्थ बेचने वाली लड़की झटपट उन्हें लेकर आ गई। किन युनहान एक ऐसी जगह पर पहुंचा जहां वह पहले कभी नहीं गया था और एक जिज्ञासु बच्चे की तरह उसने आसपास देखते हुए अपना पेय पिया। अपनी लंबी कदकाठी, आकर्षक रूप और पवित्र एवं मनमोहक सूरत के कारण किन युनहान ने अपने आसपास के कई कामुक पुरुषों का ध्यान आकर्षित किया। हालांकि उनसे बातचीत करने के लिए कोई आगे नहीं आया। वांग हाओरान को थोड़ी चिंता होना स्वाभाविक था। धिक्कार है, बार में कितने गुंडे होते हैं। तुम क्यों नहीं आते और किन युनहान के साथ कुछ करते? नहीं तो मैं हीरो बनकर संकट में फंसी युवती को कैसे बचा पाऊंगा।
यह मुश्किल है क्योंकि मैं रास्ते में खड़ा हूँ। इसी बात को ध्यान में रखते हुए वांग हाओरान ने शौचालय जाने का बहाना किया और चुपके से किन युनहान के बगल वाले हिस्से पर नजर रखी। हालांकि काफी देर इंतजार करने के बाद भी किन युनहान से मिलने कोई नहीं आया। धत्तेरी की, इस तरह की नायक द्वारा संकट में फंसी नायिका को बचाने वाली कहानी खलनायक की छवि से बिल्कुल मेल नहीं खाती। वांग हाओरन ने तुरंत हार मान ली और किन युनहान से बात की। दाओ, आम मेजों पर बहुत शोर होता है, चलिए थोड़ी देर के लिए बैठने के लिए कोई निजी कमरा ढूंढ लेते हैं। वह शांत आए इसलिए आया क्योंकि वहां बहुत से लोग थे और किन युनहान लोगों को आने के लिए आकर्षित कर सकता था। दूसरी ओर वह नायक बनकर संकट में फंसी युवती की मदद कर सकता था, लेकिन अब तो कोई संभावना नहीं दिख रही है। अगर ऐसा है तो यहाँ रुकने की कोई जरूरत नहीं है, अब काम पर ध्यान देना ज्यादा जरूरी है। किन युनहान ने सिर हिलाया। वांग हाओरान थोड़ी देर के लिए बाहर गए और 2 निजी कमरे बुक करने गए। मुख्य मेज पर लौटने के बाद वह किन युनहान को निजी बॉक्सों में से एक में ले गया। निजी कमरे में ध्वनिरोधन उत्कृष्ट था। लॉबी के बाहर से आने वाले शोरगुल वाले संगीत की आवाज लगभग सुनाई नहीं देती थी, जिससे कमरा काफी शांत रहता था। जब मैं प्राइवेट रूम बुक करने गया तो मुझे एक परिचित मिला। मैं जाकर उनसे हालचाल पूछता हूँ और थोड़ी देर में वापस आता हूँ। वांग हाओरान को एक जरूरी काम था और वह किन युनहान के सामने नहीं जा सकता था, इसलिए उसे जाने के लिए बहाना बनाना पड़ा। ठीक है, अलविदा कहने के बाद जल्दी वापस आ जाना। किन युनहान को अकेले रहने में थोड़ा डर लग रहा था, इसलिए उसने उसे यह याद दिलाया। वांग हाओरान ने सिर हिलाया और निजी कमरे से निकलकर दूसरे निजी कमरे में चली गई। उसने निजी कमरे में लगे इंटरकॉम का बटन दबाया और थोड़ी देर में एक ड्रिंक गर्ल कमरे में आ गई। सुंदर लड़के, आपको किस तरह के पे पसंद हैं? पे बेचने वाली लड़की ने दाव से पूछा। आपके बार में सबसे बढ़िया ड्रिंक कौन सा है? वांग हाओरान ने पूछा। ये सुनकर ड्रिंक गर्ल खुशी से झूम उठी। वह अपने द्वारा बेची जाने वाली शराब पर कमीशन प्राप्त करती है और शराब जितनी महंगी होती है कमीशन उतना ही अधिक होता है। एस ऑफ स्पेड्स, हमारे पास 6888 और 10,888 हैं, आपको कौन सा चाहिए? हैंडसम गाय, ड्रिंक गर्ल ने जल्दी से दाव से पूछा। मुझे 10,888 के साथ एस ऑफ स्पेड्स की 10 बोतलें दे दो, वांग हाओरान ने लापरवाही से कहा। सुंदर लड़के, क्या तुम इतनी शराब अकेले पी सकते हो? ड्रिंक गर्ल दंग रह गई। अगर मैं इसे पी नहीं सकती तो क्या मैं किसी और से इसे पीने के लिए नहीं कह सकती? वांग हाओरान ने अर्थपूर्ण मुस्कान के साथ कहा। ये सुनकर ड्रिंक गर्ल तुरंत समझ गई और उसने दाव से पूछा। सुंदर लड़के, क्या आपको कुछ खूबसूरत लड़कियों को बुलाने की जरूरत है जो आपके साथ पे और बातचीत का आनंद ले सकें? और ज्यादा की जरूरत नहीं, एक ही काफी है। वांग हाओरान ने पहले से तैयार किया हुआ नकद चेक मेज पर रखा और फरारी की चाबी से उसके एक कोने को हल्के से दबा दिया। ड्रिंक गर्ल ने खुद को रोक नहीं पाए और उसने अपना सिर घुमाकर कैश चेक को देखा और उस पर लिखी रकम को गिनने लगी। 1 करोड़। उसे लगा कि उसने गिनती में गलती कर दी है, इसलिए उसने लगातार 5 बार गिनती की। अंततः उसे यकीन हो गया, ये वास्तव में 10 मिलियन का चेक था। मेरे सामने खड़ा यह आकर्षक व्यक्ति दूसरी पीढ़ी का बेहद अमीर व्यक्ति निकला। सुंदर लड़के, तुम किसे अपने साथ शराब पीने के लिए बुलाना चाहते हो? ड्रिंक गर्ल ने होश में आते हुए दाव से पूछा। ब्लैक पीनी, हमारे बॉस कभी ग्राहकों के साथ शराब नहीं पीते। ड्रिंक गर्ल चौंक गई, उसकी आंखें आश्चर्य से चौड़ी हो गईं। जाओ और मुझे ये संदेश पहुंचा दो कि वह जितनी भी शराब की बोतल पिएगी मैं उसे हर बोतल के लिए 10 लाख रुपए दूंगा। अध्याय 92, नायक को रोकना। नायक ने सुंदरी को बचाया। एक बोतल शराब पीने पर 10 लाख रुपए। ये सुनकर ड्रिंक गर्ल स्तब्ध रह गई। इस बार का मासिक शुद्ध लाभ केवल कुछ लाख रुपए है। शराब की एक बोतल के लिए 10 लाख डॉलर की पेशकश, ऐसा कौन नहीं करना चाहेगा? जहां तक उसे पता था, बॉस को भी लगता था कि वह काफी शराब पी सकता है। ये सोचकर ड्रिंक गर्ल तुरंत संदेश देने के लिए निजी कमरे से बाहर निकल गई। वांग हाओरान निजी कमरे में चुपचाप इंतजार कर रही थी। लगभग 1 या 2 मिनट बाद अचानक फोन की घंटी बजी। उसने अपना फोन उठाया और देखा कि किन युनहान का फोन आ रहा है। मुझे कुछ जान पहचान वालों से थोड़ी देर बात करनी है, मैं बाद में वापस आऊंगा। वांग हाओरान ने अनुमान लगाया कि किन युनहान अकेले इंतजार करते करते ऊब गया होगा, इसलिए उसने उसे जल्दी करने के लिए कहा। https:// 2 संदिग्ध व्यक्ति मेरा रास्ता रोक रहे हैं और मुझे जाने नहीं दे रहे हैं। आपको आकर मुझे बचाना होगा। फोन के दूसरी तरफ से किन युनहान की कांपती हुई आवाज आई। वांग हाओरान चौंक गया, लेकिन साथ ही थोड़ा खुश भी हुआ। आखिरकार वह कहानी आ ही गई है जिसमें नायक संकट में फंसी राजकुमारी को बचाता है। ये बिल्कुल सही समय है। तुम कहाँ हो? क्या तुम निजी कमरे में हो? वांग हाओरान ने जल्दी से दाव से पूछा। मैं महिलाओं के शौचालय के अंदर छिप गया हूँ और वे बाहर मेरा इंतजार कर रही हैं। फोन मत काटना, मैं अभी आ रहा हूँ। जैसे ही उसने ये कहा, वांग हाओरान तुरंत निजी कमरे में सोफे से उठ गया। इस बार में सिर्फ एक ही शौचालय है। वांग हाओरान ने पहले वहां जाने का नाटक किया था, इसलिए उसे पता है कि दाव का शौचालय कहाँ है। शौचालय जाते समय वांग हाओरान की नजर शियाओ यीफेंग पर पड़ी। वांग हाओरान एक पल के लिए चौंक गया, फिर उसने अपनी लापरवाही के लिए खुद को दोषी ठहराया। वांग जियांग और किन काई एक साथ पुलिस स्टेशन गए। चूंकि वांग जियांग को पता है कि दाव द्वारा किन युनहान के अपहरण के पीछे का मास्टरमाइंड ब्लैक पीनी से संबंधित है, तो किन काई को भी दाव के बारे में पता होना चाहिए। किन काई को जवाब पता है और शियाओ यीफेंग को भी स्वाभाविक रूप से जवाब पता होगा। जियाओ यीफेंग का उद्देश्य स्पष्ट रूप से मेरे जैसा ही था। इस जानकारी को समझने के बाद वांग हाओरान शिकायत करने से खुद को रोक नहीं पाई। ऐसा लगता है कि किन युनहान को फंसाया गया था और यह पूरी साजिश शियाओ यीफेंग के लिए रची गई थी, ताकि जियाओ यीफेंग नायक बनकर संकट में फंसी युवती को बचा सके। वांग हाओरान ने जियो यीफेंग को देखा और जियो यीफेंग ने स्वाभाविक रूप से वांग हाओरान को भी देखा। हालांकि जियाओ यीफेंग ने केवल तिरस्कारपूर्ण भाव से वांग हाओरान की ओर देखा और फिर खुद ही पुरुषों के शौचालय की ओर चला गया। स्पष्टतः जियाओ यीफेंग को अभी तक दाव के बारे में जानकारी नहीं है। किन युनहान यहाँ केवल शौचालय का उपयोग करने आया है। जब वांग हाओरान शौचालय के बाहर पहुंचा तो उसने तुरंत चमकीले रंग के बालों वाले 2 युवकों को देखा। दोनों युवक सिगरेट पीते हुए बातें कर रहे थे। क्या होगा अगर वह खूबसूरत लड़की अंदर छिपी हुई है और बाहर नहीं आ रही है? चलिए कुछ मिनट और इंतजार करते हैं। अगर वह जल्द ही बाहर नहीं आती है तो हम अंदर जाकर उसकी तलाश करेंगे। शायद वह अकेली नहीं आई होगी, है ना? उम्मीद है कोई परेशानी नहीं होगी। ये हमारे बॉस का इलाका है, कौन हमसे पंगा लेने की हिम्मत करेगा? ये सच है। वांग हाओरान ने तुरंत उन दोनों युवकों पर ध्यान नहीं दिया, बल्कि फोन पर किन युनहान से कुछ कहा। मैं शौचालय के ठीक बाहर हूँ, डरो मत, बाहर आ जाओ।
किन युनहान ने सिर हिलाया और जल्दी से महिलाओं के शौचालय से बाहर भाग गई और डर के मारे वांग हाओरान के पीछे छिप गई। दो युवकों ने तुरंत वांग हाओरान को घेर लिया। क्या सिर्फ वे दोनों ही हैं? वांग हाओरान ने पहले तो उनकी बात अनसुनी कर दी और इसके बजाय किन युनहान दाव से पूछा, सही, क्या उन्होंने आपको अनुचित तरीके से छुआ? नहीं, लेकिन उसने कुछ अश्लील और आपत्तिजनक बातें कही थी। वांग हाओरान ने सिर हिलाया, फिर दोनों गुंडों की ओर देखा और आदेशात्मक स्वर में कहा, घुटने टेक कर मेरे दोस्त दाव से माफी मांगो, फिर खुद को 10 बार थप्पड़ मारो और मैं तुम्हें जाने दूंगा। हा, क्या मैंने सही सुना? तुम छोटे छी। वह युवक वांग हाओरान का मजाक उड़ाने ही वाला था कि उसके बोलने से पहले ही वांग हाओरान ने उसे 4-5 मीटर दूर लात मार दी, जिससे उसके मुंह से खून बहने लगा। एक और युवक पूरी तरह से भयभीत था, उसके पैर अनियंत्रित रूप से कांप रहे थे। उसने तुरंत अपना सिर नीचे झुकाया और चिल्लाया, मैं ऐसा हूँ। इससे पहले कि वह माफी मांग पाता, वह अपने साथी के नक्शे कदम पर चल पड़ा। डिंग, होस्ट ने मुख्य किरदार को रोक लिया है और महिला मुख्य किरदार को सबक सिखा रहा है। किन युनहान, एक मामूली गुंडा, ने 300 खलनायक अंक अर्जित किए। शियाओ यीफेंग मुख्य किरदार का हेलो -15, होस्ट खलनायक का हेलो जोड़े 5। तुमने उसे इतनी बुरी तरह पीटा है, क्या वह ठीक नहीं हो जाएगा? दोनों युवकों को इतनी दयनीय हालत में देखकर किन युनहान को बहुत राहत मिली, लेकिन उसे इस बात की और भी ज्यादा चिंता थी कि इसे वांग हाओरान के लिए मुसीबत खड़ी हो जाएगी। उन्होंने तुम पर हमला करने की हिम्मत कैसे की? काश मैं उन्हें मार डालता। वांग हाओरान गुस्से से अंधा हो गया था और लात खाकर खून की उल्टी कर रहे उन दोनों युवकों को जान से मारने के लिए झपटने ही वाला था। जब कोई व्यक्ति अपने अभिनय कौशल का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करता है तो उसे देखने वाला हर कोई इसे सच मान लेगा। वांग हाओरान, जल्दबाजी मत करो, कृपया जल्दबाजी मत करो। किन युनहान ने वांग हाओरान को वापस खींचने की पूरी कोशिश की, लेकिन वह उसे पकड़ने के लिए उतनी ताकतवर नहीं थी। इसलिए उसने पीछे से वांग हाओरान को गले लगा लिया और अपने शरीर के वजन का इस्तेमाल करके उसे वापस खींचने लगी। वांग हाओरान आखिरकार शांत होने में कामयाब हुआ और उसने किन युनहान की ओर देखा, जो उसे गले लगाए हुए था। किन युनहान का चेहरा शर्म से लाल हो गया, वह एक डरे हुए छोटे खरगोश की तरह लग रही थी। इसी तरह उसने तुरंत उसका हाथ छोड़ दिया। वांग हाओरान की आंखों में सीधे देखने की हिम्मत नहीं की, लेकिन उसका दिल उमड़ती भावनाओं से भरा हुआ था। उसने मेरी बातों पर इतनी हिंसक प्रतिक्रिया दी, मानो वह मुझे जान से मार देना चाहता हो। मैं उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण थी। डिंग, नायिकाओं में से एक किन युनहान के प्रति अनुकूलता 10 अंक बढ़ गई है। वर्तमान में कुल अनुकूलता 65 है। स्नेह विकसित हो रहा है। डिंग, मेजबान ने कहानी का रुख बदल दिया है और 300 खलनायक अंक हासिल कर लिए हैं। दूसरी ओर घायल हुए दोनों युवक अस्त व्यस्त हालत में एक दूसरे की मदद करते हुए वहां से चले गए। वे भाग्यशाली हैं। वांग हाओरान ने जीवन ऊर्जा के केंद्र में होने का नाटक किया, फिर नाक सिकुड़ी और मुड़ गया। किन युनहान, क्या तुम ठीक हो? नहीं। किन युनहान ने अपना सिर हिलाया। उसका हमेशा वाला नखरेबाज और जिद्दी युवती वाला व्यवहार गायब हो गया और उसने धीरे से कहा, अब से मुझे बस युनहान कहकर बुलाओ। ठीक है। वांग हाओरान ने सिर हिलाया। वह जानती थी कि दाओ किन युनहान मुझ पर मोहित है और हमारे बीच अंतरंगता बढ़ाने के लिए मेरे करीब आना चाहती है। उसी क्षण उसने एक्स-रे दृष्टि से देखा कि जियाओ यीफेंग शौचालय से बाहर निकलने ही वाली थी। चलिए निजी कमरे में वापस चलते हैं। वांग हाओरान ने किन युनहान का हाथ पकड़ लिया। किन युनहान को महसूस हुआ कि किसी बड़े हाथ ने उसका छोटा हाथ थाम लिया है और उसके होठों पर अनायास ही एक मुस्कान खिल उठी। एक युवती। किन युनहान और वांग हाओरान ने अभी कुछ ही कदम बढ़ाए थे कि पीछे से एक आश्चर्यचकित आवाज सुनाई दी। किन युनहान आवाज को पहचान गया कि वह शियाओ यीफेंग की आवाज है। किन युनहान ने अनसुना करने का नाटक किया और जाने के लिए अपनी गति और तेज कर दी। जियो यीफेंग तेजी से भागा और किन युनहान के पास आया। छोटी बच्ची, सच में आप ही हैं? शियाओ यीफेंग चौंक गया, कुछ हद तक अविश्वास से भरा हुआ था। मिस्दा जैसी युवती वांग हाओरान के साथ बार जैसी अराजक जगह पर क्यों आएगी? इसके अलावा दोनों ने एक दूसरे का हाथ पकड़ रखा था। उस युवती को देखो, उसने बिल्कुल भी विरोध नहीं किया। ये स्पष्ट है कि मिस यंग वांग हाओरान को अपना हाथ पकड़ने देने के लिए तैयार हैं। दूसरे शब्दों में कहें तो युवा मिस को इस दूसरी पीढ़ी के अमीर आदमी से प्यार हो गया। शाओ यीफेंग के दिल में ईर्ष्या की एक धधकती आग भड़क उठी। डिंग, होस्ट ने नायक को उकसाया। जियाओ यीफेंग ने अपना आपा खो दिया और 300 खलनायक अंक प्राप्त किए। अध्याय 93 महिला मुख्य पात्र। ब्लैक पीनी इस साल 29 साल की हो गई है। उनका असली नाम ज़ुओक्यू चेन्यू है, जो चीनी मुहावरे में डूबती मछली का अर्थ है इतनी सुंदर कि मछली डूब जाए और हंस आकाश से गिर जाएं। जब वह 6 साल की थी तब उसके माता पिता एक अश्वेत संघर्ष में मारे गए थे। उसके बाद से वह अपने दादा के साथ रहने लगी, जो संगठित अपराध में शामिल थे। ज़ुओक्यू चेन्यू के लिए उसके माता पिता की मृत्यु एक बहुत बड़ा आघात था, जिसने उसके दिल में एक गहरी छाया डाल दी और नफरत के बीज बो दिए। उसके निर्मम व्यक्तित्व को भी इसी बात ने आकार दिया। अपने दादा की मृत्यु के बाद 18 वर्षीय ज़ुओक्यू चेन्यू ने अपने दादा द्वारा स्थापित क्षेत्र का कार्यभार संभाला और एक ट्रॉयड बॉस बन गई। अगले 5 वर्षों में ज़ुओक्यू चेन्यू की प्रतिष्ठा दूर दूर तक फैल गई, जिससे वह एक खूंखार व्यक्ति बन गया और उसे ब्लैक पीनी उपनाम मिला। पियोनी के फूल अतुलनीय रूप से सुंदर और आकर्षक होते हैं। ज़ुओक्यू चेन्यू की सुंदरता का वर्णन करने के लिए पियोनी शब्द का प्रयोग किया जाता है। ज़ुओक्यू चेन्यू की निर्मलता के कारण स्वाभाविक रूप से काला शब्द का प्रयोग किया जाता है। इसका उपनाम ब्लैक पीनी इसी से आया है। उपन्यास पढ़ने के लिए एक शक्तिशाली वेबसाइट। ज़ुओक्यू चेन्यू की प्रसिद्धि के चरम पर किंगलिंग शहर के बड़े बड़े व्यवसायी भी उसे देखकर कांप उठते थे। हालांकि जैसे जैसे समाज धीरे धीरे स्थिर होता गया, ज़ुओक्यू चेन्यू का प्रभाव कमजोर होता गया और वह पहले की तरह बेलगाम होने का साहस नहीं कर पाया। इसी समय ज़ुओक्यू चेन्यू उन अवैध धंधों को जारी नहीं रख सका जिनमें वह पहले लिप्त था। इसलिए उसे अपने मूल पेशे में वापस लौटना पड़ा। हालांकि ज़ुओक्यू चेन्यू ने ज्यादा किताबें नहीं पढ़ी थीं और उन्हें व्यापार का बहुत कम अनुभव था। उन्होंने अपने निवेशों में काफी पैसा गंवाया। लगभग 10 में से 9 बार उन्हें नुकसान हुआ। ये बार ब्लैक पीनी का एकमात्र सफल व्यावसायिक निवेश है। इसके बावजूद बार का मासिक लाभ केवल कुछ लाख ही है, जो उसके कर्मचारियों का भरण पोषण करने और जीवन यापन करने के लिए मुश्किल से ही पर्याप्त है। ज़ुओक्यू चेन्यू ने अपने गिरोह को भंग करने और उन्हें अपनी आजीविका कमाने का अपना तरीका खुद खोजने देने पर भी विचार किया। हालांकि अपनी मृत्यु से पहले दादाजी ने ज़ुओक्यू चेन्यू को यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया था कि वह उनके द्वारा जीते गए क्षेत्र का उत्तराधिकारी बने। ज़ुओक्यू चेन्यू नहीं चाहती थी कि उसके दादाजी पछतावे के साथ मरें। इसके अलावा अगर ऐसा सच में हुआ तो ये अधीनस्थ कर्मचारी भंग होना नहीं चाहेंगे। इन बदमाशों के पास कोई हुनर नहीं है और न ही इन्हें ज्यादा शिक्षा मिली है।
इनकी एकमात्र क्षमता शारीरिक शक्ति है। अगर ये सचमुच नौकरी पाना चाहें तो शायद निर्माण स्थलों पर ईंटें ढोने जैसे काम ही कर पाएंगे। लेकिन ये लोग चिंतामुक्त जीवन जीने के आदी हैं, तो वे शारीरिक श्रम क्यों करना चाहेंगे। ज़ुओक्यू चेन्यू अपने दादा द्वारा छोड़ी गई संस्था को बनाए रखने को लेकर काफी चिंतित था और अमीर बनने का सपना देखता था। वह कभी एक ग्लैमरस बड़ी बहन हुआ करती थी, लेकिन अब वह सिर्फ एक महिला बॉस है जो पैसे की चिंता करती है। अगर 7 साल पहले ज़ुओक्यू चेन्यू ने किसी को उसे साथ में ड्रिंक्स के लिए चलने को कहते सुना होता, ज़ुओक्यू चेन्यू बिना कुछ कहे अपने आदमियों को दूसरे पक्ष को मार डालने का आदेश दे देता। लेकिन अब ज़ुओक्यू चेन्यू ने जीवन के दबावों के आगे अपना सिर झुका लिया है। एक बोतल वाइन 10 लाख में, ये तो अविश्वसनीय सौदा है। उसकी शराब सहने की क्षमता बहुत अधिक है, वह कम से कम 5 बोतल पी सकती है। 5 बोतल पीने से 5 मिलियन की खपत होगी। ये पैसा कमाना बहुत आसान है, जहां तक इस संभावना की बात है कि दूसरा पक्ष उसका फायदा उठा सकता है। ज़ुओक्यू चेन्यू को इसकी बिल्कुल भी चिंता नहीं है। अपने पूरे जीवन में किसी भी पुरुष ने उसका कभी फायदा नहीं उठाया है। जिस तरह से आगे ड्रिंक गल दाव पर ज़ुओक्यू चेन्यू। युवती, तुम इस तरह के बार में कैसे आ सकती हो? ये तो बहुत ही घटिया जगह है। अगर तुम्हारे पिता को पता चल जाए कि तुम ऐसी जगह पर आती हो तो उनका दिल टूट जाएगा। जियो युफेंग से किन युनहान दाव तक बार में आना नैतिक पतन कैसे हो सकता है? किन युनहान को यह थोड़ा हास्यास्पद लगा, फिर उसने गुस्से में दाव को चेतावनी दी। मैं तुम्हें बता दूं, मेरे पिताजी से मेरी शिकायत करने की हिम्मत मत करना, वरना तुम्हें पछतावा होगा। मैं इसे गुप्त रख सकती हूं, लेकिन आपको मुझसे वादा करना होगा कि आप अब से वांग हाओरान से दूरी बनाए रखेंगे। जियाओ यीफेंग ने सौदेबाजी की। ये तो बेतुका है। मेरे और वांग हाओरान के बीच क्या होता है, इससे तुम्हें क्या लेना देना? किन युनहान ने मुंह फुलाते हुए कहा। वह अच्छा इंसान नहीं लगता। तुम्हें बार में लाना ये बिल्कुल नहीं दर्शाता कि वह ठीक है। हो सकता है वह तुम्हें शराब पिलाकर तुम्हारा फायदा उठाना चाहता हो। शियाओ यीफेंग दाओ, तुम बेवजह सोच रहे हो। मैं अपनी मर्जी से उसके साथ आई हूँ। किन युनहान ने बेहद अधीरता भरे लहजे में व्यंग्य किया। मैं तुम्हें ये सब क्यों बता रही हूँ? तुम्हें मुझसे दूर ही रहना चाहिए। जब भी मैं तुम्हें देखती हूँ कुछ भी अच्छा नहीं होता। जैसे ही उसने बोलना समाप्त किया, लगभग 1 दर्जन युवक आगे बढ़े और वांग हाओरान और किन युनहान को घेर लिया। लड़खड़ाते हुए चल रहे 2 युवक वही 2 थे जिन्हें वांग हाओरान ने लात मारकर भगा दिया था। स्पष्टतः वे बदला लेने आए हैं। मुझे पता था कि तुम मनहूस हो। किन युनहान ने घबराई हुई और गुस्से से भरी निगाहों से शियाओ यीफेंग को घूरा। छोटी बच्ची, चिंता मत करो, मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा। लगभग 1 दर्जन युवक आक्रामक थे, लेकिन जियाओ यीफेंग ने उन्हें बिल्कुल भी गंभीरता से नहीं लिया। भाइयों, वही लड़का है। 2 युवकों ने गुस्से से वांग हाओरान की ओर इशारा किया। क्या तुम एक महान योद्धा नहीं हो? जाओ और उनका ख्याल रखो। किन युनहान ने शियाओ यीफेंग को आदेश दिया। छोटी मालकिन, मेरी जिम्मेदारी सिर्फ आपकी रक्षा करना है, बाकी सब बातों से मेरा कोई लेना देना नहीं है। जियाओ यीफेंग ने सिर हिलाकर इनकार कर दिया। ये लोग जाहिर तौर पर वांग हाओरान को परेशान करने आए थे। वे वांग हाओरान की पिटाई करवाना चाहते थे, तो वे वांग हाओरान की मदद कैसे कर सकते थे? शियाओ यीफेंग, मैं तुम्हें जाने का आदेश देता हूँ, वरना मैं अपने पिता से तुम्हें नौकरी से निकलवा दूंगा। किन युनहान ने जल्दबाजी में कहा। छोटी बच्ची, वे बहुत ज्यादा हैं। आपकी सुरक्षा मेरी सर्वोच्च प्राथमिकता है। मुझे यकीन है कि अंकल किन भी यही प्राथमिकता रखेंगे। मैं समझ गया। जियाओ यीफेंग ने ऐसा दिखाया मानो उसे जरा भी फर्क नहीं पड़ा हो। तुम? किन युनहान क्यों इतना गुस्से में था कि उसने अपने पैर पटक दिए। मैं उसकी मदद के बिना इसे खुद संभाल सकती हूँ। वांग हाओरान ने किन युनहान के कंधे पर धीरे से थपथपाकर उसे शांत किया। उसकी मौजूदा युद्ध क्षमता को देखते हुए, यहाँ तक कि शियाओ यीफेंग भी उसका मुकाबला नहीं कर सकता, तो वह इन दर्जन भर गुंडों से क्यों डरेगा? क्या हुआ? इससे पहले कि वांग हाओरान कुछ कर पाता, भीड़ में से एक महिला की दबंग चीख सुनाई दी। भीड़ में स्वतः ही एक रास्ता बन गया और एक आकर्षक महिला आगे बढ़ी। मालिक, मालिक, ... युवाओं के समूह ने आदरपूर्वक सिर झुकाया। ये देखकर वांग हाओरान की आंखें थोड़ी सी झपकी और वह अनजाने में ही उस आकर्षक महिला को गौर से देखने लगा। उनकी ऑफ शोल्डर ब्लैक और रेड फ्लोरल ड्रेस ने उनके आकर्षक फिगर को बखूबी निखार दिया। उसके लंबे, लहराते हुए गहरे लाल रंग के बाल स्वाभाविक रूप से उसके कंधों पर गिरे हुए थे। उसका बेदाग, बर्फ जैसा सफेद चेहरा भावहीन था, फिर भी उसमें एक अवर्णनीय आकर्षण था। उसके लंबे, पतले, बर्फ जैसे सफेद पैर हर कदम के साथ एक स्वाभाविक आकर्षण बिखेरते थे। कुछ ही निगाहों के बाद वांग हाओरान के दिल और खून की धड़कन तेज हो गई। फिर वह एक्स-रे विजन का उपयोग करने से खुद को रोक नहीं सका। यह आंकड़ा सचमुच अविश्वसनीय है। शर्मिंदगी के डर से वांग हाओरान ने तुरंत एक्स-रे विजन वापस ले लिया। उन युवाओं की प्रतिक्रियाओं को देखकर लगता है कि यह महिला ब्लैक पीनी ही होगी। वह बेहद खूबसूरत है और उसकी पृष्ठभूमि बेहद अनोखी है। उन शहरी फैंटेसी उपन्यासों को देखें तो उनमें एक महिला मुख्य पात्र होती है जो एक शक्तिशाली, स्वतंत्र महिला होती है। ज़ुओक्यू चेन्यू इन मानदंडों पर पूरी तरह से खरा उतरता है। वांग हाओरान ने तुरंत जांच करने के लिए 100 खलनायक अंक खर्च किए। महिला प्रधान ज़ुओक्यू चेन्यू। लड़ाई शक्ति का मान 191। आकर्षण मूल्य 279। महिला मुख्य किरदार प्रभामंडल 453। कौशल सहज आकर्षण उन्नत हत्या तकनीक। मेजबान के लिए अनुकूलता 0 अजनबियों की तरह। इसमें मुख्य भूमिका महिला की है। लेखक का नोट, चौथा अपडेट आ गया है। अगर आप लेखक का समर्थन करना चाहते हैं तो कृपया पिछले अध्याय के अंत में अपना वोट दें। धन्यवाद। अध्याय 94 बड़ी बहन को धमकाना। इस शहर में बहुत सारी खूबसूरत महिलाएं हैं। जियाओ यीफेंग लगातार मुश्किल से सांस लेते हुए ज़ुओक्यू चेन्यू को ध्यान से घूर रही थी। उसने अपनी कामुक प्रवृत्ति को छिपाने का कोई प्रयास नहीं किया। वह तो अपनी यात्रा का असली उद्देश्य भी भूल गया था। ज़ुओक्यू चेन्यू ने उस घूरने को महसूस किया और भौहें चढ़ाने से खुद को रोक नहीं पाए, लेकिन उसने उसे अनदेखा किया और इसके बजाय वांग हाओरान की ओर देखा। उसने शुरू में ड्रिंक गर्ल से उसे निजी कमरे में ले जाने के लिए कहा था, लेकिन आधे रास्ते में ही ड्रिंक गर्ल ने वांग हाओरान को देख लिया। ज़ुओक्यू चेन्यू फिर आगे चला गया। आसपास देखने पर ऐसा प्रतीत हुआ कि वांग हाओरान का अपने अधीनस्थों के साथ विवाद हुआ था, या अधिक सटीक कहें तो वांग हाओरान ने अपने अधीनस्थों को पीटा था। तुम दोनों मुझे जल्दी बताओ कि क्या हुआ। ज़ुओक्यू चेन्यू ने अपने अधीनस्थों पर एक नजर डाली और उनकी निगाह उन 2 युवकों पर टिक गई जिन्हें स्पष्ट रूप से पीटा जा रहा था। बॉस, बात कुछ इस तरह है। दोनों युवक ज़ुओक्यू चेन्यू को देवता के समान मानते थे और झूठ बोलने की हिम्मत नहीं करते थे, इसलिए उन्होंने उसे सब कुछ विस्तार से बताया।
मुझे लगता है मैंने तुम्हें पहले भी बताया था कि तुम बार में मजे कर सकते हो, लेकिन तभी जब लड़कियां तैयार हों। लेकिन तुम अभी जो कर रहे हो वह जानबूझकर ग्राहकों को परेशान करना है, ज़ुओक्यू चेन्यू ने ठंडे लहजे में कहा। वह बार की मालकिन है और चूंकि उसने अपना कारोबार शुरू कर दिया है, इसलिए उसे उचित नियमों का पालन करना चाहिए। ज़ुओक्यू चेन्यू ने पहले ही अपने अधीनस्थों को इन बातों के बारे में चेतावनी दे दी थी। बॉस, हमसे गलती हुई, अब आगे क्या करना है यह फैसला हम आप पर छोड़ते हैं। दोनों युवकों ने तुरंत घुटने टेक दिए और अपने अपराध कबूल कर लिए। वे अपने बॉस द्वारा निर्धारित नियमों से भलीभांति परिचित थे, लेकिन किन युनहान की सुंदरता को देखकर वे अपनी इच्छाओं पर काबू नहीं रख सके और यह उम्मीद करते हुए कि उनके बॉस को पता नहीं चलेगा, उन्होंने उसका फायदा उठाने की ठान ली। दुर्भाग्यवश वे असफल रहे और अब यह मामला उजागर हो गया है और बॉस के कानों तक पहुंच गया है। बाकी लोग कहां हैं? ये जानते हुए भी कि दाओ और उन दोनों ने नियमों का उल्लंघन किया, वे फिर भी उनका साथ देने आए। ज़ुओक्यू चेन्यू ने अन्य अधीनस्थों से सवाल किया। ये देखकर सभी अधीनस्थ कर्मचारियों ने अपना सिर झुका लिया और अपनी गलतियों को स्वीकार किया। नियम तोड़ने वाले दोनों लोग लगातार 3 दिन तक गुवान यू की मूर्ति के सामने घुटने टेक कर बैठे और सिर्फ पानी पिए। बाकी जिन्होंने मदद की वे एक दिन के लिए घुटने टेक कर बैठे। ज़ुओक्यू चेन्यू ने अपने अधीनस्थों को आदेश सौंप दिए। हाँ बॉस, सभी अधीनस्थ कर्मचारी ऐसे दिख रहे थे मानो उन्होंने अपने माता पिता को खो दिया हो, लेकिन किसी ने भी ज़ुओक्यू चेन्यू के फैसले पर सवाल नहीं उठाया। अपने अधीनस्थों के चले जाने के बाद ज़ुओक्यू चेन्यू वांग हाओरान के पास गया। वह थोड़ी हैरान रह गई। ग्रिंगल ने वांग हाओरान की उम्र का जिक्र नहीं किया, इसलिए ज़ुओक्यू चेन्यू ने अवचेतन रूप से मान लिया कि वह एक अधेड़ उम्र का बड़ा बॉस होगा। अप्रत्याशित रूप से लाखों खर्च करने वाला एक युवक था जिसकी उम्र 20 साल भी नहीं थी। उसे जो बात और भी अजीब लगी वह ये थी कि उस युवक के साथ एक खूबसूरत युवती भी थी। ये तो दिलचस्प है, क्या हम अकेले में बात करें? ज़ुओक्यू चेन्यू ने यह खुलासा नहीं किया कि वांग हाओरान ने उसे शराब पीने के लिए आमंत्रित करने पर लाखों खर्च किए थे। वांग हाओरान ने सहमति में सिर हिलाया, लेकिन ज़ुओक्यू चेन्यू के साथ तुरंत नहीं गए। इसके बजाय वह किन युनहान को वापस पहले वाले निजी कमरे में ले गए। यहीं मेरा इंतजार करो, मैं अभी वापस आता हूँ, वांग हाओरान ने सलाह दी। किन युनहान के मन में कई सवाल थे, लेकिन उन्होंने फिलहाल कोई सवाल नहीं पूछा। इसके बजाय उन्होंने भावहीनता से सिर हिलाया। वांग हाओरान दूसरे निजी कमरे में चली गई। ज़ुओक्यू चेन्यू पहले से ही सोफे पर बैठकर उसका इंतजार कर रही थी। क्या वो अभी तुम्हारी गर्लफ्रेंड थी? इतनी खूबसूरत गर्लफ्रेंड को यहाँ लाए, लेकिन दूसरी महिलाओं के साथ शराब पी रहे हो, तुम तो वाकई दूसरी पीढ़ी के अमीर हो। ज़ुओक्यू चेन्यू ने दाओ को चिढ़ाया। ये सुनकर वांग हाओरान थोड़ा अचंभित रह गया। ज़ुओक्यू चेन्यू किन युनहान को नहीं जानती, इसलिए ऐसा लगता है कि किन परिवार के प्रति उसके मन में कोई द्वेष नहीं है। यदि वास्तव में कोई द्वेष होता तो ज़ुओक्यू चेन्यू ने उसके लिए किन काई की इकलौती बेटी किन युनहान के बारे में जानना असंभव बना दिया होता। किन युनहान के अपहरण के पीछे का मास्टरमाइंड कोई और ही होना चाहिए। ज़ुओक्यू चेन्यू महज एक जानकार मध्यस्थ था। चलिए इस बारे में बात करना बंद करते हैं और किसी अधिक रोचक विषय पर बात करते हैं, वांग हाओरान ने विषय बदलते हुए कहा। ठीक है। ज़ुओक्यू चेन्यू ने मेज पर रखी एस ऑफ स्पेड्स की 10 बोतलों पर नजर डाली। बकवास बंद करो, चलो पीते हैं। एक बोतल 10 लाख की, तुमने सही कहा था। यहाँ शराब की सिर्फ 10 बोतलें हैं। अगर आप ये सारी पी भी लें तो भी आपको सिर्फ 10 मिलियन ही मिलेंगे। क्या उस थोड़े से पैसे के लिए इतनी जल्दी करना वाकई जरूरी है? वांग हाओरान ने दिलचस्पी से मुस्कुराते हुए कहा। ज़ुओक्यू चेन्यू की भौहें तुरंत तन गईं और उसने ठंडे स्वर में कहा, आप भले ही बहुत अमीर हों, लेकिन अगर आप आज यहाँ आकर मेरा मजाक उड़ाएंगे और मुझे अपमानित करेंगे तो आपको इसका निश्चित रूप से पछतावा होगा। घबराए मत, मैं वास्तव में आपसे व्यापार पर चर्चा करने आया हूँ, वांग हाओरान दाओ। मैं अब केवल वैध व्यवसाय ही करता हूँ। क्या यह एक वैध व्यवसाय है? किन समूह की उत्तराधिकारी का अपहरण करने के लिए किसी को काम पर रखना भी एक वैध व्यवसाय है? वांग हाओरान ने अपनी आंखें थोड़ी सी खुली। ज़ुओक्यू चेन्यू की शांत आवाज, मुझे आपकी बात समझ नहीं आ रही है। दाओ, मैं जानना चाहता हूँ कि किन समूह की उत्तराधिकारी का अपहरण करने के लिए तुम्हें किसने काम पर रखा था। इस जानकारी के बदले मैं तुम्हें 10 मिलियन दूंगा, वांग हाओरान ने दाओ से सीधे सीधे कहा। उसकी मूल योजना ज़ुओक्यू चेन्यू को बलपूर्वक धमकाने और किन युनहान के अपहरण के पीछे के मास्टरमाइंड के बारे में जानकारी प्राप्त करने की थी। हालांकि जब उन्हें पता चला कि ज़ुओक्यू चेन्यू भी नायिकाओं में से एक है तो उन्होंने आखिरी समय में अपना मन बदल लिया। एक जानकारी के लिए 10 मिलियन, ये निश्चित रूप से एक शानदार सौदा है, लेकिन दुर्भाग्य से मैं अब केवल वैध व्यवसाय कर रहा हूँ और किन समूह की उत्तराधिकारी के अपहरण का मुझसे बिल्कुल भी कोई लेना देना नहीं है। ज़ुओक्यू चेन्यू ने खेद भरे भाव से कहा। जहाँ तक मुझे पता है आपके नीचे एक आदमी है जिसका उपनाम ईगल है ना? वांग हाओरान ने पूछा। हाँ, लेकिन मैंने अपने आदमियों को वैध व्यवसाय करने का निर्देश दिया था। ईगल ने निजी तौर पर काम लेकर नियमों का उल्लंघन किया और मैंने उसे 1 महीने पहले निकाल दिया। वह अब मेरा अधीनस्थ नहीं है। वह कौन से काम लेता है या क्या करता है, इससे मुझे कोई लेना देना नहीं है, ज़ुओक्यू चेन्यू दाओ। ये सुनकर वांग हाओरान ने भौहें चढ़ा लीं। अगर यह मामला ज़ुओक्यू चेन्यू से संबंधित होता तो वह आसानी से चेक स्वीकार कर लेता और झूठी रिपोर्ट दे देता, लेकिन इसके बजाय वह इस तरह के बयान दे रही है। तो ऐसा प्रतीत होता है कि किन युनहान के अपहरण का ज़ुओक्यू चेन्यू से वास्तव में कोई संबंध नहीं था। क्या इसका मतलब यह नहीं होगा कि मामले की गुत्थी फिर से मिट जाएगी? धतेरी की। ठीक है, मैं आपकी बात मान लेता हूँ, लेकिन चूंकि ईगल पहले आपका अधीनस्थ था तो आपको उसके बारे में कुछ तो पता होना चाहिए, है ना? मुझे आपसे उस व्यक्ति को जल्द से जल्द ढूंढने की जरूरत है, वांग हाओरान ने फिर कहा। मेरी पूरी जिंदगी में किसी ने भी मुझसे इतने आक्रामक लहजे में बात करने की हिम्मत नहीं की। क्या तुम मौत को दावत दे रहे हो? ज़ुओक्यू चेन्यू की मोहक आंखों में एक तीव्र चमक आ गई। 3 दिन, मैं तुम्हें 3 दिन देता हूँ। तुम्हें 3 दिनों के भीतर उस बाज दाव का पता लगाना होगा, वरना तुम्हें अंजाम भुगतना पड़ेगा। वांग हाओरान डरा नहीं, बल्कि उसने अपनी धमकियां और भी तेज कर दी। तो क्या हुआ अगर वह बॉस है? तो क्या हुआ अगर आपके पास बहुत सारे अधीनस्थ कर्मचारी हैं? मैं सबसे बड़ा खलनायक हूँ, सबसे बड़ा बॉस हूँ, मैं तुम्हारे डराने से क्यों डरूंगा? अगर तुम्हारे सारे चेले भी आ जाएं तो मैं उन सबको अकेले ही हरा सकता हूँ। अध्याय 95, हड्डियों की संरचना से अधिक सुंदरता महत्वपूर्ण है। उस बदमाश को अपनी औकात का पता नहीं है। ज़ुओक्यू चेन्यू गुस्से से आग बबूला हो गया। हालांकि अब वह एक वैध व्यवसाय चलाती है, लेकिन उसकी निर्ममता में कोई बदलाव नहीं आया है।
वह इस तरह के खुलेआम बर्ताव को सहन नहीं कर सकी। एक पतले सफेद हाथ ने एस्ट्रे पकड़ी और वांग हाओरान के माथे पर जोरदार थप्पड़ मारा। एक एस्ट्रे का वजन 2 या 3 पाउंड होता है। अगर यह किसी के सिर पर लग जाए तो इससे गंभीर चोट लग सकती है या यहाँ तक कि उसकी मौत भी हो सकती है। जुओ क्यू चेन्यू ने सचमुच अपना पूरा जोर लगा दिया। हालांकि इससे पहले कि जुओ क्यू चेन्यू एस्ट्रे को नीचे रख पाती, एक मजबूत हाथ ने उसकी गर्दन पकड़ ली। तुरंत ही हाथ ने ऊपर की ओर बल लगाया, जिससे जुओ क्यू चेन्यू के पैर सीधे जमीन से ऊपर उठ गए। जुओ क्यू चेन्यू ने खुद को रोक नहीं पाए और एस्ट्रे को छोड़कर अपने हाथ से उस हाथ को छुड़ाने की कोशिश की जिसने उसकी गर्दन को जकड़ रखा था। हालांकि इससे उसमें जरा भी बदलाव नहीं आया। वांग हाओरान शुरू में दोस्ताना रवैया अपनाना चाहता था क्योंकि जुओ क्यू चेन्यू मुख्य महिला किरदार थी, लेकिन यह महिला बहुत निर्दयी थी। वह एस्ट्रे इतनी भारी है कि अगर वह आपको लग जाए तो या तो आपकी मौत हो जाएगी या आप मानसिक रूप से विकलांग हो जाएंगे। https:// अपनी हताशा में वांग हाओरान इतना आलसी था कि उसने जुओ क्यू चेन्यू से तर्क करने की जहमत ही नहीं उठाई। तुम्हें लगता है तुम निर्दयी हो। खैर, मैं तुमसे भी ज्यादा निर्दयी हूँ। मैं यह मानने से इनकार करता हूँ कि मैं तुम्हें संभाल नहीं सकता। मुझे 3 दिनों के भीतर यह जानना है कि दाओ ईगल कहाँ है। क्या कोई समस्या है? वांग हाओरान ने ठंडे स्वर में कहा। मैं कभी दबाव में नहीं आऊंगी। जुओ क्यू चेन्यू को सांस लेने में कठिनाई हो रही थी और उसका चेहरा बैंगनी लाल हो गया था, लेकिन उसने फिर भी अपने दांत भींच लिए और हार मानने से इनकार कर दिया। तुम्हारे अंदर साहस है, मैं तुम्हारी प्रशंसा करता हूँ, लेकिन दुर्भाग्य से तुम इस साहस को अपने साथ परलोक ले जाओगे। वांग हाओरान ने धीरे धीरे अपनी हथेली में बल बढ़ाया, जिससे उसका घातक इरादा प्रकट हुआ। जुओ क्यू चेन्यू को बेहद असहज महसूस हो रहा था। ऑक्सीजन की कमी के कारण उसका सिर चकरा रहा था और एक पल के लिए तो उसे ऐसा लगा जैसे वह मौत के कगार पर पहुंच गई हो। मैं आपसे वादा करता हूँ, जुओ क्यू चेन्यू ने बड़ी मुश्किल से कुछ शब्द कहे। इतना कहने के बाद वह बेहोश हो गई। जब उसे होश आया तो उसने खुद को सोफे पर लेटा हुआ पाया। वांग हाओरान मेरे बगल में बैठा था। जुओ क्यू चेन्यू पूरी तरह से हैरान रह गया। वह समझ ही नहीं पा रहा था कि 20 साल से कम उम्र का ये युवक इतनी भयानक मार्शल आर्ट की कला कैसे सीख सकता है। भीड़ भाड़ में लड़ते हुए अपना रास्ता बनाने वाली वह अनुभवी योद्धा वांग हाओरान के सामने पूरी तरह से शक्तिहीन थी। जुओ क्यू चेन्यू का दिल उथल पुथल से भरा हुआ था। वांग हाओरान भी बहुत बेचैन था। जुओ क्यू चेन्यू अभी बेहोश हो गई थी और उसी ने उसे बचाया। उपचार में केवल कृत्रिम श्वसन का प्रयोग किया गया। बेशक वांग हाओरान ने भी कृपापूर्वक उनकी शारीरिक जांच में मदद की। शुरुआत बहुत सरल है। आखिरकार वह शियाओ यफेंग की कहानी में मुख्य महिला किरदार है। जियो यफेंग एक चमत्कारिक डॉक्टर हैं। लिंग दुबानिया के उदाहरण को देखते हुए वांग हाओरान के पास ये संदेह करने का पर्याप्त कारण है कि जुओ क्यू चेन्यू भी बीमार है। हालांकि जांच के बाद पता चला कि जुओ क्यू चेन्यू का स्वास्थ्य अच्छा था। हालांकि एक परीक्षण परिणाम ने वांग हाओरान को सचमुच चौंका दिया। क्या आप इस पर विश्वास कर सकते हैं? यह जुओ क्यू चेन्यू लगभग 30 साल का है और अभी भी कुंवारा है। यह अविश्वसनीय है कि इतने अराजक वातावरण में पली बड़ी होने के बावजूद वह अपनी मासूमियत को कैसे बरकरार रखने में कामयाब रही। जैसा कि उम्मीद थी, यह इस नियम की पुष्टि करता है कि महिला मुख्य भूमिका में सबसे पहले होनी चाहिए। ऐसा लगता है कि हड्डियों से ज्यादा जीवन महत्वपूर्ण है, वांग हाओरान ने अचानक चुप्पी तोड़ते हुए मजाक में कहा। जुओ क्यू चेन्यू ने दांत पीसकर मुट्ठी भींचकर चुप्पी साध ली। ऐसा चेहरा मत बनाओ, अपने दाहिने हाथ की हथेली देखो, वांग हाओरान ने अचानक कहा। जुओ क्यू चेन्यू को इसका मतलब समझ नहीं आया, लेकिन फिर भी उसने अनजाने में ही अपनी दाहिनी हथेली उठाकर उसे देखा। मेरी हथेली पर एक लाल बिंदु था। उसे याद आया कि उसकी हथेली में कुछ भी नहीं था, तो ये लाल बिंदु क्या था? तुमने मेरे साथ क्या किया? जुओ क्यू चेन्यू ने हैरानी से कहा। तुम्हें और आज्ञाकारी बनाने के लिए मैंने तुम्हें कुछ खाने को दिया है, लेकिन घबराओ मत, मैं तुम्हें नियमित रूप से विषनाशक दवा दूंगा और तुम नहीं मरोगे, वांग हाओरान ने समझाया। एडवांस पॉइजन टेक्निक हासिल करने के बाद उसने अपने खाली समय में ये दवा बनाई थी और अब जीनियस ने इसका अच्छा उपयोग किया है। जुओ क्यू चेन्यू हैरान और गुस्से से भरी हुई थी। उसका मन कर रहा था कि वह वांग हाओरान का गला घोंट दे, लेकिन वह अभी भी काफी होश में थी और जानती थी कि वह उसे हरा नहीं सकती, इसलिए उसने कोई कदम नहीं उठाया। तुम हत्या करने में बहुत माहिर हो, है ना? मैं ये सब सिर्फ इसलिए कर रहा हूँ ताकि रात को चैन से सो सकूं, वांग हाओरान ने अचानक कहा। जुओ क्यू चेन्यू का नाजुक शरीर कांप उठा। वांग हाओरान ने लगभग गला घोंटकर उसकी जान ले ली थी और वह इस अपमान को सहन नहीं कर पा रही थी। वह वास्तव में सोते हुए वांग हाओरान को जान से मारने के बारे में सोच रही थी। आपको कैसे पता कि मैं हत्या का विशेषज्ञ हूँ? जुओ क्यू चेन्यू ने कुछ हैरानी से पूछा। यहाँ तक कि उसके छोटे भाई को भी दाव के बारे में पता नहीं था, इसलिए उसे समझ नहीं आया कि वांग हाओरान को दाव के बारे में कैसे पता था। आपको इसकी चिंता करने की जरूरत नहीं है, बस जैसा मैं कहूँ वैसा करो, वांग हाओरान रुका, फिर बोला। अगर तुम अच्छा प्रदर्शन करोगे तो मैं तुम्हें एक वैध और लाभदायक व्यवसाय दिलाने पर विचार करूंगा, जो इस घटिया बार को चलाने से कहीं बेहतर होगा। सच में, जुओ क्यू चेन्यू को थोड़ा लालच महसूस हुआ। कौन बड़ी दौलत कमाना नहीं चाहता? हालांकि उसके पास पैसे कमाने की क्षमता नहीं थी, इसलिए वह केवल एक बार चलाकर ही थोड़ा बहुत पैसा कमा सकती थी। वह जो थोड़ी बहुत कमाई करता है, उससे उसके अधीनस्थों का गुजारा मुश्किल से ही हो पाता है। वह एक आलीशान बंगले में रहना और सुपरकार चलाना भी चाहती है। सबसे अच्छे सौंदर्य प्रसाधन खरीदें और सबसे महंगे कपड़े पहने। बिल्कुल सच है, वांग हाओरान ने सकारात्मक जवाब दिया। जुओ क्यू चेन्यू पहले तो खुश हुआ, लेकिन जल्दी ही शांत हो गया। दाओ, मुझे बदले में क्या देना होगा? उसकी खूबसूरती इतनी लाजवाब थी कि किंगलिंग शहर के कई बड़े अधिकारियों ने उसे नौकरी की पेशकश की, लेकिन उसने चाकू से उन सभी को भगा दिया। क्या मेरे सामने खड़ा ये छोटा लड़का भी यही सोच रहा होगा? मैं तुम्हें चाहता हूँ, वांग हाओरान ने सीधे सीधे कहा। ये सुनकर जुओ क्यू चेन्यू अंततः दूसरे व्यक्ति के इरादे को समझ गई और उसने दृढ़ता से कहा, तो फिर तुम मुझे मार ही डालो तो बेहतर होगा। ये रवैया स्पष्ट रूप से आज्ञा पालन करने की बजाय मरने की इच्छा को दर्शाता है। वांग हाओरान को अफसोस की एक टीस महसूस हुई। फोंग जुबान के विपरीत जुओ क्यू चेन्यू में जीवन से भी अधिक महत्वपूर्ण कोई कमजोरी नहीं थी। ऐसा लगता है कि फोंग जुबान के मामले में अपनाया गया दृष्टिकोण महिला मुख्य किरदार जुओ क्यू चेन्यू के मामले में लागू नहीं किया जा सकता है। इस विचार को स्पष्ट करने के बाद वांग हाओरान ने अचानक कहा, चिंता मत करो, जब तक तुम तैयार नहीं होगे मैं तुम्हारे सिर के एक बाल को भी नहीं छूऊंगा। हे छोटे लड़के, तुम्हें सच में लगता है कि मैं तुमसे प्यार कर बैठूंगा, है ना? जुओ क्यू चेन्यू हंस पड़ा। छोटे लड़के, एक बार जब तुम मुझसे प्यार कर बैठोगे तो मैं तुम्हें जरूर दिखा दूंगी कि मैं किस चीज से बनी हूँ।
तब तुम मुझे छोटा लड़का नहीं समझोगे। वांग हाओरान ने दाओ से आंखों में अर्थपूर्ण भाव लिए कहा। वह दिन कभी नहीं आएगा। ज़ुओ क़ियुचेन्यू ने अपने लाल होठों को एक हल्की ठंडी मुस्कान में मोड़ा। मुझे 3 दिन के अंदर जवाब दो। मुझे अब जाना होगा। वांग हाओरान सोफे से उठे, अपनी फरारी की चाबियां उठाईं और जाने की तैयारी करने लगे। क्या आप बिल अपने साथ नहीं ले जा रहे हैं? ज़ुओ क़ियुचेन्यू ने हैरानी से पूछा। यह इस महीने का आपका भत्ता है। वांग हाओरान एक मनमोहक मुस्कान के साथ चली गई और ज़ुओ क़ियुचेन्यू की नजरों से ओझल हो गई। ज़ुओ क़ियुचेन्यू स्तब्ध होकर वहीं खड़ा रहा। हर महीने 10 मिलियन जेब खर्च। जब से ज़ुओ क़ियुचेन्यू बॉस बनी है, तब से पूरी तरह से उनकी मिल्कियत वाली रकम कभी भी 10 मिलियन से अधिक नहीं हुई है। लेकिन अब 10 मिलियन डॉलर उसकी पहुंच में हैं। उसने मजबूरी में आकर ही वांग हाओरान के लिए काम करने पर सहमति जताई थी। उसने वास्तव में उसकी आज्ञा का पालन नहीं किया था। वह सचमुच सख्त बनना चाहती थी और करोड़ों डॉलर के चेक को एक खाली चेक की तरह इस्तेमाल करना चाहती थी। लेकिन पीछे मुड़कर देखें तो इस साल मैं पहले ही 29 साल का हो चुका हूँ। ऐसा कहा जाता है कि 25 साल की उम्र के बाद महिला की सुंदरता, त्वचा और शारीरिक बनावट में गिरावट आने लगती है। भले ही वह अपना अच्छे से ख्याल रखे और 24 या 25 साल की लड़की जैसी दिखे, लेकिन कुछ सालों में क्या होगा? उसके पास ज्यादा अतिरिक्त पैसे नहीं थे, लेकिन इस 10 मिलियन से वह बेहतरीन स्किन केयर उत्पाद खरीद सकती थी और बेहतरीन ब्यूटी सैलून जा सकती थी। उस पैसे का इस्तेमाल करना तो बहुत ही बेशर्मी होगी। हड्डी की कीमत प्रति पाउंड कितनी होती है? सुंदरता के आगे तो ये कुछ भी नहीं है। ज़ुओ क़ियुचेन्यू के मन में 2 छोटी आकृतियां आपस में लड़ रही थीं और अंत में अस्थि ऊर्जा सुंदरता से हार गई। इसी दौरान वांग हाओरान को भी सिस्टम से एक सूचना संदेश प्राप्त हुआ। डिंग, नायिकाओं में से एक ज़ुओ क़ियुचेन्यू की मेजबानी करने पर अनुकूलता 20 बढ़ गई। वर्तमान में कुल अनुकूलता 20 है, बहुत मैत्रीपूर्ण। डिंग, मेजबान ने कथानक को प्रभावित किया है और 400 खलनायक अंक प्राप्त किए हैं। अध्याय 96 प्रेम की एक गुप्त प्रतिज्ञा। ज़ुओ क़ियुचेन्यू की नज़र से ओझल होने के बाद वांग हाओरान उस निजी कमरे के बाहर पहुंची जहां किन युनहान मौजूद थी। ज़ियाओ यीफेंग निजी कमरे के प्रवेश द्वार पर पहरा दे रहा था। शाओ यीफेंग थोड़ी दुखी लग रही थी। कुछ देर सोचने के बाद वांग हाओरान को एहसास हुआ कि उसे किन युनहान ने ही निजी कमरे से बाहर निकाल दिया होगा। इसलिए मेरे पास दरवाजे के बाहर खड़े रहने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। वांग हाओरान शाओ यीफेंग के पास से गुजरते हुए सीधे निजी कमरे में चली गई। चले जाओ, अंदर मत आओ, तुम्हें देखकर ही मुझे गुस्सा आता है। हाँ, तुम ही हो। किन युनहान अपने फोन में देख रही थी, तभी उसने दरवाजा खुलने की आवाज सुनी। वह तुरंत अधीर होकर कुछ बोली, लेकिन जब उसने ऊपर देखा और एक लड़के का चेहरा देखा जिससे उसका दिल धड़कने लगा, तो उसने अपने शब्द वापस ले लिए और मुस्कुराए बिना नहीं रह सकी। काफी देर हो गई है, चलो वापस चलते हैं। किन युनहान सोफे से उठी और वांग हाओरान के साथ चली गई। बाहर जाते समय जब वह शियाओ यीफेंग के पास से गुजरी, तो उसने उसे एक ठंडी, चेतावनी भरी नजर से देखा। उपन्यास पढ़ने के लिए एक शक्तिशाली वेबसाइट। मैं तुमसे कह रहा हूँ, चाहे कुछ भी हो जाए, मेरे पिताजी को इसके बारे में मत बताना। छोटी मालकिन, मैं आपकी बात मान सकती हूँ, लेकिन क्या आप भविष्य में मेरे साथ इतना कठोर व्यवहार नहीं करेंगी? ज़ियाओ यीफेंग ने मुस्कुराते हुए कहा। ठीक है, मैं तुमसे वादा करता हूँ, याद रखना कि किसी को मत बताना कि मैं बार में आया था। किन युनहान ने उसे फिर से याद दिलाया। बिल्कुल बिल्कुल, ज़ियाओ यीफेंग ने जोर से सिर हिलाया। जियो यीफेंग के साथ बात करने के बाद किन युनहान वांग हाओरान के साथ चले गए। शियाओ यीफेंग की नजरों से ओझल होते ही किन युनहान ने वांग हाओरान को जल्दी से समझाया। मैं शियाओ यीफेंग से बहुत परेशान हूँ। मैंने अभी उसे जो अच्छी नजर से देखा, उसका कारण यह उम्मीद करना था कि वह इसे गुप्त रखेगा और मेरे पिताजी को बार में आने के बारे में नहीं बताएगा। मैं समझ गई। वांग हाओरान मुस्कुराए। किन युनहान ने स्पष्ट रूप से समझाने की कोशिश की। जाहिर तौर पर वह अपने विचारों को लेकर चिंतित था और उसे डर था कि कहीं वह कुछ गलत न समझ ले। दोनों बार से निकले और फरारी में सवार होकर चले गए। वांग हाओरान को शियाओ यीफेंग के वहां रहने की कोई चिंता नहीं थी, इसलिए वह ज़ुओ क़ियुचेन्यू से जानकारी लेने चला गया। खुद को उसकी जगह रखकर देखिए, अगर वह शियाओ यीफेंग होता, तो वह निश्चित रूप से किन युनहान को अपने साथ अकेले जाने देने में सहज महसूस नहीं करता। फिलहाल मुझे लगता है कि यह फरारी के ठीक पीछे चल रही है। वांग हाओरान ने फिलहाल उससे कोई वास्ता नहीं रखा। किन युनहान की व्यक्तिगत लोकप्रियता रेटिंग वर्तमान में 65 है। गुणात्मक छलांग लगाने के लिए उन्हें इसमें थोड़ा और सुधार करने की आवश्यकता है। वांग हाओरान ने एक पल सोचा, फिर अचानक किन युनहान दाओ की ओर देखा। क्या आपको यह अजीब नहीं लगता कि मैं ज़ुओ क़ियुचेन्यू से निजी तौर पर बात करूं? उस खूबसूरत महिला बॉस का नाम ज़ुओ क़ियुचेन्यू है। कितना प्यारा नाम है। नाम सुनकर तो मुझे बिल्कुल भी नहीं लगता कि वो कोई महिला बॉस हो सकती है। किन युनहान ने धीरे से कहा, फिर वांग हाओरान की टिप्पणी का जवाब दिया। मुझे ये थोड़ा अजीब लगता है। तर्कसंगत रूप से देखा जाए तो आपको ऐसे व्यक्ति से कोई वास्ता नहीं रखना चाहिए, है ना? मैं भी ऐसे किसी व्यक्ति से निपटना नहीं चाहती, लेकिन उसका संबंध उस व्यक्ति से है जिसने तुम्हारा अपहरण किया था। वांग हाओरान के शब्द आधे सच और आधे झूठ थे। तुम मेरे लिए यहाँ आए हो? किन युनहान ने आश्चर्य से पूछा। हाँ, वांग हाओरान ने सिर हिलाया। ये सच है, वह किन युनहान की वजह से ही यहाँ आया था, हालांकि यह कारण का केवल एक हिस्सा था। किन युनहान का हृदय भावनाओं से उफान पर था। वह काफी देर तक शांत नहीं हो पा रहा था। उसने धीरे से कहा, दाओ, तुम खुद इतना खतरनाक काम क्यों करोगे? मुझे तुम्हारी बहुत चिंता थी। मैं नहीं चाहता था कि तुम्हें कुछ हो जाए। वांग हाओरान का चेहरा गंभीर था, मानो वह अपनी सच्ची भावनाओं को प्रकट कर रहा हो। किन युनहान का शरीर कांप उठा और उसने अविश्वास भरी निगाहों से उसकी ओर देखा। क्यों? आप मेरे साथ इतने अच्छे क्यों हैं? वांग हाओरान ने कुछ नहीं कहा, बल्कि एक हाथ से किन युनहान का छोटा हाथ पकड़ लिया। किन युनहान स्वाभाविक रूप से इसके पीछे का अर्थ समझ गई और उसका दिल खुशी से उछल पड़ा। दृश्य में एक क्षण के लिए सन्नाटा छा गया। दोनों में से किसी ने कुछ नहीं कहा, लेकिन उस क्षण मौन शब्दों से कहीं अधिक प्रभावशाली था। डिंग, नायिकाओं में से एक किन युनहान के प्रति अनुकूलता 10 अंक बढ़ गई है। वर्तमान में कुल अनुकूलता 75 है। अटूट स्नेह। डिंग, मेजबान ने कथानक पर बहुत प्रभाव डाला है। उसे 800 खलनायक अंक मिले हैं। ज़ियाओ यीफेंग नायक का हेलो -30, मेजबान खलनायक का हेलो जोड़ 30। क्या ये वाकई काम करता है? वांग हाओरान को सिस्टम नोटिफिकेशन मैसेज मिला और वह खुद ही मुस्कुराए बिना नहीं रह सका। उसने जानबूझकर कहा कि वह ज़ुओ क़ियुचेन्यू को किन युनहान की समस्या हल करने के लिए ढूंढ रहा है, सिर्फ ये देखने के लिए कि क्या वह किन युनहान का पक्ष जीत सकता है। हालांकि ये कहना मुश्किल है कि यह विधि प्रभावी होगी या नहीं, लेकिन अब ऐसा लगता है कि किन युनहान की भावनाएं उसके लिए वास्तव में बढ़ गई हैं। लेकिन अगर आप इस बारे में सोचें तो ये बात समझ में आती है।
किन युनहान अपनी असली क्षमताओं को नहीं जानता था और उसे लगा कि ज़ुओ क्यू के इलाके में जाना उसके लिए खतरनाक होगा। वह इस बात से प्रभावित क्यों नहीं होती कि एक लड़का उसके लिए इतना बड़ा जोखिम उठाने को तैयार था। वैसे किन युनहान अनजाने में ही उनके प्रति सबसे अधिक अनुकूलता रखने वाली महिला मुख्य किरदार बन गई हैं, जो पूरे 75 अंक तक पहुंच गई हैं, जो जू मियान से 5 अंक अधिक है। 75 की अनुकूलता रेटिंग के साथ सहनशीलता स्तर काफी उच्च होना चाहिए, है ना? वांग हाओरान ने मन ही मन सोचा, फिर अचानक किन युनहान का हाथ छोड़ दिया और धीरे से अपना हाथ किन युनहान के गोरे लंबे पैरों पर रख दिया। किन युनहान से हर उठी, लेकिन चुप रही। वांग हाओरान ने किन युनहान को हाथ से चुटकी काटी, लेकिन किन युनहान ने फिर भी कुछ नहीं कहा, मानो कुछ हुआ ही न हो। वांग हाओरान को यह बहुत दिलचस्प लगा और वह इसे एक कदम आगे ले जाना चाहता था, लेकिन उसके ड्राइविंग कौशल सीमित थे और वह केवल एक हाथ से ही गाड़ी चला सकता था। फरारी वाकई बहुत खतरनाक है, इसीलिए उसके पास अपने बुरे विचारों को दबाने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। आगे बहुत समय है, जल्दबाजी करने की कोई जरूरत नहीं है। फरारी तेजी से सड़क पर दौड़ती हुई जल्द ही शुइजे मिडिल स्कूल के प्रवेश द्वार पर पहुंच गई। किन युनहान के कार से उतरने के बाद वांग हाओरान ने उसे स्कूल में जाते हुए देखा। वांग हाओरान फरारी की ओर मुड़ा, लेकिन तुरंत वहां से नहीं गया। इसके बजाय उसने एक्स-रे विजन का उपयोग करके चारों ओर देखा। उसने तुरंत अपने पीछे टैक्सी में बैठी शियाओ यीफेंग को देख लिया। जियाओ यीफेंग को वास्तव में किन युनहान के साथ अकेले होने की चिंता थी, इसलिए वह बार से उसके पीछे पीछे गया। सौभाग्य से मिस यंग में अभी भी इतना आत्मसम्मान है कि वह वांग हाओरान के साथ पूरी रात बाहर नहीं रहेंगी। जियाओ यीफेंग ने राहत की सांस ली जब उसने किन युनहान को स्कूल में प्रवेश करते देखा। उन्होंने गौर किया कि मिस दा वांग हाओरान के प्रति आकर्षित हो गई थी, लेकिन उनके कार्यों को देखकर ऐसा लग रहा था कि वे अभी भी पूरी तरह से निर्दोष थीं। अरे नहीं, मैं तो जरूरी बात भूल ही गया। जियाओ यीफेंग अचानक खुद को रोक नहीं पाया और उसने अपनी जान पर हाथ मार लिया। उसका ध्यान पूरी तरह से किन युनहान पर केंद्रित था और वह ब्लैक पीनी बार जाने का उद्देश्य पूरी तरह से भूल गया था। शियाओ यीफेंग टैक्सी ड्राइवर को वापस बार की ओर मुड़ने के लिए मनाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन तभी अचानक उसका फोन बज उठा। कॉलर आईडी में किनकाई का नाम दिख रहा है। यीफेंग, जांच कैसी चल रही है? कॉल कनेक्ट होते ही किनकाई ने दाव से पूछा। हमें अभी तक पता नहीं चला है। जैसा कि तय हुआ था, जियाओ यीफेंग ने किन युनहान के बाहर जाने का जिक्र नहीं किया। तुम इतने समय से क्या कर रहे थे? किनकाई ने थोड़ा आश्चर्यचकित होकर पूछा। उसे शियाओ यीफेंग की क्षमताओं पर संदेह होने लगा था। अंकल किन, चिंता मत कीजिए, मुझे थोड़ा समय दीजिए, मैं सच्चाई का पता जरूर लगा लूंगी। जियाओ यीफेंग ने उन्हें आश्वासन दिया। अगर आपको कुछ नहीं मिलता तो भूल जाए। मेरे पास कुछ विश्वसनीय जानकारी है कि ईगल ब्लैक पीनी के प्रभाव से अलग हो गया है। ब्लैक पीनी की तरफ से जांच करना शायद ज्यादा उपयोगी नहीं होगा। बेहतर होगा कि मैं कुछ पैसे खर्च करके किसी ऐसे व्यक्ति को ढूंढ लूं जो ईगल के बारे में जानकारी खरीद सके। चूंकि मुझे ब्लैक पीनी से कुछ भी पता नहीं चल रहा है, इसलिए मैं उसकी तलाश में नहीं जाऊंगी। अंकल किन, अगर आपको ईगल्स के बारे में कोई खबर मिले तो मुझे तुरंत बताइए। शियाओ यीफेंग मिस यंग की इस समस्या को सुलझाने में मदद करने के लिए उत्सुक थी। तब तक उस युवती का अपने प्रति दृष्टिकोण निश्चित रूप से काफी बदल चुका होगा। वांग हाओरान मिस दा यंग का दिल जीतने में इसलिए कामयाब हुआ क्योंकि उसने कुछ मौकों पर किस्मत से उसकी जान बचाई थी। वास्तविक कौशल की बात करें तो जियाओ यीफेंग वांग हाओरान को बिल्कुल भी गंभीरता से नहीं लेता। शियाओ यीफेंग को यह नहीं पता था कि वांग हाओरान ने एक्स-रे विजन का इस्तेमाल करके उसके होंठ पढ़कर यह जान लिया था कि शियाओ यीफेंग क्या कह रहा है। वांग हाओरान को थोड़ी राहत महसूस हुई। ज़ुओ क्यू को दिए गए जहर के कारण वह इस बात को लेकर अनिश्चित था कि क्या जियाओ यीफेंग इसे ठीक कर पाएगी। ऐसा लगता है कि जियाओ यीफेंग का फिलहाल ज़ुओ क्यू के करीब आने का कोई इरादा नहीं है, इसलिए फिलहाल इस बारे में चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। #97 ईगल ट्रेल जोड़ अध्याय 97 चील का मार्ग। वांग हाओरान ने ज़ुओ क्यू को चील के ठिकाने का पता लगाने के लिए 3 दिन का समय दिया। खबर का इंतजार करते हुए फोंग हेंग ने कई और छोटी प्राचीन वस्तुएं खरीदी, जिससे कुल मूल्य 12 मिलियन हो गया। वांग हाओरान ने पिछली बार की तरह ही प्राचीन वस्तुओं के लिए पैसे फोंग जुबान को हस्तांतरित कर दिए। महज कुछ ही दिनों में फोंग हेंग के धन वृक्ष ने लगभग 20 मिलियन उत्पन्न कर दिए हैं। अगर चीजें इसी तरह चलती रही तो वांग हाओरान का अनुमान है कि वह प्रति माह लगभग 100 से 200 मिलियन युआन कमा सकते हैं। पैसा सचमुच एक उफनती नदी की तरह आया। वह अपने परिवार से पैसे मांगे बिना ही अपनी विलासितापूर्ण जीवन शैली बनाए रख सकता है। इतनी दौलत कमाने के बाद वांग हाओरान जश्न मनाना चाहता था और एक अमीर युवा मालिक की विलासितापूर्ण जीवन शैली का कुछ हिस्सा आजमाना चाहता था। उस दिन शाम को स्वयं अध्ययन करने के बाद उसने वेनजिंग को एक संदेश भेजा, जिसमें उसे बताया कि वह उस रात घर न जाए। बिना किसी झिझक के वेनजिंग ने खुशी खुशी सहमति दे दी। इसी बीच वांग हाओरान ने फोंग जुबान को फिर से फोन किया और उसे भी बाहर आने के लिए कहा। वेनजिंग इतनी अच्छी तरह से व्यवहार करती है कि अगर मैं कुछ हद से ज्यादा कर भी दूं तो वह निश्चित रूप से इसे स्वीकार कर लेगी। जहां तक फोंग जुबान की बात है, उसके व्यक्तित्व को देखते हुए उसे इसे स्वीकार करना मुश्किल लग सकता है। हालांकि वांग हाओरान को उसके विचारों की परवाह नहीं थी और न ही उसे उसके दिल की जरूरत थी। बेशक वांग हाओरान ने बल प्रयोग करने से पहले कूटनीति का प्रयास करने की योजना बनाई थी। उन्हें कुछ मनोवैज्ञानिक तैयारी देने के लिए उन्होंने 2 प्रेसिडेंशियल सूट भी बुक किए और वेनजिंग और फोंग जुबान के लिए उनमें अलग अलग रहने की व्यवस्था की। वांग हाओरान उत्साहित था और उसने पहले फोंग जुबान के साथ कुछ वैचारिक काम करने की योजना बनाई थी, लेकिन इससे पहले कि वह दरवाजा खोल पाता, अचानक उसका फोन बज उठा। उन्हें तुरंत थोड़ी झुंझलाहट महसूस हुई। इतनी देर हो चुकी है, भला कौन किसी का अच्छा समय खराब करना चाहेगा। वांग हाओरान फोन काटना चाहता था, लेकिन जब उसने कॉलर आईडी देखी तो उसे पता चला कि ज़ुओ क्यू का फोन है। वह अपनी सुख की इच्छा को दबाने में असमर्थ रहा और उसने सबसे पहले फोन उठाया। मेरे आदमियों ने तियानिक्सिन आवासीय क्षेत्र के पास चील की गतिविधि देखी। ज़ुओ क्यू ने सीधे दाव को सूचना दी। क्या ये खबर सच है? क्या आपको लगता है कि मैं आपसे झूठ बोलने की हिम्मत करूंगा? ज़ुओ क्यू ने आत्मनिंदा करते हुए कहा। उसे वांग हाओरान ने जहर दिया था और उसकी जिंदगी वांग हाओरान के हाथों में थी, तो वह वांग हाओरान को धोखा देने की हिम्मत कैसे कर सकती थी? मुझे चील की एक तस्वीर भेजो। अच्छा। फोन रखने के बाद वांग हाओरान सोचने लगी। हर जगह चील की तलाश में भारी जन अभियान चल रहा है। संभावना है कि वह तियानशिन आवासीय क्षेत्र में छिपी हुई है। हालांकि किसी समुदाय में इतने सारे निवासियों के होने के कारण चील को ढूंढना आसान काम नहीं है। आखिरकार इस समुदाय में इतने सारे निवासी
हैं तियानक्सिन आवासीय क्षेत्र। वांग हाओरान को ये नाम जाना पहचाना सा लगा, इसलिए उसने तुरंत नक्शा देखा और पाया कि वह इलाका शुइजे मिडिल स्कूल के पास ही था। वह पहले भी वहां जा चुका था जब उसने टीचर सॉन्ग को वापस उनके अपार्टमेंट बिल्डिंग तक पहुंचाया था। शिक्षक सोंग तियानक्सिन आवासीय क्षेत्र में रहते हैं। महिला मुख्य किरदार की खतरे को आकर्षित करने की प्रवृत्ति को देखते हुए क्या उसका सामना किसी बात से होगा? वांग हाओरान मन ही मन सोचने लगा। चीन ने किंगलिंग शहर जैसे विशाल शहर में नहीं छिपी, बल्कि उन्होंने तियानक्सिन आवासीय क्षेत्र में छिपना चुना, जहां मुख्य महिला पात्र रहती है। इस बीच किन काई भी निश्चित रूप से बाज का पता लगाने की पूरी कोशिश कर रहा है। किन काई के पास मौजूद वित्तीय संसाधनों के साथ उसके लिए अपने प्रभाव का इस्तेमाल करके ईगल्स के बारे में जानकारी प्राप्त करना मुश्किल नहीं होगा। यदि किन काई को दाओ द ईगल के ठिकाने का पता होता तो शियाओ यिफेंग को भी दाओ के बारे में अवश्य ही पता होता। उस स्थिति में जियाओ यिफेंग तियानक्सिन आवासीय क्षेत्र में जा सकता है। अगर हम इन सभी जानकारियों को एक साथ देखें तो इस बात की बहुत अधिक संभावना है कि मूल कहानी की शुरुआत तियानक्सिन आवासीय क्षेत्र में होगी। लगता है मुझे अभी तुरंत वहां जाना होगा। वांग हाओरान ने मन बना लिया और इसी विचार के साथ सबसे पहले उसने दरवाजा खोला और उस प्रेसिडेंशियल स्वीट में प्रवेश किया जहां फोंग जुबान ठहरे हुए थे। फोंग जुबान मुलायम रेशमी बाथरों पहने बिस्तर के किनारे बैठी थी। उसके बाल पूरी तरह से सूखे नहीं थे, जाहिर था कि उसने अभी अभी स्नान किया था। उसकी निगाहें कुछ खाली खाली सी थी और वह निडर होकर ये देखने का इंतजार कर रही थी कि आगे क्या होने वाला है। मैंने किराया चुका दिया है, अब आप आराम कर सकते हैं। अगर आपको कल सुबह काम पर जाना है तो आप जा सकते हैं, वांग हाओरान ने फोंग जुबान से कहा। ये स्पष्ट नहीं है कि दाओ आज रात कितने समय तक व्यस्त रहेगा और उसे खुद भी यकीन नहीं है कि वह वापस लौटेगा या नहीं। वांग हाओरान को जाते हुए देखकर फोंग जुबान स्तब्ध रह गया और जीनियस को संभलने में थोड़ा समय लगा। उससे उसका क्या मतलब है? उन्होंने मुझे विशेष रूप से दोषी ठहराया लेकिन बिना कुछ किए चले गए। अरे नहीं, क्या वह मुझसे ऊब गया है? ये सोचते हुए फोंग जुबान के दिल में हल्की उदासी और अकेलापन उठने लगा। वांग हाओरान ने एक टैक्सी बुलाई और जल्दी ही तियानक्सिन आवासीय क्षेत्र के बाहर पहुंच गया। हालांकि वह तुरंत कार से बाहर नहीं निकला, बल्कि उसने पहले एक्स-रे विजन का उपयोग करके आसपास के वातावरण का सर्वेक्षण किया। कुछ ही देर में उसने रिहायशी इलाके के प्रवेश द्वार पर बने सुरक्षा बूथ में शियाओ यिफेंग को देख लिया। मुख्य पात्र वास्तव में यहाँ मौजूद है। ऐसा लगता है कि यहाँ मूल कथानक को सक्रिय करने की संभावना लगभग 100% है। वांग हाओरान ने शियाओ यिफेंग की नजरों से बचते हुए कार से उतरने के लिए एक सुनसान जगह ढूंढी और रिहायशी इलाके में घुस गया। वह यहाँ कई बार आ चुका था और इस जगह से परिचित था, इसलिए उसने जल्दी से वह अपार्टमेंट बिल्डिंग ढूंढ ली जहाँ टीचर सॉन्ग रहते थे। बहुत देर हो चुकी है। अगर हम जल्दबाजी में शिक्षक सोंग के पास गए तो पता नहीं दाओ इसे कैसे समझाएगा। टीचर सॉन्ग तीसरी मंजिल पर रहती हैं, जो कि बहुत ऊंची मंजिल नहीं है। वांग हाओरान सीधे इमारत के किनारे पर स्थित पाइप पर चढ़ गया और शिक्षक सोंग के शयन कक्ष की खिड़की के बाहर छज्जे तक पहुंच गया। कमरा अभी भी रोशन था, जिससे संकेत मिलता था कि शिक्षक सोंग ने अभी तक विश्राम नहीं किया था। वांग हाओरान ने अंदर की स्थिति का जायजा लेने के लिए सीधे एक्स-रे विजन का इस्तेमाल किया। इसे स्पष्ट रूप से देखने के बाद वह राहत की सांस लिए बिना नहीं रह सका कि वह बिल्कुल सही समय पर आया था। टीचर सॉन्ग बेडरूम में नहीं बल्कि शॉवर रूम में थी। फिलहाल आसपास के माहौल में कुछ भी असामान्य नहीं था। ऐसा लगता है कि मैं बिल्कुल सही समय पर पहुंचा। टीचर सॉन्ग बिल्कुल सुरक्षित हैं। बेडरूम की खिड़की आधी खुली थी, लेकिन उसमें लोहे की सुरक्षा सलाखें लगी हुई थी। वांग हाओरान ने बलपूर्वक सुरक्षा सलाखों को तोड़कर खोला और फिर बेडरूम में प्रवेश किया। फिर उसने बल प्रयोग करके रेलिंग को सीधा किया। टीचर सॉन्ग का स्वीट बड़ा नहीं था और छिपने के लिए बहुत कम जगह थी। वांग हाओरान ने चारों ओर देखा और अंत में बिस्तर के नीचे छिप गया। शिक्षक सॉन्ग ने जल्दी से स्नान समाप्त किया और बाहर आए, फिर लाइट बंद कर दी और थोड़ी देर आराम किया। वांग हाओरान गंदे बिस्तर के नीचे छिप गया। उसका शरीर ठंडी जमीन से सटा हुआ था। उसे बेहद असहज महसूस हो रहा था। उम्मीद है कि आज रात हमें कुछ मिल जाएगा, नहीं तो वांग हाओरान कल पूरे मोहल्ले में चील को ढूंढने की योजना बना रहा है। समय तेजी से बीत गया और देखते ही देखते सुबह के 3 बज गए। कमरे में टीचर सॉन्ग की कोमल नियमित सांसें सुनाई दे रही थीं। वह बहुत गहरी नींद में सो रही थी। वांग हाओरान एक बेहद मुश्किल स्थिति में था, फिर भी वह हठपूर्वक जागता रहा। समय बीतता गया और सुबह के 3:30 बज गए। तभी दरवाजे के बाहर से ताला खुलने की हल्की सी आवाज सुनाई दी। वांग हाओरान चौंक गया और उसने तुरंत अपना ध्यान केंद्रित किया। एक्स-रे विजन का उपयोग करके दरवाजे की ओर देखा। दरवाजे पर एक संदिग्ध व्यक्ति को तार से ताला खोलने की कोशिश करते देखा गया। कुछ सेकंड तक तार से छेड़छाड़ करने के बाद ताला खुल गया। वह चुपके से कमरे में घुसा और तेजी से बेडरूम में चला गया। शिक्षक सॉन्ग के पास जाने के बजाय उसने एक गैस मास्क निकाला, उसे पहना, फिर एक सिगरेट जलाई और उसे बेडरूम में रख दिया। उस संदिग्ध व्यक्ति की हरकतों को देखकर यह स्पष्ट था कि सिगरेट संदिग्ध थी और संभवतः उसमें नींद की दवा थी। वांग हाओरान ने उसे तुरंत नहीं रोका, बल्कि इसके बजाय उसने बेहोशी की गैस को अंदर लेने से बचने के लिए अपना मुंह बंद करना बेहतर समझा। आखिरकार वह चुपके से टीचर सॉन्ग के कमरे में घुस गया था। अगर वह उस संदिग्ध व्यक्ति को रोक भी लेता तो टीचर सॉन्ग को समझा कैसे पाता। लेखक का नोट, चौथा अपडेट आ गया है। अगर आप लेखक का समर्थन करना चाहते हैं तो कृपया पिछले अध्याय के अंत में अपना वोट दें। धन्यवाद। अध्याय 98 बाज को पकड़ना। कमरे में कुछ देर तक धुआं छाए रहने के बाद वह चुपके से आया हुआ आदमी अकड़ते हुए अंदर घुसा और पूरी तरह से बेफिक्र होकर विजयी हंसी हंसने लगा। हे, मैं कई दिनों से छिप रही थी और यह बहुत असहज था। अब जाकर थोड़ा आराम कर सकती हूँ। ये छिपकर रहने वाला व्यक्ति ईगल था। वह एक कामुक व्यक्ति था जो शायद ही कभी किसी स्त्री के बिना रात गुजार पाता था। वह पिछले कुछ दिनों से छिपा हुआ था और दबी हुई वासना से लगभग फट रहा था। आज सुबह मुझे अपने पड़ोस में एक खूबसूरत महिला अचानक दिखी। पूछताछ करने पर पता चला कि वह एक शिक्षिका हैं और अकेली रहती हैं। चील को तुरंत एक विचार आया। हालांकि एहतियात के तौर पर उसने सुबह तड़के ही अपना कदम उठाने का फैसला किया। आखिरकार यही वह समय है जब लोग सबसे गहरी नींद सोते हैं। वह सफलतापूर्वक उस इलाके में घुसपैठ करने में कामयाब रहा और उसने नींद की दवा का इस्तेमाल करके ये सुनिश्चित किया कि खूबसूरत शिक्षिका फिलहाल जाग ना पाए। पहले उसे यहाँ से ले जाओ। बाज जैसी शक्ल वाला वह आदमी कमरे में लाइट का स्विच ढूंढते हुए खुद से बुदबुदा रहा था। यह महिला इतनी खूबसूरत थी कि ईगल उसे सिर्फ एक बार इस्तेमाल करके काम खत्म नहीं करना चाहता था, वह उसे और अधिक समय तक संजोकर रखना चाहता था। https:// इस महिला को यहाँ से ले जाना ही सबसे अच्छा उपाय है।
अगर वह यहाँ अपना कदम उठाता है तो उसे शायद कुछ पल की संतुष्टि मिल जाए, लेकिन उसके सारे कारनामे उजागर हो जाएंगे, क्योंकि वह इस बात की गारंटी नहीं दे सकता था कि बेहोशी की दवा का असर खत्म होने के बाद महिला बेकाबू होकर चीखने चिल्लाने नहीं लगेगी। इस महिला को ऐसी जगह ले जाओ जहां वह सुबह सुबह मदद के लिए पुकार न सके और फिर तुम उसके साथ जो चाहो कर सकते हो। कुछ देर तक टटोलने के बाद चील को आखिरकार स्विच मिल गया। क्लिक करें, कमरा तुरंत रोशन हो गया। हालांकि ईगल के आश्चर्य के लिए बेहोश महिला के अलावा कमरे में एक लड़का भी खड़ा था जिसकी उम्र अभी 20 साल से कम थी। जिस बात से चील भय से कांप उठी वह ये थी कि दूसरा पक्ष उसे मुस्कुराते हुए देख रहा था। कौन हो तुम? चील ने आश्चर्य से दाव से पूछा। माफ कीजिए, आपको सवाल पूछने का कोई अधिकार नहीं है। वांग हाओरान ने ईगल के गुप्तांग पर लात मारी। डिंग, मेजबान ने शियाओ यिफेंग को रोककर मुख्य नायिका को बचाया। शिक्षक सॉन्ग, खलनायक अंक 300 प्राप्त करें। शियाओ यिफेंग, मुख्य नायक का हेलो -10, मेजबान खलनायक का हेलो जोड़ 1-0। चील को इतना दर्द हो रहा था कि वह बेहोश हो गई। वह किक इतनी जोरदार थी कि अब ईगल्स हमेशा के लिए सेक्स से दूर रह सकते हैं। वांग हाओरान नीचे बैठ गया और चील को जगाने के लिए उसे 10 बार थप्पड़ मारा। जब चील ने भयभीत होकर वांग हाओरान को घूरा तो उसके माथे से ठंडा पसीना बह रहा था। अब मैं तुमसे सवाल पूछूंगा और तुम मेरे हर सवाल का जवाब दोगे, समझे? वांग हाओरान ने शांत भाव से कहा। मैं समझ गया। चील ने सिर हिलाया। तुम इस महिला को कहाँ ले जा रहे हो? वांग हाओरान ने बेहोश शिक्षक सोन की ओर इशारा करते हुए दाओ ईगल से पूछा। उसे किसी सुनसान कारखाने में ले जाओ। ये सुनकर वांग हाओरान ने मन ही मन उपहास किया। यह एक नियमित प्रक्रिया है। एक और नियमित प्रक्रिया। शाओ यिफेंग आवासीय क्षेत्र के प्रवेश द्वार पर सुरक्षा बूथ की रखवाली कर रहा था। चीलें उड़ नहीं सकती और न ही दीवार चढ़ सकती हैं। अगर वे सचमुच टीचर सॉन्ग को ले जाते हैं तो उन्हें रिहायशी इलाके के प्रवेश द्वार से होकर गुजरना होगा, जहां उनकी मुलाकात निश्चित रूप से शियाओ यिफेंग से होगी। इस प्रकार संकट में फंसी युवती को बचाने का कार्य शियाओ यिफेंग को सौंपा गया। किन समूह की बेटी किन युनहान का अपहरण करने का आदेश तुम्हें किसने दिया था? वांग हाओरान ने सीधे मुद्दे पर आते हुए दाव से पूछा। मैं उसे नहीं जानता। चील के जवाब देने के बाद उसे फिर से कमर में चोट लगी, जिससे वह चीखने लगी और बेहोश हो गई। 1 मिनट से भी कम समय बाद वांग हाओरान ने उसे थप्पड़ मारकर फिर से जगा दिया। किन समूह की बेटी किन युनहान का अपहरण करने का आदेश आपको किसने दिया था? वांग हाओरान ने पहले वाला सवाल दोहराया। मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा। चील दोबारा बेहोश हो गई, लेकिन जल्दी ही उसे होश आ गया। किन समूह की बेटी किन युनहान का अपहरण करने का आदेश आपको किसने दिया था? वांग हाओरान ने सवाल दोहराया। अभी कुछ मत करो, मुझे अपना काम पूरा करने दो, चील ने शोकपूर्ण स्वर में कहा। वांग हाओरान की लात हवा में ही रुक गई। चील इतनी भयभीत हो गई कि मानो अपनी जान ही गंवा बैठी और जल्दी से बहुत तेज आवाज में दाओ कहा। वह एक महिला थी। जब हम मिले तो उसने घूंघट ओढ़ा हुआ था, इसलिए मैं उसका चेहरा बिल्कुल नहीं देख पाई, लेकिन मुझे याद है कि उसकी बाहों के बीच एक लाल तिल था और उसकी आंखें फीनिक्स जैसी थीं। उसकी आंखों के आसपास की झुर्रियों को देखकर लगता है कि उसकी उम्र लगभग 40 साल होगी। इतना कहने के बाद चील ने फिर कहा, यकीन मानिए मैं उस व्यक्ति को बिल्कुल नहीं जानता। वांग हाओरान ने एक पल सोचा, फिर अपने पैर से लात मारी जो अभी भी हवा में था। चील ने दर्द भरी चीख मारी और दर्द से दोबारा बेहोश हो गई, लेकिन इस बार वांग हाओरान ने उसे दोबारा जगाने की कोशिश नहीं की। उसने इतने सारे सवाल इसलिए पूछे और इतनी जोर से लात इसलिए मारी ताकि यह पता चल सके कि बात झूठ बोल रहा है या नहीं। चील के शब्द और कार्य आपस में मेल खाते प्रतीत होते थे, इसलिए ऐसा लगता था कि वह सच बोल रही है। हालांकि लगभग 40 वर्ष की एक महिला के बारे में जानकारी, जिसकी आंखें गहरे फीनिक्स रंग की हैं और भौहों के बीच एक लाल तिल है, बहुत सामान्य है। इस जानकारी के आधार पर किंगलिंग शहर में ऐसी महिला को ढूंढना भूसे के ढेर में सुई ढूंढने जैसा होगा। हालांकि गांव के बारे में ये जानकारी होना इसे बिल्कुल न जानने से बेहतर है। वांग हाओरान ने खुद को संभाला और बेहोश पड़े बाज पर एक नजर डाली। उसका इरादा चीलों को ये संदेश शियाओ यिफेंग तक पहुंचाने देने का नहीं था। हालांकि यह सिर्फ कुछ सामान्य जानकारी है, लेकिन जियाओ यिफेंग को ये सब जानने की कोई आवश्यकता नहीं है। वांग हाओरान ने कुछ बार सीधे चील के सिर पर ट्रूची का दबाव डाला के माध्यम से। वांग हाओरान ने सुप्रीम पॉइजन स्क्रिप्चर से प्राप्त मानव शरीर के ज्ञान का उपयोग करके चील के मस्तिष्क की संरचना के एक छोटे से हिस्से को नष्ट कर दिया। जब चील दोबारा जागेगी तो वह मानसिक रूप से कमजोर हो जाएगी और उसे कुछ भी याद नहीं रहेगा। ये सब करने के बाद वांग हाओरान ने शिक्षिका सोन के शरीर की जांच की और पाया कि वह केवल बेहोशी की दवा के प्रभाव से अचेत हुई थी। भोर में जब दवा का असर खत्म होगा तो वह स्वाभाविक रूप से जाग जाएंगी। इस समय शिक्षिका सोन बेहोश हैं, जो उनकी इस कमजोरी का फायदा उठाने का एक अच्छा अवसर प्रदान करता है। हालांकि वांग हाओरान ने ऐसा करने से इनकार कर दिया। वह एक सुपर विलेन है, इसलिए उसे अपने उच्च मानकों को बनाए रखना होगा। वह नायिका को बहला फुसलाकर अपने वश में कर सकता है, लेकिन बेहोशी की हालत में उसका फायदा उठाना घिनौना और निंदनीय है। ये बहुत उबाऊ भी है, क्योंकि टीचर सॉन्ग जरा भी नहीं हिलती और न ही उसे चापलूसी करना या सहयोग करना आता है। ये बहुत उबाऊ है। ऐसा काम सिर्फ वही नीच खलनायक उपयोगकर्ता करेंगे जो सिर्फ मजे के लिए वहां मौजूद हैं। उदाहरण के तौर पर इस बाज को ही ले लीजिए। भोर होने से पहले वांग हाओरान ने समुदाय के निगरानी कैमरों से बचते हुए चील को उठाया और उसे समुदाय में फूलों और पौधों के पास छोड़ दिया। तभी वह दीवार फांद कर रिहायशी इलाके से बाहर निकला। जाने से पहले वांग हाओरान ने एक्स-रे विजन का उपयोग करके दूर से आवासीय क्षेत्र के प्रवेश द्वार पर आखिरी नजर डाली। शियाओ यिफेंग अभी भी मूर्खतापूर्ण ढंग से सुरक्षा बूथ पर इंतजार कर रही थी। वांग हाओरान मन ही मन मुस्कुराया और फिर होटल वापस चला गया। सुबह के 4 बज चुके थे। धनवानों की विलासितापूर्ण जीवन शैली का अनुभव करने में वांग हाओरान की शुरुआती रुचि भी बर्बाद हो गई। उसने विन जिन का नंबर डायल किया और बोर होने से पहले आराम करने के लिए उसके घर चला गया। हालांकि बिस्तर पर लेटने के बाद वांग हाओरान ने तुरंत अपनी आंखें बंद नहीं की, बल्कि पहले एट्रीब्यूट पैनल खोलकर जांच की। मेजबान वांग हाओरान। लड़ाई शक्ति का मान 1099। आकर्षण मूल्य 268। विलेन हिलो 841। खलनायक अंक 3500। कौशल ग्रैंड मास्टर स्तर की सुलेख और चित्रकला की नकल करने की क्षमता, मास्टर स्तर की व्यवहारिक विंग चुन मुक्केबाजी, उत्कृष्ट गायन कौशल, सर्वश्रेष्ठ अभिनेता स्तर का अभिनय कौशल, एक्स-रे दृष्टि, उन्नत विष तकनीक, शीर्ष स्तरीय हैकर तकनीक, 18 वर्षों का आंतरिक कौशल। अध्याय 99 विष तकनीकों का उन्नयन। वांग हाओरान ने हमेशा उन हेलो पॉइंट्स को गुप्त रखा था जिन्हें शियाओ यिफेंग ने चुराया था।
अब तक कुल 165 ऑरा पॉइंट्स अर्जित किए जा चुके हैं। शाओ यीफेंग के प्रारंभिक ऑरा पॉइंट 726 थे। उनसे लिए गए पॉइंट्स को घटाने पर हम आसानी से यह निर्धारित कर सकते हैं कि शाओ यीफेंग के वर्तमान ऑरा पॉइंट्स 561 हैं। उसका विलेन हिलो 841 तक पहुंच गया है, जो ऑरा पॉइंट्स में शियाओ यीफेंग के 280 से अधिक है। अब आखिरकार शियाओ यीफेंग से निपटने का समय आ गया है। 6 साल के आंतरिक कौशल के बदले 3000 खलनायक अंक खर्च करना, जो युद्ध शक्ति मूल्य को 270 तक बढ़ाता है, एक अच्छा विकल्प है, लेकिन यह विधि विश्वसनीय नहीं है। जियाओ यीफेंग की युद्ध शक्ति का मान 983 है, जो कम नहीं है। भले ही वांग हाओरान अपनी युद्ध शक्ति बढ़ा ले, फिर भी ये पूरी तरह से निश्चित नहीं है कि वह जियाओ यीफेंग को मार सकता है। हम जियाओ यीफेंग को सतर्क कर सकते हैं और उसे भागने का मौका दे सकते हैं, जो एक बहुत बड़ी समस्या होगी। जहर का इस्तेमाल करना बेहतर है। सर्वोच्च श्रेणी की विषैली कला का उपयोग करना सबसे अच्छा विकल्प है, यहाँ तक कि शियाओ यीफेंग की ग्रैंडमास्टर स्तरीय चिकित्सा कला भी इसका सामना नहीं कर सकती। इसका इस्तेमाल शियाओ यीफेंग से निपटने के लिए करना एक निर्णायक कदम साबित होगा। उपन्यास पढ़ने के लिए एक शक्तिशाली वेबसाइट। एडवांस पॉइजन टेक्निक को सुप्रीम ग्रेड पॉइजनस स्किल में अपग्रेड करने से मुझे केवल 4000 विलेन पॉइंट्स की आवश्यकता है। उसके पास अभी सिर्फ 3500 अंक हैं और उसे 500 अंकों की कमी है। इतने कम समय में वह 500 खलनायक अंक कहां से लाएगा? अरे, लगता है बगल वाले घर में एक महिला मुख्य किरदार है जिसका इस्तेमाल खलनायक अंक हासिल करने के लिए किया जा सकता है। यह एक बार में ठीक 500 खलनायक अंक प्रदान कर सकता है। एक बार यह विचार मन में बैठ गया तो स्वाभाविक रूप से इसे तुरंत अमल में लाया गया। डिंग, मेजबान ने एक नायिका को चुरा लिया है। फोंग जुबान ने 500 खलनायक अंक अर्जित किए। फोंग हिंग मुख्य किरदार का हिलो -25, फोंग जुबान महिला मुख्य किरदार का हिलो -25, मेजबान खलनायक का हिलो जोड़ 50। वांग हाओरान को उनकी इच्छा के अनुसार पुरस्कार प्राप्त हुआ। मैंने 4000 विलेन पॉइंट्स जमा कर लिए हैं और एक ही बार में मैंने एडवांस पॉइजन टेक्निक को सुप्रीम ग्रेड पॉइजनस स्किल में अपग्रेड कर दिया है। अपने विश्व कौशल को सर्वोच्च स्तर तक उन्नत करने के बाद वांग हाओरान ने स्पष्ट रूप से महसूस किया कि विश्व कौशल के बारे में उसकी समझ और अधिक गहन हो गई है। यदि एडवांस पॉइजन टेक्निक हाई स्कूल स्तर के अकादमिक ज्ञान में महारत हासिल करने के समान है, तो सुप्रीम ग्रेड पॉइजनस स्किल डॉक्टरेट के पर्यवेक्षक के ज्ञान में महारत हासिल करने के समान है। इन दोनों के बीच की खाई एक खाई के समान है। कुछ समय तक अपने नए ज्ञान को आत्मसात करने के बाद वांग हाओरान ने सर्वोच्च विश्व ग्रंथ में शियाओ यीफेंग से निपटने के लिए तुरंत एक विष ढूंढ लिया। हालांकि इस जहर को बनाने में इस्तेमाल होने वाली सामग्रियां बहुत दुर्लभ हैं और वांग हाओरान के पास उन्हें इकट्ठा करने के लिए पर्याप्त समय नहीं है। काफी सोच विचार करने के बाद वांग हाओरान ने किसी आज्ञाकारी व्यक्ति को अपने छोटे मोटे काम करने के लिए ढूंढने का फैसला किया। फिलहाल जुओ क्यू चेन्यू स्पष्ट रूप से सबसे अच्छा उम्मीदवार है। पहली बात तो यह है कि चूंकि उसका जीवन उसके अपने हाथों में है, इसलिए वह निश्चित रूप से अपने रहस्य उजागर नहीं करेगी। दूसरे, उसके पास इतने सारे अधीनस्थ और मुखबिर हैं जिससे उसके लिए काम करवाना आसान हो जाता है। अगले दिन जैसे ही भोर हुई, एक सुबह तियानिक्सन आवासीय क्षेत्र के निवासी काम पर जा रहे थे, तभी उन्होंने जमीन पर एक बेहोश और घायल व्यक्ति को पड़ा हुआ पाया और लगभग उससे टकराकर गिरते गिरते बचे। निवासी इतना भयभीत हो गया कि वह चीखने लगा और काफी हंगामा मचा दिया। शाओ यीफेंग पूरी रात सोया नहीं था और बेहद संवेदनशील था। शोर सुनकर वह तुरंत दौड़कर देखने गया और पाया कि घायल और बेहोश पड़ा व्यक्ति वही बाज था जिसकी उसे तलाश थी। उसने तुरंत बाज को जगाया और उससे कुछ बातों के बारे में पूछताछ करने का इरादा किया। हालांकि जब चील जागी तो उसकी आंखें बेजान और निर्जीव थीं। शाओ यीफेंग को यह अजीब लगा और उसने तुरंत इसकी जांच की, जिससे उसे बाज के असामान्य व्यवहार का पता चला। वह आश्चर्यचकित और संदेहग्रस्त हुए बिना नहीं रह सका। कुछ ही समय बाद लिंग दुवान्या अपने लोगों के साथ वहां पहुंच गई। जियाओ यीफेंग कोई परेशानी खड़ी नहीं करना चाहता था, इसलिए वह लिंग दुवान्या के देखने से पहले ही वहां से चला गया। तियानिक्सन आवासीय क्षेत्र छोड़ने के बाद जियाओ यीफेंग ने नाश्ता किया और फिर सीधे किंग ग्रुप के लिए रवाना हो गए। क्या तुम्हें चील मिल गई? किन काई ने अपने कार्यालय में शियाओ यीफेंग से मिलने के तुरंत बाद दाव से पूछा। हमने उस व्यक्ति को ढूंढ लिया, लेकिन हम उससे कुछ भी जानकारी नहीं निकाल सके, जियाओ यीफेंग ने अफसोस जताते हुए कहा। ऐसा क्यों? अत्यधिक आंतरिक ऊर्जा वाले एक गुरु ने बाज के दिमाग को नष्ट कर दिया। बाज अब मूर्ख बन गया है और उससे कुछ भी हासिल नहीं कर सकता। सचमुच ऐसा हो गया? किन काई ने आश्चर्य से कहा। मुझे संदेह है कि उस विशेषज्ञ के पास पर्याप्त आंतरिक कौशल और मानव शरीर रचना विज्ञान की गहरी समझ है और वह चिकित्सा कला में भी निपुण हो सकता है। जियाओ यीफेंग का चेहरा थोड़ा गंभीर था। इस आंतरिक कौशल विशेषज्ञ का उद्देश्य क्या है? उसने चील को ही निशाना क्यों बनाया? क्या ये व्यक्ति इस सब के पीछे के मास्टरमाइंड से संबंधित हो सकता है? किन काई अटकलें लगाने से खुद को रोक नहीं पाया। बाज को मूर्ख बनाना शायद उसे चुप कराने का एक तरीका था। मेरे विचार से यह आंतरिक कौशल विशेषज्ञ इस सब के पीछे के मास्टरमाइंड से जरूर जुड़ा हुआ है, जियाओ यीफेंग ने अनुमान लगाया। आंतरिक कौशल के विशेषज्ञ की तुलना में कौन बेहतर है? किन काई ने यह सवाल पूछे बिना नहीं रह सका। अगर मुझे यह व्यक्ति मिल गया तो मैं उसे निश्चित रूप से जिंदा पकड़ लूंगा, जियाओ यीफेंग ने आत्मविश्वास भरी मुस्कान के साथ कहा। उसके आकलन के आधार पर उस व्यक्ति में कुछ आंतरिक कौशल हो सकते हैं, लेकिन वे शायद काफी प्रारंभिक स्तर के होंगे, इसलिए वह उसका मुकाबला कैसे कर सकता है? शाओ यीफेंग की बातें सुनकर किन काई ने राहत की सांस ली। हालांकि वह जल्द ही फिर से चिंतित दिखने लगा। ईगल से जुड़े सुरागों का खुलासा हो जाने के बाद इस सब के पीछे के मास्टरमाइंड की पहचान जानना असंभव हो जाता है। अगर इस घटना के पीछे के मास्टरमाइंड का पता नहीं चला तो मेरी बेटी खतरे में पड़ जाएगी। कुछ देर सोचने के बाद किन काई ने अपनी डेस्क की दराज से 3 दस्तावेज निकाले। यीफेंग, इन तीनों लोगों की जांच करो। यह जियाओ यीफेंग, कुछ हद तक मैं नहीं समझता। युनहान का अपहरण करने की चाह रखने वाले लोग संभवतः मेरे व्यावसायिक शत्रु हैं। मैंने उनमें से इन 3 लोगों को चुना है जो मुझे निशाना बनाने की सबसे अधिक संभावना रखते हैं, किन काई ने दस्तावेज सौंपते हुए कहा। शाओ यीफेंग ने हाथ बढ़ाकर किताब उठाई और उसे पलटना शुरू कर दिया। किन काई ने समझाया, ये तीनों रियल एस्टेट के दिग्गज हैं जिनकी संपत्ति 2 अरब युआन से अधिक है। इन्होंने मुझसे बहुत पहले इस उद्योग में प्रवेश किया था और 1 दशक से भी पहले अपनी दौलत बनाई थी। हालांकि जैसे जैसे मेरी कंपनी किन रियल एस्टेट का विकास हुआ है, उनकी व्यावसायिक जगह कम होती गई है, इसलिए वे हमेशा से मुझसे बेहद नफरत करते रहे हैं। ये बॉस, ये सब इतने मोटे और चिकने क्यों दिखते हैं? ये तो बस 3 मोटे ताजे अधेड़ उम्र के आदमी हैं।
जानकारी देखने के बाद जियाओ यीफेंग हंस पड़ा। जब आपके पास पैसा होता है तो आप निश्चित रूप से आरामदायक जीवन जीते हैं और अधेड़ उम्र में वजन बढ़ने के साथ आप स्वाभाविक रूप से इस स्थिति में पहुंच जाते हैं, किन काई ने हंसते हुए कहा। एक अन्य दिग्गज व्यवसायी होने के नाते किन काई कहीं अधिक आत्मानुशासित हैं। 40 वर्ष से अधिक आयु के होने के बावजूद चेहरे पर अनियंत्रित झुर्रियों के अलावा उन्होंने अच्छी कद-काठी और घने बाल बनाए रखे हैं और वे न तो गंजे हैं और न ही मोटे। यूनहान आमतौर पर कक्षा के समय परिसर में ही रहता है और इधर-उधर नहीं भटकता, इसलिए वह ठीक रहेगा। इस समय का उपयोग इन तीनों लोगों की जांच करने के लिए करो। किन काई दाओ, क्या वो भाग नहीं जाएगी? तुम्हारी बेटी कल रात एक लड़के के साथ बार में गई थी। किन काई की बातें सुनकर शियाओ यीफेंग मन ही मन शिकायत करने से खुद को रोक नहीं पाई। वह वास्तव में किन काई को सीधे तौर पर किन यूनहान के बाहर जाने के बारे में बताना चाहता था, लेकिन उसे डर था कि अगर किन यूनहान को बाद में दाओ के बारे में पता चल गया तो वह उससे और भी ज्यादा नफरत करेगा, इसलिए उसने इसे सहन कर लिया। आखिरकार उसने किन यूनहान से वादा किया था कि वह किन काई को इस बारे में नहीं बताएगा। अंकल किन, मिस दा यंग और वांग हाओरान काफी करीब आ रहे हैं। मुझे लगता है कि आपको उनसे गंभीरता से बात करने के लिए कुछ समय निकालना चाहिए। बाहर जाने के मामले पर चर्चा नहीं की जा सकती, लेकिन जियाओ यीफेंग फिर भी किन यूनहान और वांग हाओरान के बीच के रिश्ते को खराब करना चाहता है। अन्यथा अगर हम यंग मिस और वांग हाओरान को इसी तरह साथ रहने देंगे तो निश्चित रूप से कुछ बुरा होगा। ये युवती मेरी है, मैं किसी भी कीमत पर वांग हाओरान को उसे मुझसे दूर नहीं ले जाने दे सकता। अध्याय 100 प्रत्येक अपने अपने विचारों के साथ। यूनहान और हाओरान एक दूसरे को लंबे समय से जानते हैं, इसलिए उनका एक दूसरे के करीब होना स्वाभाविक है। शियाओ यीफेंग की बात सुनकर किन काई ने स्वाभाविक रूप से उत्तर दिया, हाँ। उद्धरण चिन्ह, अंकल किन, जब मैं कहती हूँ कि हम बहुत करीब हैं तो मेरा मतलब दोस्तों वाली करीबी से नहीं बल्कि प्रेमियों वाली अंतरंगता से है। जियाओ यीफेंग ने स्पष्ट रूप से कहा। यूनहान और हाओरान की आपस में अच्छी बनती है। किन काई पहले तो हैरान हुआ, फिर राहत भरी मुस्कान के साथ बोला। यूनहान अब वयस्क हो गया है, इसलिए उसके मन में ऐसे विचार आना स्वाभाविक है। हाओरान एक बहुत ही प्रतिभाशाली बच्चा है। ये सुनकर जियाओ यीफेंग का चेहरा लगभग काला पड़ गया। किन काई का रवैया स्पष्ट रूप से दर्शाता है कि वह किन यूनहान और वांग हाओरान के कार्यों का विरोध नहीं करता है और उसकी अभिव्यक्ति से तो उनका समर्थन करने की प्रवृत्ति भी झलकती है। हालांकि निष्पक्ष रूप से कहें तो वांग हाओरान और किन यूनहान एक दूसरे के लिए बिल्कुल उपयुक्त हैं। एक सुंदर और दूसरा खूबसूरत, सचमुच स्वर्ग में बनी जोड़ी है। हालांकि जियाओ यीफेंग को निश्चित रूप से एक मजबूत विरोध का सामना करना पड़ा। चूंकि अंकल किन को कोई आपत्ति नहीं है तो मैं इसे अपनी ओर से मामूली बदतमीजी मानूंगा। हालांकि जियाओ यीफेंग बहुत दुखी था, लेकिन उसने इसे बाहरी तौर पर नहीं दिखाया। वह उस युवती को चुराना चाहता था, लेकिन वह किसी भी कीमत पर किन काई को इसके बारे में नहीं बता सकता था। अन्यथा किन काई उसे पलक झपकते ही बाहर निकाल देगा। यीफेंग, मैं यहाँ व्यस्त हूँ, इसलिए अब मैं तुम्हारे साथ नहीं रहूंगा, किन काई ने शियाओ यीफेंग से कहा, जब उसके सहायक ने उसे याद दिलाया कि उसे एक बैठक में जाना है। अंकल किन, मैं अभी जाकर इन तीनों लोगों के बारे में जानकारी जुटाता हूँ। जियाओ यीफेंग ने सिर हिलाया और फिर दफ्तर से निकल गया। किंग ग्रुप छोड़ने के बाद जियाओ यीफेंग ने उन 3 रियल एस्टेट मालिकों की जांच नहीं की जिन पर मास्टरमाइंड होने का संदेह था, जैसा कि उसने किन काई को बताया था। किन काई ने उसे अंगरक्षक के रूप में नियुक्त किया क्योंकि किन यूनहान खतरे में था। यदि किन यूनहान का खतरा टल जाता तो वह सम्मानपूर्वक सेवानिवृत्त हो सकता था, इसलिए जियाओ यीफेंग को जांच करने की कोई जल्दी नहीं थी। इस समय उन्हें सबसे ज्यादा डर इस बात का है कि वांग हाओरान युवा में इसका फायदा उठा लेंगे। जियाओ यीफेंग हाथ पकड़ने जैसी चीजों को बर्दाश्त कर सकती थी, लेकिन अगर और ज्यादा चुंबन या कोई और अंतरंग हरकत होती तो जियाओ यीफेंग इसे बिल्कुल भी सहन नहीं कर पाती। चूंकि किन काई कोई कार्रवाई नहीं कर रहा है, इसलिए अब ये जिम्मेदारी उसी पर है कि वह ऐसा करे। जियाओ यीफेंग ने वांग हाओरान से निपटने का एक तरीका भी खोज लिया था। किसी पुरुष को किसी महिला को बहकाने से रोकने का सबसे अच्छा तरीका निस्संदेह उसे नपुंसक बना देना है। प्राचीन काल में ही इस समस्या का एक उत्कृष्ट समाधान मिल चुका था, जिसके कारण एक विशेष पेशे का उदय हुआ, हिजड़े। बेशक जियाओ यीफेंग का इरादा इसे सीधे तौर पर काटने का नहीं था, क्योंकि ऐसा करने से बहुत अधिक हंगामा मच जाता। किसी को पता चले बिना उन्हें अक्षम कर देना बेहतर है। शियाओ यीफेंग का मानना है कि उनके चिकित्सा कौशल के साथ दुनिया में बहुत कम लोग वांग हाओरान का इलाज कर सकते हैं। अपना मन बना लेने के बाद जियाओ यीफेंग सीधे स्कूल चला गया, जिसका इरादा वांग हाओरान के खिलाफ कार्रवाई करने का अवसर तलाशना था। शाम के स्वर अध्ययन सत्रों के बीच के अवकाश के दौरान, बहन यूनहान, शाम की स्वर अध्ययन के बाद मैं अपने दादाजी से मिलने घर जा रही हूँ। क्या दादा मुँह ठीक हैं? दिन में धूप में ज्यादा देर रहने से मुझे लू लग गई। मुझे इव ड्रिप लग चुकी है और अब मैं काफी बेहतर महसूस कर रही हूँ, लेकिन फिर भी मैं उनसे मिलने जाना चाहती हूँ क्योंकि उनसे मिले हुए काफी समय हो गया है। अच्छा हुआ कि तुम ठीक हो। किन यूनहान को थोड़ी राहत मिली, लेकिन उसका चेहरा तुरंत उतर गया। तो फिर क्या मुझे आज रात अकेले ही सोना पड़ेगा? किन यूनहान और मू झाओ झाओ कई सालों से साथ रह रहे हैं और उन्हें इसकी आदत हो गई है। साथ ही मू झाओ झाओ को अंधेरे से डर लगता है। अब जब मुझे अचानक अकेले सोना पड़ रहा है तो मुझे थोड़ा डर लगना स्वाभाविक है। कोई बात नहीं, बस लाइट बंद कर दो, अपनी आंखें बंद कर लो और तुम कल सुबह उठ जाओगे, मू झाओ झाओ ने दाओ को दिलासा दिया। मुझे डर है कि मैं सो भी नहीं पाऊंगी। किन यूनहान थोड़ी उदास थी। क्यों न तुम अपनी किसी महिला सहपाठी को बुला लो, इससे तुम्हें डर नहीं लगेगा, मू झाओ झाओ ने सुझाव दिया। इसे भूल जाओ, मुझे तो बस तुम्हारे साथ रहने की आदत है। किन यूनहान ने इनकार में सिर हिलाया, फिर हिम्मत जुटाई। वैसे भी ये सिर्फ एक रात की बात है, मैं इसे संभाल लूंगा। डॉट 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 डॉट। किन यूनहान आज रात अकेली है। वांग हाओरान ने अपने एपीस के जरिए किन यूनहान और मू झाओ झाओ की बातचीत सुनी और उसके मन में एक विचार आया। वह सिर्फ किन यूनहान के करीब आने का अच्छा मौका न मिलने को लेकर चिंतित था और अब अचानक उसे वह मौका मिल गया। ऐसा लगता है मानो ईश्वर मेरे पक्ष में है। अगर मैंने कोई कदम नहीं उठाया तो मैं ईश्वर की योजना को विफल कर दूंगा। शाम के तीनों स्वर अध्ययन सत्र जल्दी ही समाप्त हो गए और छात्र एक के बाद एक कक्षा से बाहर निकल गए। किन यूनहान ने कई किताबें उठाई और शिक्षकों के छात्रावास की ओर चल पड़ी। कुछ देर बाद वह छात्रावास के दरवाजे पर पहुंची, अपनी चाबी निकाली और दरवाजा खोलने की तैयारी करने लगी। किन यूनहान। अचानक पास से एक फोन आया। किन यूनहान ने अपना सिर घुमाया और वांग हाओरान को आते हुए देखा। उसके हाथ में कुछ प्लास्टिक की थैलियां थीं और उनसे हल्की सी खुशबू आ रही थी। किन यूनहान ने उसे सूंघा और तुरंत पहचान लिया कि उसकी सुगंध भोजन की है।
तुम यहाँ क्यों हो? किन युनहान ने दाओ से प्रसन्नतापूर्वक पूछा। मैंने रात के खाने के लिए कुछ स्नैक्स पैक किए हैं, क्या आपको चाहिए? वांग हाओरान ने अपने हाथ में रखी चीजों को लहराते हुए कहा। क्लास अभी खत्म हुई है, तुम इतनी जल्दी देर रात का नाश्ता कैसे ले आए? किन युनहान ने आश्चर्य से दाओ से पूछा। मैं क्लास से जल्दी निकलकर बाहर चला गया, वांग हाओरान ने बताया और समझाया कि उसने वास्तव में ड्राइवर से खाना लाने के लिए कहा था। किन युनहान को इस बात पर यकीन हो गया और वह थोड़ा भावुक भी हो गई। वह मुझे देर रात का नाश्ता दिलाने के लिए क्लास छोड़कर आया, वह मेरे लिए कितना अच्छा है। डिंग, मेजबान ने नायिकाओं में से एक के साथ छेड़छाड़ की है। किन युनहान का फोन हॉट 100 बिलियन पॉइंट्स हासिल किए। अंदर आइए। किन युनहान ने दरवाजा खोला। किन युनहान अंदर गई और कमरे में रखी छोटी मेज पर देर रात का नाश्ता रख दिया। मुझाओ झाओ कहाँ है? वांग हाओरन ने अनभिज्ञता जताते हुए पूछा। वह आज रात घर चली गई। सच में? मैंने तो बहुत सारा सामान पैक किया है, लगता है आपको अकेले ही खाने के लिए काफी कुछ मिल जाएगा। वांग हाओरान मुस्कुराए और उसने सभी नॉट टेकआउट बॉक्स खोल दिए। इतने सारे भोजन के साथ किन युनहान के लिए इसका 1/3 हिस्सा भी खा पाना सौभाग्य की बात होगी। तुमने इतना सारा सामान पैक कर दिया, मैं ये सब अकेले कैसे खत्म कर पाऊंगी? किन युनहान ने दाओ से पूछे बिना नहीं रह सकी। क्या तुम्हें भूख नहीं लग रही? थोड़ा, तो चलिए साथ में खाना खाते हैं। ठीक है। वांग हाओरान किन युनहान द्वारा निमंत्रण दिए जाने का इंतजार कर रही थी। अपनी बात समाप्त करने के बाद उसने दरवाजा बंद कर दिया। किन युनहान को इसमें कुछ भी गलत नहीं लगा। ये शिक्षकों का छात्रावास है और लोग समय समय पर दरवाजे के बाहर से गुजरते रहते हैं। किन युनहान को इस बात का भी डर था कि शिक्षक उसे छात्रावास में किसी लड़के के साथ देर रात नाश्ता करते हुए देख लेंगे। इसके अलावा उसे अपराध बोध भी हो रहा था, इसलिए वह वांग हाओरान के साथ निजी तौर पर समय बिताते हुए लोगों को दिखाने से और भी ज्यादा डर रही थी। वांग हाओरान ने अपना फोन निकाला और जानबूझकर एक सैडोमासोकिस्टिक रोमांस फिल्म चालू कर दी। मैंने किन युनहान के साथ देर रात का नाश्ता करते हुए एक फिल्म देखी। मैंने देखते हुए खाना खाया, जो बहुत धीमी गति से चल रहा था। इसके अलावा किन युनहान अपनी शालीनता बनाए रखने के लिए अपने खाने पीने को लेकर बहुत सतर्क रहती थी, इसलिए वह और भी धीरे धीरे खाना खाती थी। मुझे पता भी नहीं चला और मैंने 90 मिनट से अधिक लंबी फिल्म देख ली थी, लेकिन मैंने अभी तक अपना देर रात का नाश्ता खत्म नहीं किया था। लेकिन किन युनहान का पेट पहले से ही भरा हुआ था और वह और खाना नहीं खाना चाहती थी। 11 बज चुके हैं। वांग हाओरान ने अपने फोन पर समय देखा और आश्चर्य जताने का नाटक किया। हाँ, बहुत देर हो चुकी है। किन युनहान मुस्कुराए और आह भरी। अपने प्रिय व्यक्ति के साथ खाना खाना और फिल्म देखना एक बहुत ही आनंददायक और सुखद अनुभव होता है। समय बहुत तेजी से बीत जाता है।